यह है यामोरी बाकुटो, जो आज तक का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर था, जो सीधा डीमंस की पूरी आर्मी के सामने खड़ा था। इसी ने डीमन किंग की फौज को हरा के पूरे कॉन्टिनेंट को तबाही से बचाया था। बड़ी बैटल के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो गया है और अब फाइनली डेंजर खत्म हो चुका है। लेकिन तभी उसकी साथी अजीब सी शक्ल बना के आती है और अपना नेक्स्ट प्लान के बारे में बात करने लगती है। उसी पल एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज होती है और अचानक से अटैक उसके अपने ही अलाइज की तरफ से आ जाता है और बस उसी सेकंड यामोरी को एक तेज स्टेक से बेदर्दी से छेद दिया जाता है, जो उसी इंसान ने मारा होता है जिसे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था। अपनी हीरोइक अचीवमेंट्स के बदले हमारे हीरो को मिलता है सबसे बड़ा रिवॉर्ड, अपने ही साथियों से बिट्रेयल। गुस्से से भरा हुआ चेहरा लेके वो ट्रेटर्स को घूरता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ। जमीन पर पड़ा हुआ वो पूछता है कि उन्होंने उसे धोखा क्यों दिया और कसम खाता है कि वो लोग इस बात को जिंदगी भर याद रखेंगे। अपनी आखिरी सांस के साथ चीखते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट वादा करता है कि वो सबको अपने साथ नीचे ले जाएगा। अचानक यामोरी होश में आता है और अनजान आवाजें उसका नाम बार बार पुकार रही होती है। एक लड़की उसके पास आती है, लेकिन उस बंदे के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि वो तो हमेशा के लिए मर जाना चाहिए था। इधर उधर देखते हुए उसे लगता है जैसे वो स्टूडेंट से घिर चुका है और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होती वो कहाँ है। पूरा कंफ्यूज हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि शायद वो सच में अंडरवर्ल्ड में ही पहुंच गया है। तभी एक बंदा उसका मजाक उड़ाता है, कह रहा होता है कि टेस्ट के बीच में भी बेहोश हो गया। दूसरा बंदा ताना मारता है कि अब इसे यंग मास्टर नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि इसे क्लैन से निकाल दिया गया था। एक लड़की इन सब चीजों को इग्नोर करके किटाबा को बोलती है कि टेस्ट पे वापस ध्यान दे और एक नया रिकॉर्ड बना दे। किटाबा स्मग स्माइल के साथ पीछे मुड़ता है और पूरी अकड़ के साथ लड़की की बात मान लेता है। टीचर सबको बुलाती है कि टेस्ट कंटिन्यू करो और उसी वक्त हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में यादें फ्लड होने लगती है। इन सबके सामने उसे रियलाइज होता है कि अब वो अपनी दुनिया में नहीं है और इसी नाम वाले एक लड़की के बॉडी में रिबॉर्न हो चुका है। अपनी यादों से उसे पता चलता है कि वो एक पावरफुल फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन पेरेंट्स के मरने के बाद उसे क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था। ये सब जान के वो शॉक में चला जाता है क्योंकि उसे एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में दोबारा जिंदगी मिली होती है। आगे देखते हुए उसे लगता है कि इस दुनिया के लोग अपनी इनर एनर्जी को कल्टीवेट करना ही नहीं जानते। यहाँ हवा में एक स्पेशल पावर होती है जिसे ची कहते हैं, लेकिन कोई भी उसे अपने फायदे के लिए यूज करना ही नहीं जानता। भले ही ये फेंट हो, हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने आसपास की ची की हल्की सी प्रेजेंस महसूस कर सकता है और अपने पिछली जिंदगी की वजह से उसे बिल्कुल पता होता है कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का सही तरीका क्या है। इसलिए वो प्रैक्टिस शुरू करता है और रियलाइज करता है कि वो इस पावर से अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। जैसे जैसे उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है उसे याद आता है कि एक असली कल्टीवेटर होने का मतलब क्या होता है। बस इतनी सी कल्टीवेशन पावर ही उसके बंद पड़े मेरिडियन को क्लियर करने के लिए काफी होती है। अपनी पावर अवेकन होने के बाद वो कसम खाता है कि जैसे ही अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस पाएगा वो अपने कॉन्टिनेंट में लौट जाएगा। उसके बाद से उसका मेन गोल सिर्फ एक ही होता है, उन सब ट्रेडर्स से बदला लेना जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा था उसके। लेकिन फिलहाल उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ फर्स्ट स्टेज पर होती है और उसे धीरे धीरे लेवल अप करना पड़ेगा। सिचुएशन को देखते हुए वो डिसाइड करता है कि टेस्ट का यूज करके अपनी बॉडी के चेंजेस और नई एबिलिटीज को एक्सेस करेगा। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट ग्रुप के पास जाता है और टीचर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक महसूस कर रहा है। वो कंफर्म करता है कि वो ठीक है और होने वाली 100 मीटर डैश में पार्टिसिपेट करेगा। एक बुली हंसने लगता है और पॉइंट आउट करता है कि नेक्स्ट किटाबा है, जो स्कूल का रिकॉर्ड होल्डर है और पहले से ही कॉलेज में सिलेक्ट हो चुका है। किटाबा और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसका मजाक उड़ाते हैं, कह रहे होते हैं कि इस बंदे में अब बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची। हमारा प्रोटैगनिस्ट उन सबको इग्नोर करता है, सोचते हुए कि अभी वो सिर्फ फर्स्ट स्टेज कल्टीवेशन पर ही है, लेकिन एक कल्टीवेटर की बॉडी नॉर्मल इंसान के बॉडी से कहीं ज्यादा पोटेंशियल रखती है। बुली फिर से ताना मारता है, बोलता है कि वो एक रिकॉर्ड होल्डर के सामने जा रहा है और किसी और ने तो रेस करने का भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनके कमेंट्स को इग्नोर करते हुए यामोरी और किटाबा स्टार्टिंग लाइन पर अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। दोनों रेडी होते हैं, ऑफिशियल फाइनल कमांड देता है और दोनों अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किटाबा तेजी से आगे बढ़ जाता है जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़ा रहता है, एक भी मसल मूव नहीं करता। वो एक सेकंड तक वही खड़ा रहता है, चेहरे पर हल्की सी स्मग के साथ, और सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देख के बुली हंसने लगते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये बंदा इतना लूजर है कि हिल भी नहीं पा रहा। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सिर्फ 3 सेकेंड ही जीतने के लिए काफी है उसके लिए, और उसके तुरंत बाद ही वो तेज स्पीड से आगे निकलता है, सबको पीछे छोड़ता हुआ। ये देख के बुली के मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाते वो क्या देख रहे हैं। टीचर भी पूरी तरह से स्टन हो जाती है क्योंकि कल्टीवेटर्स का होना इस दुनिया का कॉमन सेंस को पूरी तरह से तोड़ देता है।
यही से वो आसानी से किटाबा को पीछे छोड़ देता है, असली स्ट्रेंथ दिखाता हुआ जो इंसान की लिमिट से काफी ऊपर होती है। और बस यूं ही वो अपने ओपोनेंट से काफी पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है, सबको हक्का बक्का छोड़ते हुए। इसी बीच किटाबा अभी भी भाग रहा होता है, दिमाग सुन पड़ चुका होता है जब उसे दिखता है कि वो कितना पीछे रह गया है। ये देख के सब लोग उस बंदे की अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस से पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। एक कल्टीवेटर और नॉर्मल इंसान के बीच डिफरेंस बिल्कुल मॉडर्न ह्यूमन और प्रिमिटिव लोगों जैसा होता है। सीधी बात में बताना चाहो तो उनकी पावर के बीच का गैप आसमान और जमीन जितना बड़ा होता है। टीचर जब टाइम देखती है तो उसे शॉक लगता है क्योंकि टाइमिंग होती है 9.88 सेकेंड्स, एक नया रिकॉर्ड। इसी वजह से किटाबा घुटनों के बल गिर जाता है, पूरी तरह बेइज्जती और हार पर यकीन न कर पाने के साथ। यूं ही हरा हुआ बंदा जमीन पर पड़ा होता है, ठंडे पसीने में चिल्लाता हुआ कि ये इम्पॉसिबल है। इसी बीच यामोरी नोटिस करता है कि उसकी नई बॉडी परफेक्ट फिजिकल एप्टीट्यूड के साथ आई है और वो तभी अपने राइवल को घूरता है और कसम खाता है कि सबको दिखाएगा कि वो फिर से टॉप तक पहुंच सकता है। टेस्ट खत्म होने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट वॉशरूम जाता है अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचने के लिए। वो सोचता है कि कल्टीवेशन की 11th स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे स्पेशल रेमेडीज का यूज करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसे टेंशन होती है क्योंकि वो चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती है। अपना फोन देखकर उसे रियलाइज होता है कि प्रीवियस ओनर के पैसे किसी काम के नहीं। तभी वो सोचता है कि तलिस्मान बना के बेचने का आइडिया ट्राई करे ताकि थोड़े से पैसे जमा हो सके, लेकिन उसके अकाउंट में सिर्फ 1000 होते हैं जिससे वो सबसे सस्ता मटेरियल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी वक्त एक बंदा वॉशरूम के दरवाजे पर आता है और हमारे हीरो को घूरने लगता है। इसके तुरंत बाद ही पुलिस का एक ग्रुप आ जाता है और यामोरी को घेर लेता है मॉकिंग स्पर्क के साथ। हारू ओसाकी बोलता है कि वो इस महीने की प्रोटेक्शन फी थोड़ी जल्दी कलेक्ट करेगा और कामा भी उसके साथ होता है। यामोरी को उनको देख के याद आता है कि इस बॉडी का प्रीवियस ओनर स्कूल में हमेशा से इनसे पीटता रहता है। इसी वजह से किटाबा को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो हारू को ही सब हैंडल करने देता है। बॉक्सिंग क्लब का कैप्टन आगे आता है और बोलता है कि इस जैसे लूजर से निपटने का कोई बड़ी बात नहीं, और फिर वो आगे बढ़ता है पंच के लिए रेडी होते हुए, सोचता है कि एक ही हिट में काफी है। अटैक का सामना करते हुए बंदा सोचता है कि पुराना यामोरी तो बस आंखें बंद करके मार खा लेता, लेकिन अब चीजें अलग है और हमारा प्रोटैगनिस्ट पलट के लड़ने के लिए रेडी है। वो आसानी से पंच पकड़ लेता है, अटैकर को पूरी तरह से शॉक करते हुए। एक कल्टीवेटर की नजरिए से बॉक्सिंग कैप्टन सिर्फ एक और कमजोर नॉर्मल इंसान ही होता है। फिर यामोरी काउंटर अटैक करता है, पहले लैकी को एक तेज किक मारते हुए और वो दूसरे गुन के मुंह पर एक जबरदस्त पंच जड़ देता है। किटाबा और उसके दोस्त मुंह खोल के देखते रह जाते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये वही यामोरी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ठंडी नजर से उन दोनों को देखता है और पूछता है कि क्या वो डर गए हैं, पर उनके रिएक्ट करने से पहले ही वो बचे हुए दो बुलिस के हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उनके हाथ जोर से दबा देता है, अपनी ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी दिखाते हुए। दोनों गुंज दर्द से चिल्लाने लगता है, भीख मांगते हुए कि उन्हें छोड़ दो। यामोरी सिर्फ मुस्कुराता है और बोलता है कि इतना कोल्ड मत बनो, मजा तो अब शुरू हुआ है। दर्द के मारे वो मान लेते हैं कि उनसे गलती हो गई और उसे सब रोकने के लिए बोलते हैं। सिचुएशन को देखते हुए हमारा हीरो एक ही मूव में दोनों को जमीन पर फेंक देता है। किटाबा जमीन पर पड़ा रहता है, मर्सी के लिए भीख मांगता हुआ, पूरी तरह से डरा हुआ। इसी बीच हारू चुपचाप उठता है और निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यामोरी चिल्लाता है कि वो उसे भागने नहीं देगा और पीछे पड़ जाता है उसके, और एक खतरनाक पंच के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट सीधा हारू के चेहरे पर हिट मार देता है। इसी वजह से वो बुली सीधा लॉकर में जाकर गिरता है सर के बल। अटैकर जमीन पर पड़ा होता है, बुरी तरह से इंजर्ड और उठने के हाल में भी नहीं होता। फिर हमारे हीरो से वार्निंग देता है कि नेक्स्ट टाइम चीजें इतनी आसान नहीं होंगी उसके लिए। पूरा डरा हुआ किटाबा को लगता है कि ये बंदा तो एक मॉन्स्टर बन गया है। बाकी गुंज भी कांपने लगते हैं और यामोरी से भीख मांगते कि वो पास भी ना आए उसके। यामोरी ठंडी नजर से उन्हें देखता है और बोलता है कि जो कुछ उसका है सब वापस करो। बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। एक थ्रेटनिंग लुक के साथ वो याद दिलाता है कि उन्होंने उससे चीजें चुराई थी और वो सब लोग मान जाते हैं सब वापस देने के लिए। फिर सब मिलके हारू को नर्स के ऑफिस ले जाते हैं और यामोरी जानता है कि ये सब लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो सोचता है कि स्कूल एक बड़ी न्यूसेंस है उसके लिए और डिसाइड करता है कि जैसे ही मौका मिलेगा वो छोड़ देगा। अच्छी बात यह होती कि उसे वो पैसे वापस मिल जाते हैं जो पुलिस ने चुराए थे उससे, और इसी कैश के साथ वो फाइनली मटेरियल्स खरीद सकता है और अपने रिवेंज की पहली सीढ़ी रख सकता है। पैसे हाथ में होते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट खरीदते हुए मटेरियल्स को रिफाइन करना शुरू कर देता है। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी आइटम्स में चैनल करता है और मिस्टिकल इफेक्ट्स वाले टेलिस्मैन बनाता है। फोकस एक्सप्रेशन के साथ वो पूरी क्रिएशन प्रोसेस को फाइनलाइज करने के लिए तैयारी करता है।
उसके बाद वो कंप्लीट हो चुके तलिस्मन्स उठाता है जो रंग बिरंगी कार्ड जैसे दिखाई देते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है, सोचते हुए कि इन्हें बेच के वो फाइनली अच्छा खासा पैसा कमा पाएगा। पर 3 हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन हमारा हीरो अपना एक भी तलिस्मान बेच नहीं पाता। लोग उन आइटम्स को शक की नजर से देखते हैं और खरीदने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते। सिचुएशन देखकर एक भी चीज ना बिकने की वजह से वो काफी डिस्करेज होता है। तभी अचानक उसके पीछे से एक भौंकने की आवाज आती है और उसका ध्यान उधर चला जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट देखता है कि एक छोटा सा डॉग पूरी तरह से इंजर्ड उसकी तरफ भागता आ रहा है। बेचारा जानवर और बर्दाश्त नहीं कर पाता और सीरियस इंजरीज की वजह से जमीन पर गिर जाता है। ये सीन देखकर यामोरी पास जाता है और डॉग की कंडीशन ध्यान से चेक करता है और वो डिसाइड करता है कि अपने तलिस्मान का इफेक्ट इस जानवर पर टेस्ट करेगा। वो एक हीलिंग तलिस्मान यूज करता है जो पूरी तरह से इंजर्ड ऑर्गन और बॉडी को रिस्टोर कर देता है। इसके बाद डॉग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, दिखाता हुआ कि पावर सच में काम कर गई है। तलिस्मान की मदद से डॉग पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और खुशी से भौंकने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट झुककर बैठ जाता है जब छोटा जानवर शुक्रिया अदा करते हुए उसे रब करता है। फिर अचानक वो पपी स्ट्रीट पर आ रहे एक कपल पर ग्राउल करने लगता है। ये लोग शाओडा और शिजुरा सुगा होती है, दोनों रिच फैमिली से, और लड़के को जानवर से कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखता। यंग वुमन अपने साथी को बोलती कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और उसे ही इस प्रॉब्लम से डील करना होगा। तभी उसकी नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ती है और वो काफी सरप्राइज्ड हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट के हाथ में उस कुत्ते को ठीक देखकर वो सोचने लगती है, ये कुत्ता तो थोड़ी देर पहले ब्लीडिंग कर रहा था ना। इसी वजह से शिजुरो आगे बढ़कर पूछती है कि हमारे हीरो ने डॉग के साथ क्या किया। वो बताती है कि जानवर पूरी तरह से खून से भरा हुआ था और उसे लगा था कि अब कोई होप नहीं बची। हमारा प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक पेपर होता है और पूछता है कि क्या वो किसी को हॉस्पिटल में विजिट करने जा रही है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये उसके प्रोडक्ट्स बेचने का परफेक्ट मौका है, इसलिए वो उसे वही तलिस्मान दिखाता है जिससे उसने छोटे जानवर को हील किया था। पर शाओडा इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता और बंदे पर स्कैमर होने का इल्जाम लगा देता है। ऊपर से वो कहता है कि यामोरी ने जानबूझकर डॉग को गाड़ी से कुचला होगा। शिजुरू भी उस बंदे को इग्नोर करती है और पूछती कि क्या तलिस्मान किसी इंसान पर भी यूज हो सकता है। बेचैन होकर वो पूछती कि क्या ये चीज वेजिटेटिव स्टेट में पड़े किसी इंसान को हील कर सकती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत कंफर्म करता है कि वो उस इंसान को बचाना चाहता है और बताता है कि उसकी पावर्स ब्रेन डैमेज तक हील कर सकती है। फिर वो एक स्पेशल तलिस्मान दिखाता है और कहता है कि ये इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब तक शाओडा इरिटेट हो जाता है और लड़की से कहता है कि इस बेकार बकवास पर भरोसा मत करो। हमारा हीरो उसे इग्नोर करता है और तलिस्मान लड़की के हाथ में दे देता है, साथ ही यूज करने का तरीका भी समझा देता है। उसके बाद वो प्राइजेस बताता है, जहां सबसे महंगा 4 लाख और सबसे सस्ता 2 लाख का होता है। शिजुरू सारे तलिस्मान्स के लिए 1 मिलियन ऑफर करती है, जिससे उसका दोस्त पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इस पल शाओडा हमारे हीरो पर चढ़ दौड़ता है और उसे निकल जाने का बोलता है, लेकिन यामोरी आसानी से उसका हाथ पकड़ लेता है और अटैक को वही के वही रोक देता है। एक मजबूत ग्रिप के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट वार्निंग देता है कि उसके बिजनेस के बीच में इंटरफियर मत करो, और एक डरावनी नजर के साथ वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ, दोबारा रास्ते में मत आना। अगले ही पल हमारा प्रोटैगनिस्ट एक ही मूव में अटैकर को जमीन पर गिरा देता है और इसी तरह से नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो आइटम्स क्लाइंट को दे देता है। इसके अलावा वो 2 तलिस्मान्स फ्री भी देता है, एक प्रोटेक्शन के लिए और दूसरा फायरबॉल के लिए। और स्मग के साथ वो कहता है कि उसे उम्मीद है कि उन दोनों को कभी यूज ना करना पड़े उसे। शिजुरू ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है और दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है। शिजुरू जाते हुए जल्दी से मुड़कर पूछती कि जिस बंदे ने उसकी मदद की उसका नाम क्या है। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी पलटकर जवाब देता है, उसका नाम यामोरी बाकुटो है। शाओडा चिल्लाता है कि यह बंदा स्कैमर है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यंग वुमन मान लेती कि उसे भी ये सब इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उसके बाद वो छोटा डॉग डिसाइड करता है कि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को हर जगह फॉलो करेगा। अभी पॉकेट में कैश होते ही वो फाइनली रहने के लिए एक ढंग की जगह ढूंढ सकता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टॉप होता है मेडिसिनल हब ढूंढना, ताकि कल्टीवेशन फास्ट हो सके। तभी अचानक पपी भौंकने लगता है और उसका ध्यान पास किसी चीज पर चला जाता है। उनके सामने वो एक ऐसी मेंशन देखता है जहां से स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। एनर्जी देख के हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरान हो जाता है और सोचता है कि इस घर के गार्डन में आखिर क्या उग रहा है। और सरप्राइज की बात यह होती है कि उसे रेयर सिल्वर हार्ट ग्रास मिल जाती है, जो एक बहुत ही पावरफुल हर्ब होती है। इसी बीच हॉस्पिटल में शाओडा अपनी इंजरीज का ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। उसके हाथ पर बुरी तरह से कट लगने के बाद वो कंप्लेन करता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। गुस्से से भरा वो कसम खाता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेगा तब सब अलग होगा।
तभी दरवाजे पर एक इम्पोजिंग फिगर आता है और उसे नाराज नजरों से देखता है। यह है केंजी सुगा, सिटी काउंसिलमैन, जो पूछता है कि वो लोग आखिर सोच क्या रहे थे। फिर वो शिजुरू की तरफ मुड़ता है और पूछते कि क्या वो किसी स्कैमर की कहानी में फंस गई। दो नर्सेस भी आपस में गॉसिप करती कि काउंसिलमैन की बेटी धोखा खा गई और फॉर्चून उड़ा दिया उस पर। लेकिन शिजुरा सब कमेंट्स इग्नोर करती है और वो एक बार और ट्राई करना चाहती है। हाथ में तलिस्मन पकड़ के वो सोचती कि ये उसका लास्ट चांस है और उसे सब कुछ ट्राई करना ही पड़ेगा। उसका फादर पेशेंस खो देता और चिल्लाता है कि बस हो गया और वो पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुकी है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बेटी इतनी झूठी कहानी पर फंस गई और वो उसे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। गुस्से से भरी नजर के साथ लड़की अपने फादर की तरफ मुड़ती और डिसाइड करती कि वो आज सब कुछ क्लियर करेगी। वो उस पर इल्जाम लगाती कि उसने हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी अपनी वाइफ को देखने तक नहीं आया। यंग वुमन चीख कर कहती कि अगर उसने अपनी माँ को टाइम पर हॉस्पिटल ले आया होता तो ये सब कभी नहीं होता। आखिर में वो कहती कि अगर उसकी माँ मर जाती तो वो ऐसे बिहेव करता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूरे गुस्से के साथ केंजी सुगा अपने हाथ उठाता है अपनी बेटी शिजुरा को मारने के लिए, लेकिन बीच हवा में ही हाथ रोक लेता है और उसे पूरी नफरत भरी नजर से घूरता है। सिचुएशन के सामने वो बस गहरी सांस लेता है और बेइज्जती से अपना कंधा झाड़ देता है और लड़की की तरफ पीट करके वो कहता है कि वो बिल्कुल ही बदतमीज बन चुकी है। लेकिन शिजुरू बेबसी में चीख कर कहती कि वो उसे ट्राई करने से कभी नहीं रोक पाएगा और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वो अपनी माँ के बेड के पास जाती है और कसम खाती कि वो कभी हार नहीं मानेगी। उसी पल उसके हाथ में पकड़ा तलिस्मन तेज रोशनी से चमक उठता है, एक गहरी नीली लाइट छोड़ता हुआ। केंजी भी पलट के देखता है, फ्लैश देखकर घबरा जाता है और पूछता है ये अंदर आखिर हो क्या रहा है। सबकी सरप्राइज के लिए उसकी माँ योको सुगा आंखें खोलती है और अपनी बेटी से बात करती है। इमोशन से भरे हुए लड़की अपने माँ को पुकार लेती है जबकि केंजी डॉक्टर को बुलाने के लिए भागता है। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो कॉरिडोर में चिल्लाता है कि उसकी वाइफ फाइनली होश में आ गई। एक डॉक्टर और नर्स सब कुछ सुन लेते हैं और इस अनएक्सपेक्टेड न्यूज से पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना मेडिकल टीम रूम में दौड़कर आती है पेशेंट को चेक करने के लिए। चेक करके डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं कि लगभग 1 या 1.5 साल में वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। शिजुरू तलिस्मैन को देखती है और रियलाइज करती कि ये सब सिर्फ इसी की वजह से पॉसिबल हुआ है। वो अपने हाथ में तलिस्मैन को डिसॉल्व होते हुए देखती है और कंफर्म करती कि वही काम कर रहा था। डॉक्टर और केंजी दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, चीखते हुए कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सिचुएशन को देखकर डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ एक मिरेकल हो सकता है और शिजुरू अपने फादर को घूर के देखती है। शाउडा भी डर के मारे कांपने लगता है और सोचता है कि क्या हमारा हीरो कोई इमोर्टल टाइप का बंदा है। थोड़ी देर बाद लड़की इमोशनल होकर माँ को गले लगा लेती है जो सारी तकलीफ के लिए माफी मांगती है। हाथ में दूसरा तलिस्मान पकड़ के वो कसम खाती कि वो यामोरी को ढूंढकर उसका एहसान चुकाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार अपनी नई जगह पर शिफ्ट हो जाता है। इसके साथ ही उसे सारे ट्रेडर्स याद आते हैं और वो कसम खाता है कि उनकी की हुई गद्दारी को कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए उसे पहले ची रिफाइनिंग के लिए 11th स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा। एक डिटरमिन लुक के साथ वो वादा करता है कि उसके रिवेंज का दिन धीरे धीरे अब पास आ रहा है। अपने बेड पर लेटा हुआ वो नोटिस करता है कि इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। इसी वजह से हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे कोई ऐसी चीज चाहिए जो पावर से भरपूर हो। उसे लगता है कि सिर्फ स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स या बहुत रेयर मिनरल से उसकी मदद कर सकता है। लेकिन किस्मत का खेल देखो, उसे सिल्वर हार्ट ग्रास अपने ही रूम के अंदर उगती हुई मिल जाती है। नॉर्मल हर्ब्स के अनलाइक ये आइटम एलिक्सर बनाने के काम आता है जो उसका लेवल बढ़ा देता है। यही से वो प्लान करता है कि इस हर्ब से एक पिल बनाकर 2nd स्टेज तक पहुंच जाएगा। टाइम वेस्ट न करते हुए वो डिसाइड करता है कि उसे ट्रेनिंग तुरंत शुरू करनी होगी। इसलिए वो मार्केट चला जाता है बाकी मिसिंग इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए। उसकी सिचुएशन देखकर उसे रियलाइज होता है कि पिल के लिए चाहिए हुए आइटम्स उसके लिए बहुत ज्यादा महंगी है। हमारा हीरो सोचता है कि तलिस्मान बेचकर भी वो अपने प्रॉब्लम से नहीं बच पाएगा। फिर एक तेज नजर से वो नोटिस करता है कि वही सस्पिशियस लोग फिर से उसे देख रहे हैं। वो कई दिन से उस पर नजर रखे हुए हैं और आज लगता है कि वो कुछ करने के लिए रेडी है। इस सिचुएशन से थक हार कर हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि आज ही उन सबका सामना करेगा। पर अचानक एक लड़की सामने आती है और उसका नाम लेकर बुलाती है, जिसने वो काफी सरप्राइज हो जाता है। यंग वुमन उससे पूछती कि वो कॉलेज क्यों नहीं जा रहा और इस अजीब जगह पर क्या कर रहा है। वो उसे बताता है कि उसे घर से निकाल दिया गया था, इसलिए अब उसके पास पढ़ाई का टाइम भी नहीं बचा। हमारे प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि ये वही क्लासमेट है जो उसे पहले इस बॉडी के ओनर को डिफेंड करती थी। तो उस पर तरस खाकर लड़की पैसे उधार देने के लिए ऑफर करती है ताकि वो कॉलेज जा सके।
लेकिन यामोरी मदद लेने से मना कर देता है और कहता है कि जाने से पहले उसे कुछ काम निपटाना है। उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर लड़की टेंशन में आ जाती है और सोचती कि कुछ तो बहुत अजीब हो चुका है। उसके बाद हमारा हीरो अपनी प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए एक पतली सी गली में घुस जाता है। एक डिटरमिन्ड लुक के साथ वो डिसाइड करता है कि सब लोगों को एक साथ ही खत्म करेगा। फिर वो दौड़ना शुरू करता है और एक गुंड चाकू के साथ उसे चेस करने लगता है। अटैकर्स चिल्लाते हैं कि वो भाग रहा है और उसे पकड़ने के लिए गली में घुस जाते हैं। और फिर देखते ही देखते पुलिस का पूरा ग्रुप उसे डेड एंड गली में घेर लेता है। यामोरी इस सिचुएशन को देखकर वहीं रुक जाता है और सामने आते दुश्मन का सामना करता है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो उन्हें वार्निंग देता है कि अब वो लोग भाग नहीं सकते। और फिर वो पूरे ग्रुप को चैलेंज करता है कि सब एक साथ आ जाओ। फिर क्या, बिना डरे पूरी गैंग अपने वेपन्स निकाल के फाइट के लिए रेडी हो जाती है। गैंग का लीडर मुस्कुरा के कहता है कि उनके लिए मजा अभी शुरू ही हुआ है। एक ठंडी नजर के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो लोग उस पर नजर क्यों रखे हुए हैं और उन्हें किसने भेजा है। गंजा बंदा हंसी उड़ाते हुए कहता है कि बड़े लोगों से पंगा लेना उसकी बेवकूफी होगी। वो सोचता है कि अमितानी फैमिली की यंग लेडी ने इस जैसे बंदे में इंटरेस्ट क्यों लिया। यामोरी ये नाम सुनते ही पहचान लेता है और याद करता है कि इस बॉडी के प्रीवियस ओनर की उस लड़की से एंगेजमेंट थी, लेकिन जब उसे कमजोर और बेकार बोलकर फैमिली से निकाला गया तब ये रिश्ता भी टूट गया था। इसलिए हमारा हीरो डिसाइड करता है कि अब ये लोग सीधे तरीके से बात नहीं करेंगे। उधर छुपी हुई क्लासमेट को रियलाइज होता है कि याकुजा यामोरी पर अटैक करने वाले हैं। उसे लगता है इतने सारे आर्मर्ड लोग के सामने उसका कमजोर बॉडी कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी वजह से लड़की तुरंत पुलिस को कॉल करने का डिसीजन लेती है। पर तभी अचानक एक बंदा पीछे से आता है और एक क्रीपी आवाज में उसे किटी कैट बोलता है। गुंडा उसे पीछे से पकड़ लेता है और पूछता है कि वो किसको कॉल लगा रही थी। जब यामोरी लड़की की चीख सुनता है वो तुरंत मुड़ जाता है और बोलता है कि उसे छोड़ दो। उसी वक्त गैंग का लीडर असली बॉस आ जाता है और सारे गुंड्स एक्साइटेड हो जाते हैं। बिना सोचे समझे नया बॉस लड़की के बालों से पकड़ के उसे हॉस्टेज बना लेता है। यामोरी सोचता है कि आखिर उसकी क्लासमेट इतनी दूर तक उसके पीछा क्यों करती हुई आई है। बॉस ताना मारता है कि यामोरी काफी पॉपुलर है, एक और छोटी सी लड़की को फंसा लिया। घबरा कर लड़की यामोरी को चीख कर बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ, सबके पास वेपन्स है। वो आगे कहती है कि वो माचियामा फैमिली की बेटी है और उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन गंजा बंदा हंस के कहता है कि अगर वो उसे यही मार दे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर वो चाकू निकालता है और लड़की पर अटैक करने की तैयारी करता है, जबकि वो उसे रोकने के लिए भीख मांग रही होती है। अटैकर कहता है कि अगर किसी को ब्लेम करना है तो अपनी बेवकूफी को ब्लेम करो। उससे पहले कि वो कुछ करे हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ता है और एक बिल्कुल परफेक्ट स्ट्राइक के साथ वो विलन के हाथ पर हिट करता है और चाकू नीचे गिर जाता है। आंखों में एक चमक के साथ वो सोचता है कि वो अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहता था, लेकिन फिर सोचता है कि पकड़े जाना और पीटना उसके स्टाइल भी नहीं है। और अगले ही पल एक जबरदस्त पंच सीधा गंजे के चेहरे पर पड़ जाता है। यंग वुमन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि ये वही यामोरी है। सिचुएशन को देखकर बाकी गुंड्स डर के मारे जम जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि क्या करे। हमारे हीरो यामोरी एक ठंडी नजर से उन्हें देखता है और फिर से पूछता है कि उन्हें किसने भेजा। दूर कहीं एक पुलिस ऑफिसर रेडियो पर गैंग मूवमेंट की अर्जेंट कॉल रिसीव करता है। ऑफिसर का आया तुरंत क्रिमिनल्स के एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है। रेडियो से रिपोर्ट आती है कि 30 से ज्यादा लोग एक गली में घुस गए हैं और एक लड़की को हॉस्टेज बना लिया गया है। ये सिचुएशन देखते ही वो फुल स्पीड में गाड़ी भगाता है और बिना बॉस को बताए बैकअप मांग लेता है। उसे तुरंत वार्निंग आती कि संभल के रहे, क्योंकि वो लोग किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। चिंता में ऑफिसर अपने कलीग को कॉल करता है जो सीन पर होता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रेडियो से आवाज आती है बैकअप की जरूरत नहीं है। कांपते हुए आवाज में सीन पर मौजूद ऑफिसर उस लड़के के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि वहाँ मौजूद बंदे ने अकेले ही सारे गुंडों को हरा दिया। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट गैंग बॉस को आसानी से पकड़ के खड़ा होता है। गंजा बंदा यकीन ही नहीं कर पा रहा होता है कि यामोरी फैमिली का कचरा उसे इतनी आसानी से हरा गया। एक ठंडी नजर के साथ यामोरी पूछता है कि उसकी लोकेशन की इन्फो किसने दी। वो अल्टीमेटम देता है और कहता है कि सिर्फ 3 सेकेंड्स में सब बता दो। और डर के मारे गैंग लीडर दर्द में चीखता है और थोड़ा टाइम मांगता है। उसी पल क्लासमेट आती है और यामोरी को रुकने के लिए चिल्लाती है। पुलिस भी भागते हुए आते हैं और एक ऑफिसर चिल्लाता है कि यामोरी उनके लेवल तक मत गिरे। हमारा प्रोटैगनिस्ट पुलिस को देखकर सोचता है कि क्या उनका आना सिर्फ कोइंसिडेंस है। उसे पता होता है कि वो सामने खड़े सब लोगों को आसानी से खत्म कर सकता है, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि अभी ऑफिसर्स के सामने अपनी असली स्ट्रेंथ रिवील नहीं कर सकता। इसलिए वो गुंडों को जमीन पर फेंक देता है और फिलहाल पीछे हट जाता है।
गंजा बंदा चैन की सांस लेता है और हमारे हीरो सोचता है कि गवर्नमेंट की पावर से लड़ना अभी सही नहीं होगा उसके लिए। ऑफिसर काया को रिलीफ मिलता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि एक लड़के ने अकेले ही ये सब हैंडल कर लिया। वो यामोरी से इम्प्रेस होता है कि एक ही सिंगल किड ने इतने क्रिमिनल्स को गिरा दिया। फिर काया आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो नी सिटी का पुलिस ऑफिसर है। क्लासमेट भी मुस्कुराते हुए ऑफिसर को ग्रीट करती है। दोनों पुलिस ऑफिसर फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि बाकी सब वो हैंडल कर लेंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि गवर्नमेंट ने सब कुछ देख लिया है और उनकी सर्विलियंस बिल्कुल फ्लॉलेस है। फिर काया उसे बताता है कि उसका पार्टनर उसका स्टेटमेंट लेगा बिना बाकी चीजों के बारे में पूछे। पर तभी अचानक दूसरा ऑफिसर चिल्लाता है कि चीफ आ गए जो अभी अभी सीन पर पहुंचे हैं। गुस्से से भरी नजर के साथ एक बुजुर्ग आदमी मुस्कुराता हुआ सामने आता है और बोलता है कि अगर वो ना होता तो ये गुंडे कब के भाग चुके होते। नी सिटी के पुलिस चीफ ओनेगा अपीयर होते हैं और सीधा हमारे हीरो को असॉल्ट के चार्ज में अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। वो अरेस्ट वारंट दिखाते हैं और एक विकेट सी मुस्कान के साथ उस लड़के को घूरता है। क्लासमेट गुस्से में चिल्लाती है और कहती कि असली अटैकर्स तो ये गुंडे थे। ओनेगा अजीब सी नजर से लड़की से पूछता है कि क्या सच में उन पर अटैक हुआ था। वो आगे बोलता है कि उसने तो सिर्फ प्रोटैगनिस्ट को ही गुंडों को मारते हुए देखा, जबकि एक थग हल्की सी हंसी हंसता है। काया का सब्र अब टूट जाता है और वो अपने चीफ से भिड़ जाता है, कहता है कि ये पूरी सिचुएशन बिल्कुल ही एब्सर्ड है। लेकिन ओनेगा ठंडे टोन में जवाब देता है कि वो कोई बकवास नहीं कर रहा। धमकाते हुए नजर के साथ में वो वार्न करता है, अगर ज्यादा बोलेगा तो तुम्हारी रैंक भी छीन सकता है। वो गुस्से से भरा हुआ काया चिल्लाता है कि उसका सुपीरियर एक नंबर का घटिया और करप्ट आदमी है। उसका पार्टनर उसे पकड़ के रोकता है और कहता है कि शांत हो जाओ, अपना दिमाग मत खो। अब यामोरी को समझ आ जाता है कि पीछे से किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ उसे फंसाने की कोशिश की है। चीफ उसे मॉक करता है, लेकिन हमारा हीरो सोचता है कि ये इन्फॉर्मेशन निकालवाने का बेस्ट मौका है। यामोरी पूछता है कि ऑफिसर को कैसे पता चला कि वो सिर्फ एक सिंपल स्टूडेंट है। ओनेगा को एहसास हो जाता है कि उसे ज्यादा ही बोल दिया और हमारा हीरो समझ जाता है कि वो बस किसी का पॉन है। चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ यामोरी सोचता है कि क्या उसे असली मास्टरमाइंड का ख्याल रखना चाहिए। ओनेगा अनजान बनने की एक्टिंग करता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि प्रोटैगनिस्ट को ले जाओ यहाँ से। पर जब उसे ले जा रहे होते हैं, एक पुलिस ऑफिसर उसे हैंडकफ पहना देता है और क्लासमेट काफी वरीड हो जाती है। स्मोक के साथ यामोरी एक बटन दिखाता है जो उसने बिना किसी को पता चले चीफ से चुरा लिया। ओनेगा शॉक में रह जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका बटन गायब है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये कब हुआ। हमारा हीरो उसे वार्निंग देता है कि नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ एक सिंपल बटन नहीं उठाएगा। गुस्से से भरा ओनेगा कसम खाता है कि वो ये बात याद रखेगा और इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट को पुलिस स्टेशन के अंदर एक अंधेरी सेल में डाल दिया जाता है। सेल के अंदर एक बहुत ही मस्कुलर आदमी दरवाजे की तरफ पीठ करके शांत बैठा मेडिटेशन कर रहा होता है। एक गार्ड बैटन से सलाखों पर मार के उसका ध्यान खींचता है। वो वार्न करता है कि जल्दी कोई आने वाला है और रिक्वेस्ट काफी उसकी स्पेसिफिक है। उस आदमी का मिशन हमारे हीरो को खत्म करना होता है और वो भी बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को जेल के अंदर ले जाया जाता है और वो पूछता है कि क्या प्लान यही उसे खत्म करने का है। एक मेटेलिक आवाज के साथ सेल का दरवाजा खुलता है और उसे अंदर धकेल दिया जाता है। अंधेरी जगह में जाते ही वो दो बड़े बड़े आदमियों को दरवाजे के पास खड़ा देख लेता है। सिचुएशन देखकर यामोरी मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या ये लोग उसे निपटाने का प्लान बना रहे हैं। एक डेफिएंट लुक के साथ वो सोचता है कि ये पूरी सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है। यामोरी एक कोने में खड़ा मुस्कुलर आदमी को देखता है और सोचता है कि शायद यही असली बॉस है। वो बड़ा आदमी बोलता है कि प्रिंसिपल के हिसाब से उसे कभी नॉर्मल लोगों को हर्ट नहीं किया। वो आगे कहता है कि उसकी नजर में बच्चे जैसे लोगों को काफी वीक होता है। एक विकेट स्माइल के साथ वो ऐड करता है कि ये लड़का इतना वीक है कि एफर्ट के लायक भी नहीं उसके। वो अपना नाम फाकी जेनियो बताता है और कहता है कि उसे ये लड़का खत्म करने के लिए हायर किया गया है। हमारे हीरो ठंडी नजर से उसे घूरता है और पूछता है कि क्या वो भी किसी का सबऑर्डिनेट है। यामोरी को एक अजीब सी एनर्जी फील होती है और वो मानता है कि सामने वाले बंदे में पावर महसूस हो रही है। और तभी फाकी अपना पिंकिश ऑरा रिलीज करता है और बताता है कि इस पावर को रियात्सु कहते हैं। इतनी ओवरवेलमिंग पावर के सामने भी हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल काम रहता है और सामने वालों को सीधी नजर से देखता है। इतना कहकर अटैकर पूरी स्पीड से चार्ज करता है और चिल्लाता है कि वो इस लड़के को सीधा ऊपर भेजने वाला है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट बड़ी ही इंप्रेसिव स्पीड के साथ अटैक डॉज कर लेता है। ये देख के फाकी का जबड़ा खुला का खुला ही रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता इस लड़के ने उसका ब्लू डॉज कर गया।
इस पर यामोरी जवाब देता है कि शायद वो थोड़ा गलत समझ रहा है और वो वार्न करता है कि इस सेल में असली वीक कौन है ये वो गलत पहचान रहा है। अगले ही पल वो एक पावरफुल पंच मारता है और चिल्लाता है कि वीक तो तू है, लेकिन फाकी गिरने से पहले हीरो की टांग पकड़ लेता है और अपनी ब्रूट फोर्स का यूज करके वो यामोरी को हवा में घुमाता है और फेंकने की कोशिश करता है और फिर यामोरी को पूरी ताकत से सेल के दूसरे साइड की तरफ फेंक दिया जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हवा में उड़ता है लेकिन बिना किसी दिक्कत के अपने पैरों पर लैंड करता है। फाकी मानता है कि उसने लड़के को अंडर एस्टिमेट कर दिया और बोलता है कि अब वो उसे दर्दनाक लेसन सिखाएगा। सिचुएशन के सामने हमारा हीरो शांति से उसे देखता है और अपनी ऑरा रिलीज करता है और उसके बॉडी से पर्पल एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है फाइट के लिए रेडी। और फिर बिना एक पल वेस्ट किया यामोरी फुल स्पीड से अपने ओपोनेंट की तरफ चार्ज करता है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ फाकी के चेस्ट पर एक जबरदस्त पंच मार देता है। इस हिट के बाद आदमी पीछे की तरफ उड़ जाता है और इम्पैक्ट महसूस करता है। फाकी खून थूक देता है और सोचता है कि ये कौन सी पावर है उसके पास। वो जमीन पर गिर जाता है हमारे हीरो की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ देखकर पूरी तरह से शॉक्ड, लेकिन गुस्से में वो फिर से खड़ा होता है और पूरी ताकत के साथ दोबारा अटैक करने को तैयार हो जाता है। जवाब में यामोरी एक पावरफुल किक मारता है जो सेल का हिस्सा तोड़ देता है। धुएं के बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट खौफनाक शांति के साथ अपने दुश्मन को घूरता रहता है। फाकी खुद को बुरी तरह से पीटा हुआ देखता है लेकिन उसका चेहरे पर अभी भी नफरत भरी नजर होती है। इसी गुस्से में वो चार्ज करता है और चिल्लाता है कि बच्चा ज्यादा हवा में ना उड़े। हमारा हीरो बिल्कुल भी मूव नहीं करता, बस आने वाले पंच को शांति से देखता रहता है। अगले ही पल वो बिल्कुल एक प्रिसाइज पंच फाकी के सामने वाले चेहरे के बीच में मार देता है। इम्पैक्ट से फाकी और भी ज्यादा खून थूक देता है और उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ जाता है और वो पूरी ताकत के साथ पीछे जा गिरता है। सेल का फ्लोर टूट जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज फाकी सोचता है कि वो इस तरह हार कैसे रहा है, पर इसी सिचुएशन के बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट एक धमाकेदार लाल ऑरा के साथ सामने आता है। उसके बाद वो अपनी मुट्ठी को रेडी करता है जो नीली एनर्जी से चमकने लगता है। एक सेकंड भी विश किए बिना यामोरी फाइनल ब्लो के लिए आगे बढ़ता है, फाइट खत्म करने के लिए इरादे से। दुश्मन जमीन पर पड़ा होता है और हमारा हीरो उसे चेहरे से पकड़कर पूछता है कि इस सब के पीछे कौन है। उसकी पर्पल ऑरा और तेज हो जाती है और वो बिना रुके इंटरोगेशन जारी रखता है। यामोरी पूछता है कि उसने रियात्सु नाम की पावर कहां से हासिल की। दूर कहीं ओनागा को एक कॉल आता है और वो शॉक में पूछता है कि ये किस टाइप का मॉन्स्टर है। वो सोचता है कि क्या वो लड़का सच में कोई मॉन्स्टर है, जबकि उसे याद आता है कि वो तो यामोरी फैमिली का फेलियर माना जाता है। एक परेशान चेहरे के साथ वो उम्मीद करता है कि बिना बड़ी प्रॉब्लम के साथ सब सेटल हो जाए। सेल के अंदर वापस हमारा हीरो फाकी के सामने खड़ा होता है जो उसकी खामोशी और हिम्मत की तारीफ करता है। पिटा हुआ चेहरा लेकर फाकी मानता है कि उसने प्रोटैगनिस्ट को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। यामोरी सोचता है कि क्या इस दुनिया में उस जैसे और भी कल्टिवेटर्स हैं। तभी फाकी एक कहानी बताना शुरू करता है कुछ साल पहले मिले एक मिस्टीरियस मॉन्क के बारे में। वो मॉन्क सिर्फ हाथ से एक बड़ा सा पेड़ आसानी से 2 टुकड़ों में काट देता है। अटैक देखकर फाकी का जबड़ा खुला रह जाता है। उसे उस आदमी के एब्सर्ड पावर पर यकीन ही नहीं होता। थोड़ी देर बाद मॉन्क उसे एक बॉटल देता है जिसमें डिवाइन वाटर होता है पीने के लिए। उसने सालों तक वो डाइल्यूटेड पानी पिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉन्क ने कहा था। इसी वजह से उसका बॉडी बदलने लगा और कुछ ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया। हमारे प्रोटैगनिस्ट को समझ आ जाता है कि वो सो कॉल्ड डिवाइन वाटर असल में एक स्पिरिचुअल लिक्विड है। ये एनर्जी सोर्स बहुत ही रेयर होता है और कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट रिसोर्स है। यामोरी पूछता है कि इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी वो नॉर्मल लोगों के ऑर्डर क्यों मानता है। फाकी बताता है कि उसके बेटे को एक सीरियस इलनेस है और उसे इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। उदास चेहरे के साथ वो कहता है कि डिवाइन वाटर भी लड़के की बीमारी पर काम नहीं आया। डेस्पिरेशन में वो चिल्लाता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके क्योर के लिए बहुत सारी कैश चाहिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट कामली कहता है कि वो इलनेस को हैंडल कर सकता है और शायद बच्चे को बचा भी दे। फाकी शॉक हो जाता है और पूछता है कि यामोरी ने अभी क्या कहा। यामोरी समझाता है कि वो पानी स्पिरिचुअल लिक्विड है और नॉर्मल लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। फिर वो एक्सप्लेन के तौर पे एक हीलिंग तलिस्मान दिखाता है। फाकी आइटम की पावर पर डाउट करता है और सोचता है कि ये भला क्या इफेक्ट दिखा सकता है, पर बिना हिचकिचाए हमारा हीरो तलिस्मान एक्टिवेट करता है और एक पावरफुल हरी एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी फाकी को पूरी तरह से घेर लेती है और उसकी सारी इंजरी हील हो जाती है, उसे शॉक में छोड़कर। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे एक चॉइस देता है, या तो बताओ किसने तुम्हें भेजा और अपने बेटे को बचा लो, या फिर यही इसी वक्त बिना एक सेकंड सोचे अपने एंड देखो। धमकी के सामने फाकी भी हल्की सी स्मर्क देता है
और वो मानता है कि जैसे सोचा था हमारा प्रोटैगनिस्ट कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। फाकी रिवील करता है कि जिस आदमी ने उसे कांटेक्ट किया था उसका नाम हाशिमोटो कोशी है। दूर कहीं कोशी ओनागा का मजाक उड़ाता है कि वो यामोरी फैमिली के किसी नोबडी से डर रहा है। ये है हाशिमोटो कोशी, कोशिन क्लब का ओनर और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो किसी से पूछता है कि कुछ खाना या पीने के लिए चाहिए। ठीक उसके बाद हम देखते हैं कि कमरे के एक कोने में एक औरत जंजीरों से बंधी हुई और घायल पड़ी है। विलन उसके पास जाता है और अच्छे मैनर्स ना होने के लिए उसे बिगड़ी हुई बच्ची कहता है। एक शैतानी मुस्कान के साथ विलन उस जवान औरत के साथ अपना मजा जारी रखने की तैयारी करता है और बिना किसी दया के वो जोर से उसके मुंह पे लगी हुई पट्टी खींच देता है। वहां से वो एक पकड़ उठाता है और पूछता है कि उसे अगला कौन सा दांत निकालना चाहिए। फिर हमलावर लड़की को और ज्यादा टॉर्चर करने के लिए जबरदस्ती वो औजार उसके मुंह में डाल देता है और एक झटके में वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसका एक दांत खींच लेता है। उसी पल एक बटलर बताता है कि लॉर्ड एमा ने हमारे हीरो के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। विलन कहता है कि उसने पहले ये मामला संभाल लिया है और वो बाद में पुलिस स्टेशन जाएगा। सेल के अंदर वापस फाकी गुड बाय कहता है और बोलता है कि ये तलिस्मान के लिए थैंक यू, और वो अपनी क्रॉस नेकलेस यामोरी को देता है जो उसे कंफ्यूज कर देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट नेकलेस को पकड़ता है और रियलाइज करता है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल लिक्विड है। वो तुरंत सोचता है कि इस लिक्विड से ग्रास फ्रूट देगी और वो सेकेंड स्टेज तक पहुंच पाएगा। मुस्कुराते हुए वो फाकी का थैंक्स करता है और कहता है कि यह उसके प्लान्स के लिए बहुत ही मदद करेगा। और फाकी उसे वार्न करता है कि अब हाशिमोटो उसे रिलेंटलेसली हंट करेगा। वो ऐड करता है कि जो भी उस आदमी की नजर में आता है उसे एंड कभी अच्छा नहीं होता। यामोरी उसे शांत करता है और कहता है कि उनकी डील को भूलना मत, और एक ठंडी नजर के साथ वो प्रॉमिस करता है कि वो हाशिमोटो को एक मैसेज जरूर भेजेगा। दूर कहीं एक अमीर औरत अपनी लग्जरी कार में निहाई यूनिवर्सिटी पहुंचती है। कॉन्फिडेंस के साथ वो गाड़ी से उतरती है और कैंपस के अंदर जाने की तैयारी करती है। ये शिजुरो है, वही लड़की जिसकी माँ को हमारे हीरो ने तलिस्मान से ठीक किया था। वो सोचती है कि कितना अजीब कोइंसिडेंस है, वो लड़का इसी यूनिवर्सिटी का फ्रेशमैन निकला। अगर उसने उसकी फोटो ही ना देखी होती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि ये रूमर्ड लड़का तलिस्मान बेचने वाला यामोरी फैमिली का एक्साइल्ड चाइल्ड है। इसके बाद वो डिसाइड करती कि डीन के ऑफिस जाकर पता करेगी कि वो किस क्लासरूम में है। उधर साकी उस बंदे को बोल रही होती कि वो बंदा डेफिनेटली याकुजा से कनेक्टेड है। मोचियामा जिन, प्रेसिडेंट ऑफ निहाई यूनिवर्सिटी, बोलता है अगर ये बात सच भी हुई तो वो पब्लिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकता इस केस में। साकी डीन से यामोरी की नाइंसाफी वाली अरेस्ट पर बहस करते हुए बोलती है, आपका क्या मतलब है, यूनिवर्सिटी कुछ कर नहीं सकती, मेरी वजह से वो उस यामोरी को करप्ट कॉप्स लेके चले गए। लेकिन तभी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और एक अनएक्सपेक्टेड शख्स अंदर आता है। शिजुरो अपीयर होती है और क्लासमेट उसे पहचान लेते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस अपर क्लासमैन है। नई आई हुई शिजुरो उनकी बातचीत सुन लेती है और पूछती कि क्या वो हमारे हीरो के बारे में ही बात कर रहे हैं। दूर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर हारुकी गुस्से में अपने चीफ के डेस्क पर जोर से मुक्का मारता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका सुपीरियर एक ऐसे क्रिमिनल को छोड़ने वाला है जिसे सालों से वो ढूंढ रहे थे। गुस्से से भरा हुआ हारुकी वो आदमी पर उंगली उठाता है और अब्यूज ऑफ पावर का इल्जाम लगाता है। करप्ट चीज ओनागा उसे घूरता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्रूफ है। फिर भी हारुकी इंसिस्ट करता है कि उसे पता है उसका सुपीरियर पीठ पीछे कुछ गड़बड़ कर रहा है। एक चुनौती भरी नजर के साथ चीफ ओनागा कहता है जो तुझे पता है उगल दे, लेकिन हारुकी कुछ नहीं कह पाता। पर अचानक उसके ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है और कोई चिल्लाता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। साकी और शिजुरो रूम में घुस आती है और क्लासमेट हमारे हीरो को छोड़ने की डिमांड करती है। चीफ ओनागा भड़क जाता है और चिल्लाता है कि उसके आदमी बाहर वालों को रोक भी नहीं पा रहा है। वो सोचता है कि ये लड़कियां कौन है और उसे लगता है यामोरी के कोई बड़े कनेक्शंस नहीं हो सकते। लॉलीपॉप मुंह में दबाए वो कहता है कि उसका दोस्त एक सस्पेक्ट है और रियलाइज नहीं हो सकता। ये सुनते ही हारुकी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है कि ये बिल्कुल बकवास है। चीफ ओनागा बस ठंडे टोन में बोलता है कि चीफ होने के नाते वो इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता। फिर साकी पूछती है अगर ऐसा है तो फिर याकुजा वाले यहीं पर लॉकअप में क्यों नहीं है। चीफ ओनागा उनको धमकी देता है कि अगर वो नहीं गए तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के चार्ज में अरेस्ट कर लेगा। ये सुनते ही शिजुरो कामली डेस्क पर अपना फोन पटक देती है। फिर वो शांति से बैठ जाती है और चैलेंज करती कि अगर हिम्मत है तो उसे अरेस्ट करके दिखाओ। गुस्से से भरा चीफ ओनागा अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि दोनों लड़कियों को तुरंत सेल में डाल दो। ऑर्डर सुनते ही कई पुलिस ऑफिसर्स आगे बढ़ते हैं और दोनों लड़कियों को घेर लेते हैं। चीफ ओनागा एक खतरनाक नजर के साथ उंगली दिखा के उनको बोलता है, माकुटो यामोरी के साथीदार के सस्पिशन में तुम दोनों को डिटेन किया जाता है।
और तुम हारुकी कायु, तुम्हें इमीडिएटली सस्पेंड किया जाता है हार्बरिंग क्रिमिनल्स के क्राइम के नाते, और तुम्हारा जल्द ही इंटरोगेशन होगा। हारुकी फिर से चिल्लाता है कि ये साफ साफ अथॉरिटी का मिसयूज है। शिजुरू से घूर कर पूछती है कि क्या वो झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें चुप करा देगा। करप्ट चीफ ओनागा हंसता है और कहता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल का अपमान उनकी सजा और बढ़ा देगा। लेकिन शिजुरू ठंडी नजर से कहती है वो गुंडे उनके लिए ही काम कर रहे थे। इस बात पर चीफ ओनागा समझ जाता है कि लड़की उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। एक कोल्ड लुक के साथ शिजुरू सजेस्ट करती है कि हमारे हीरो का केस पैसे से सॉल्व हो सकता है। ओनागा कहता है कि पावरफुल लोगों के पास प्रिविलेजेस होना नेचुरल है और वो भी एक्सेप्शन नहीं है। वो फिर धमकी देता है कि वो एक ऐसी कहानी बना सकता है जिसमें सबकी जान यही के यही चली जाए। हारुकी और दोनों लड़कियां ये सुनकर शौक और गुस्से में आ जाती है। शिजुरू फोन में बोलती है और पूछती है कि क्या डायरेक्टर ऑगी ने सब कुछ सुन लिया। फोन से आवाज आती है हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया, और ओनागा और बाकी ऑफिसर्स पूरी तरह से हिल जाते हैं। डर के मारे चीफ ओनागा पूछता है कि क्या वो सच में डायरेक्टर ऑगी से बात कर रही है। शिजुरू उधर कामली बैठे हुए उसका इंट्रोडक्शन देने ही वाली होती है, पर उससे पहले ही फोन से डायरेक्टर ऑगी ओनागा के ऊपर सीरियस क्राइम का इल्जाम लगाते हैं और तुरंत ऑर्डर देते कि फैमिली ऑफ काउंसिल मेंबर को थ्रेटन करने के लिए चीफ ओनागा को सस्पेंड किया जाता है। ओनागा जम जाता है और पूछता है कि आखिर वो है कौन जो ऐसे बात कर रही है। फिर जाकर शिजुरू अपना इंट्रोडक्शन देती है, आई एम फ्रॉम सुगा फैमिली ऑफ निहाई सिटी, शिजुरू सुगा। ये सुनते ही घबराहट में ओनागा को एहसास होता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट पावरफुल सुगा फैमिली से जुड़ा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और हम वापस उस सेल में पहुंचते हैं जहां हमारा हीरो बंद है। सेल के अंदर फाकी की दी हुई नेकलेस जोर से चमकने लगती है। यामुरी नेकलेस को पकड़कर सोचता है कि वो स्पिरिचुअल लिक्विड सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है, पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि कोई उसके सेल की तरफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद हाई हील्स पहने हुई एक औरत कॉरिडोर में चलती हुई उसके पास आती है। फिर सेल का दरवाजा खुलता है और वो लड़की अंधेरे कमरे में एंटर करती है। हमारा हीरो यामुरी एक सीरियस नजर से उस अनएक्सपेक्टेड विजिटर को देखता है। उसकी हैरानी के लिए दरवाजे पर शिजुरू और साकी खड़ी होती है और खुशी से उसका स्वागत करती है। दूर कहीं एक शानदार मेंशन में आकिमासा गुस्से में ग्लास तोड़ देता है। वो चिल्लाता है कि वहाँ का हर कोई बेकार आदमी है। इरिटेट होकर बैठे हुए वो कंप्लेन करता है कि एक मरने के करीब है और दूसरा जेल चला गया। फिर परेशान चेहरे के साथ वो सोचता है कि अगर ईमा फैमिली का मिशन फेल हो गया तो वो खुद सेफ नहीं रहेगा। तभी उसका एक बॉडीगार्ड पास आता है और पूछता है कि लॉर्ड अकिमासा का क्या प्लान है। अकिमासा तुरंत डिसाइड करता है कि वो अपना बेस्ट आदमी भेजेगा, लेकिन अभी हमारे हीरो को खत्म नहीं करेगा। गुस्से से भरी आंखों के साथ वो कसम खाता है कि उस कचरे को खुद अपने हाथों से निपटाएगा। उधर यामुरी अपने कमरे में बैठा सोच रहा है कि उसने उसका सारा पैसा खर्च कर दिया। वो फिर जमीन पर अपनी चीजें सजाता है जिसमें फाकी का नेकलेस और सिल्वर हार्ट ग्रास भी होती है। सब कुछ रेडी होने के बाद वो लड़का रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू कर देता है और कॉल्ड्रॉन से एक गोल्डन लाइट निकलने लगती है। उसके बाद वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ पिल बनाने लगता है जो उसकी पावर बढ़ाने वाली होती है। इस पिल की पावर से हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार द कल्टीवेटर स्टेज 2 पर इवॉल्व कर जाता है। वो अपनी नई एबिलिटी शैडो क्लाउड स्टेप टेस्ट करता है और अनबिलीवेबल स्पीड से मूव करता है। फिर यामुरी कॉन्फिडेंट हो जाता है और सोचता है कि इस स्पीड पर तो अब बुलेट्स भी उसे हिट नहीं कर पाएंगे। फिर वो सोचता है कि सारी स्पिरिचुअल लिक्विड खत्म हो चुकी है और आगे बढ़ने के लिए उसे और आइटम्स चाहिए होंगे। अपना बैंक बैलेंस देखकर वो डिसाइड करता है कि रुयुडा नॉर्मल तरीके से जाना बहुत ही डेंजरस होगा। अपने हाथ में अपना कार्ड पकड़कर वो कैलकुलेट करता है कि इस ट्रिप के लिए लगभग उसे 2 मिलियन चाहिए होंगे। तभी टीवी पर एक कमर्शियल उसका ध्यान खींच लेता है। एड में एक बहुत ही पॉपुलर ब्यूटी इंजेक्शन दिखाया जा रहा होता है जो स्किन को यंग बना देता है। यामुरी के दिमाग में बिल्कुल एक ब्रिलियंट आइडिया आता है और वो एक छोटा सा ब्लू बॉक्स उठा लेता है। मुस्कुराते हुए यामुरी सोचता है कि अमीर औरतें युद्ध के लिए पागल होती है और ये अपकमिंग पार्टी उसके लिए एक परफेक्ट चांस की तरह होगा। सीन अचानक 5 घंटे पहले के डिनर पे चला जाता है जो सुगा फैमिली के शिजुरो के साथ होता है। हमारे हीरो को समझ आ जाता है कि काउंसिलमैन की बेटी होने की वजह से वो चीफ से कांटेक्ट कर पाई थी। शिजुरो फिर कहती कि उसने उसे वहां एक छोटा सा फेवर मांगने के लिए बुलाया था। यामुरी हैरान हो जाता है और पूछता है कि शिजुरो को उससे क्या चाहिए। शिजुरो पूछती कि क्या उसे शहर के सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी के बिल्डिंग के बारे में पता है। यामुरी बोलता है तुम्हारा मतलब उस बिल्डिंग के बारे में है जो निया सिटी की लार्जेस्ट कॉस्मेटिक मेकर है। मुस्कुराते हुए शिजुरो बताती कि वो उस कंपनी की ओनर है और अपनी माँ के लिए पार्टी रख रही है। फिर शिजुरो उसे पार्टी का इनविटेशन देती है और हमारे हीरो शॉक हो जाता है। कंपनी की बिल्डिंग रात में चमक रही है। क्लियरली दिख रहा है कि लड़की कितनी अमीर है।
प्रेजेंट में वापस आकर यामोरी जुयान पिल के बारे में सोचता है जो उसकी पुरानी दुनिया में कॉमन थी। वो प्लान करता है कि कुछ पिल्स वो अमीर औरतों को बेचकर कैश कमाएगा। हम देखते हैं कि उसके हाथों में बॉक्स चमक रहा होता है और प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि परफेक्ट मौका उसके सामने ही है। वो आगे सोचता है कि अगर उसने कोई वेल्दी वुमन को टारगेट किया तो 3-4 पिल बेचने से ही 2 मिलियन कमा सकता है। उधर पार्टी में शिजुरू की आंटी बोलती है कि वो शादी के लिए ज्यादा बड़ी होती जा रही है। ये होते इनो होशिसु और शिरो होशिसु, शिजुरू के अंकल और आंटी। अंकल भी हाँ में हाँ मिलाते और बोलते कि इस टाइम पे तुम्हें अपनी फैमिली का सोचना होगा। वो ये भी बोलती है कि अगर उसने जल्दी से शादी नहीं की तो अपनी बड़ी बहन मासामी जैसी हो जाएगी। एक अंकल मासामी को ताना मारते हुए कहता है कि बिल आ चुका है और अब वो औरत क्लैन के किसी काम की नहीं रही। मासामी बिल्कुल चुप हो जाती है और वो उसे निर्मम तरीके से प्लेग गॉडेस कह देता है। तभी शिजुरू की माँ बोलती है शिरो स्टॉप इट। शिजुरू भी ऐड करती कि ग्रैंडमा के जाने के बाद आंट मासामी ने ही तुमको रेस किया था। फिर एक विकेट स्माइल के साथ अंकल कहता है कि उसे शिजुरू को शादी के लिए मना लेना चाहिए। तभी शिजुरू की माँ खांसी खांसने लगती है और शिजुरू तुरंत उसके पास भागती है। अंकल कहता है कि बिना शादी वाली औरत डैमेज गुड होती है और ओचू फैमिली का सजेशन देता है। मासामी आखिरकार बोलती है कि उसके पास अपने खुद के आइडियाज है। अंकल उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि उसके दिमाग में अब कौन से विचार आ गए। फिर गुस्से में वो मासामी के मुंह पर चिल्लाता है और बोलता है कि ये सिर्फ उसकी सेल्फिशनेस ही है। वो ताना मारता है कि क्या वो सोचती कोई सिंपल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उसे यंग बना देगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ये हो सकता है, और सब हैरानी से एंट्रेंस की तरफ देखते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट वहां अपीयर होता है और कहता है कि किसी औरत को डैमेज गुड कहना बदतमीजी है। यामोरी की आंखें चमक रही होती है और वो एक वार्निंग देता है कि बदतमीजी की भी एक लिमिट होती है। हीरो को देखकर वो अंकल शॉक हो जाते हैं और पूछते कि वो है कौन और अचानक से कहां से आ गया। फिर वो सिक्योरिटी को चिल्लाकर कहता है कि इस आदमी को बाहर निकाल दो, लेकिन शिजुरू उसका सपोर्ट करती है और कहती कि यामोरी को उसने खुद इनवाइट किया है क्योंकि उसने उसकी माँ की जान बचाई थी। फिर व्हीलचेयर पर बैठी हुई शिजुरू की माँ भी तलिस्मान के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। यामोरी शांति से कहता है कि थैंक्स की कोई जरूरत नहीं इसके लिए। अंकल फिर भी ताना मारते हुए कहता है कि वो एक स्कैमर है और साइंस ने उसे बचाया है। फिर यामोरी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो एक रिसर्चर है और सुगा फैमिली का बिजनेस पार्टनर भी। ये सुनकर यामोरी शॉक हो जाती है, सुगा फैमिली का बिजनेस पार्टनर। पीछे से एक आदमी सवाल करता है कि तुम्हारा बिजनेस आखिरकार है क्या, और हीरो जवाब देता है कि बात कॉस्मेटिक्स और यूथ की है। हाथ में एक बॉक्स पकड़कर वो कहता है कि वो सबको इस डिस्कशन का जवाब दिखाएगा। आंटी भी उससे इंप्रेस होती है और बोलती कि ये तो इंटरेस्टिंग होगा देखने को कि कौन से टाइप की पिल है। फिर वो मासामी के पास जाता है और उसे अपनी डेमोन्स्ट्रेशन में मदद करने को कहता है। मुस्कुराते हुए यामोरी बॉक्स आगे बढ़ाता है और कहता है कि अंदर रखी चीज को खा लो। मासामी के सामने वो बॉक्स तेज रोशनी से चमकने लगता है जैसे उसे बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। पिल ऑफर करते हुए यामोरी बोलता है कि ये जुयान पिल है। बॉक्स खुलते ही जुयान पिल सभी गेस्ट के सामने आ जाती है। अंकल चीख कर कहता है कि ये झूठ है और पिल जरूर जहरीली होगी। सिचुएशन देखकर मासामी भी डर जाती है और पूछती है कि क्या ये लेना सेफ है। शिजुरू मुस्कुराते हुए कहती कि उसे यामोरी पर पूरा भरोसा है और अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद भी बिना सोचे ले लेगी। इस पर लड़की की माँ भी बोलती है कि उसे भी पूरा भरोसा है क्योंकि उसने ही उसकी जान बचाई थी। पीछे से दो गेस्ट बोलते हैं कि रिजुनेशन मेडिसिन का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है इस दुनिया में। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट यामोरी मासामी के करीब जाता है और उससे पूछता है क्या तुम दोबारा यंग फील नहीं करना चाहती। ये सुनते ही मासामी को याद आता है कि कैसे उसे हमेशा ओल्ड और आउटडेटेड बोला गया था। फिर एक डिटरमिन्ड लुक के साथ वो डिसाइड करती कि वो पिल ट्राई करेगी और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और अगले ही पल वो पूरी हिम्मत के साथ पिल मुंह में डाल देती है। उसे पिल खाते हुए देखकर अंकल और उसकी वाइफ के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता। पिल खाकर मासामी बिल्कुल स्टिल खड़ी रहती है। गेस्ट सोचने लगते कि ये सब झूठ था और पिल शायद पॉइजन थी। अंकल भी हंस कर कहता है कि उसे पहले से पता था ये सब बकवास है और सब लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। पर तभी अचानक मासामी की आंखों के पास एक गोल्डन ऑरा चमकने लगता है। कोई जोर से चिल्लाता है, देखो देखो उसकी तरफ देखो, वो चेंज हो रही है। और इस तरह मासामी का अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो जाता है। एक आदमी मिरर दिखाते हुए बोलता है, देखो चेंज हो चुकी है। मासामी खुद को आईने में देखकर शॉक हो जाती है और वो भी सोचने लगती है, ओह माय गॉड, मैं तो अपनी प्राइम टाइम की तरह दिखने लग गई हूँ। अंकल और उसकी वाइफ भी ये देख के पूरा के पूरे शॉक हो जाते हैं और चीख उठते हैं, क्या? पिल से इंप्रेस होकर एक बूढ़ी औरत यामोरी से उसकी प्राइस पूछती है क्योंकि उसे भी एक चाहिए होती है। हीरो कामली कहता है कि एक पिल 4 लाख की है पर मेरे पास सिर्फ 10 ही बचे हैं।
बस फिर और क्या होना था, सारे गैस चिल्लाने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्राइस ऑफर करने लगते हैं। कोई बोलता है 6 लाख, कोई बोलता है 10 लाख, कोई बोलता है 14 लाख। अंकल शॉक में आ जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि एक सिंगल आइटम भी इतना महंगा हो सकता है। पर उन्हें समझ आ जाता है कि असली वैल्यू पिल में नहीं है बल्कि टेक्निक और डिस्ट्रीब्यूशन में है, जो उन्हें टॉप तक ले जा सकती है। तभी उसकी वाइफ वार्न करती कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन वो बिना सोचे उसको उंगली दिखाकर चुप रहने को बोल देते हैं। फिर एक विकेट स्माइल के साथ वो प्लान करते हैं कि हीरो को ट्रिक करने का, और जब शिजुरू की शादी हो जाएगी ओचू फैमिली में तो हम उनसे फंडिंग उठा लेंगे। पर तभी अचानक काउजान ग्रुप का एक मोटा आदमी आइटम के राइट्स के लिए 4 मिलियन की ऑफर करता है। पर पीछे खड़े चश्मा पहने हुए अंकल घबरा जाते हैं और मौका हाथ से जाने से बचने के लिए 20 मिलियन की ऑफर करते हैं। पर शिजुरू के अंकल सबको शांत करने की कोशिश करते हैं और याद दिलाते कि हीरो सिर्फ एक गेस्ट है शिजुरू का। फिर एक डिसेप्टिव स्माइल के साथ वो यामुरी को प्राइवेट बातचीत के लिए बुलाते हैं। वो उसे बात करते टाइम 30 मिलियन और 30-70 प्रॉफिट स्प्लिट का ऑफर करते हैं। यामुरी डाउट में पूछता है कि 70% मुझे मिलेगा और कंपनी को 30% ना। ये सुनकर अंकल हंसकर कहते हैं डोंट बी सिली, 70% हमारा होगा और साथ ही होशिसु फैमिली की कनेक्शंस भी प्रोवाइड करूंगा। तभी शिजुरू अचानक आ जाती है और पूछती है होशिसु फैमिली की कौन से कनेक्शंस। उसका सवाल सुनते अंकल शॉक हो जाते हैं और चीखते कि वो भी तो फैमिली का ही हिस्सा है। शिजुरू गुस्से से उसे घूरती है और रिवील करती कि जब उसने 160 मिलियन लॉस किए तब उसने फैमिली के बारे में नहीं सोचा। डेस्परेट होकर वो अंकल सबको डिनाई करते हैं और कहती कि ये सब बकवास है। फिर शिजुरू अपना फोन दिखाकर फंड विड्रॉवल और बैंक के नोटिसेस का प्रूफ दिखाती है। मासामी और उसकी माँ ये सुनकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या तुमने सच में कंपनी को कोलैटरल बना दिया। अंकल ठंडे पसीने में आ जाते हैं और पूछते कि उसे ये सब कैसे पता चला। शिजुरू उसे अक्यूज करती है कि वो अपनी माँ से भी पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था जैसे उसने दादी के साथ किया था। फिर गुस्से के साथ शिजुरू चिल्लाती कि उसे उसके पास से 1 सेंट तक नहीं मिलेगी। फिर वो रिवील करती कि उसके पास 30 मिलियन भी नहीं थे और वो हीरो को सिर्फ ट्रिक करने वाला था। अंकल जमीन पर गिरकर शिजुरू से भीख मांगती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो जाकर उसकी माँ से गिड़गिड़ाता है कि कुछ तो बोलो सिस्टर, मैं आखिर में तुम्हारा एक लौता ब्रदर हूँ। शिजुरू की माँ बोलती है वो भी उस पर डिसअपॉइंटेड है, उसने सिर्फ कंपनी उसके हवाले करी थी क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो चेंज हो जाएगा। फिर वो मासामी से मदद मांगता है ये कहकर कि वो होशिसु फैमिली का आखिरी मर्द है। मासामी बड़े ही ठंडे दिल से कहती कि माँ की इनहेरिटेंस का मिसयूज करना बिल्कुल माफ के लायक नहीं है। फिर वो उसे लात मारकर दूर करती है और कहती कि अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करो। अंकल जमीन पर पड़ा डेस्परेट पूछता है क्या तुम सच में मुझे यही छोड़ दोगी। शिजुरू बड़े ही कॉन्फिडेंस में उसे 2 ऑप्शंस देती है, या तो जस्टिस और जिंदगी भर के लिए डेप्थ का सामना करो या फिर तुम्हारी बैंकरप्ट कंपनी मुझे सिर्फ 1 येन में बेच दो। हाँ, अगर तुम्हें कोई और बायर ना मिला इस सिंकिंग शिप को खरीदने के लिए। ये सुनकर अंकल बिल्कुल शॉक हो जाता है। बाकी गेस्ट भी हंसकर कहते कि उसे वही मिला जो वो डिजर्व करता था। फिर शिजुरू यामोरी की तरफ मुड़कर कहती कि पार्टी में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, अगर तुम्हें सच में बिजनेस के लिए हेल्प चाहिए तो वो उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकती है। वो उसे बताती है 40 मिलियन फेयर प्राइस है राइट्स के लिए और तुम 80% तक रख सकते हो, पर याद रखना यहाँ पे काफी सारे वल्चर्स है तो थोड़ा ध्यान रखना। उसकी बातें सुनकर यामोरी बोलता है तुम जो बोल रही हो सच है, पर बिजनेस के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको ही ट्रस्ट करता हूँ उसको हैंडल करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिजुरू उसके गाड़ी में उसे घर छोड़ती है और उसकी करंट लिविंग प्लेस की तारीफ करती है। गाड़ी से उतरते हुए यामोरी बोलता है कि ये तो सिर्फ रेंटल है। वो उसे राइड के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि ये उसके लिए बहुत हेल्प थी। शिजुरू कहती है ये सब मत बोला, हम तो फ्रेंड्स हैं। यामोरी इस वर्ड से थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, वो सोचता है फ्रेंड्स। फिर शिजुरू एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है हाँ राइट फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स नहीं है क्या। सब होने के बाद यामोरी हाथ जेब में डालकर थॉटफुल लुक के साथ उसकी कार को दूर जाते हुए देखता रहता है। चमकते चांद की तरफ देखते हुए यामोरी सोचता है कि ये नई जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। फिर वो मुड़ता है और अपने नए घर की दरवाजे की तरफ बढ़ता है। शांत दिमाग से वो डोर नॉब पकड़ता है और उसे अनलॉक करता है अंदर जाने के लिए। तभी दरवाजा हल्का सा खुलता है और अंधेरे से एक पतली सी रोशनी बाहर आती है। पर जैसे ही वो घर के अंदर जाता है लिविंग रूम के फ्लोर पर खून का बड़ा सा पूल देखता है। आगे उसकी नजर पड़ती है उस छोटे कुत्ते पर जो हमेशा से उसके पीछे पीछे घूमता था और अब वो जमीन पर पड़ा हुआ है, उसकी पीठ में एक चाकू घुसा हुआ। कुत्ते को इस हालत में देखकर गुस्से से भरी आंखों के साथ हीरो सोचता है ये सब क्या हो रहा है। दूर कहीं एक आदमी अपने बॉस को बताता है कि यामोरी एक औरत के साथ घर आया था और शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी।
ये सुनकर अकीमासा ऑर्डर देता है कि उस लड़की को तुरंत पकड़ लो ताकि हम हीरो को दर्द महसूस करवा सके। एक विकेट स्माइल के साथ विलन कहता है कि उम्मीद है इस हीरो को उसका गिफ्ट पसंद आएगा। फिर सीन उस बैडली इंजर्ड छोटे कुत्ते पर फोकस करता है जो लिविंग रूम में पड़ा है। डेस्परेट होकर यामुरी अपने दोस्त की तरफ भागता है। पास जाकर उसे पता चलता है कि कुत्ता अभी भी सांस ले रहा है तो उसे बचाया जा सकता है। बिना एक सेकंड सोचे यामुरी हीलिंग तलिस्मान यूज करता है उसकी जान बचाने के लिए। पर तभी अचानक उसके पीछे से एक असासिन अपीयर होता है बैक से वार करने के लिए रेडी। मौका देख के अटैकर चाकू लेकर जंप करता है सीधा फेटल ब्लो देने के इरादे से। ब्लेड हाथ में लिए वो फाइनल स्ट्राइक के लिए एकदम तैयार होता है, लेकिन यामुरी टाइम पर मुड़ जाता है और एक जोरदार पंच सीधा एनिमी के फेस पर मारता है। छोटे कुत्ते को संभालते हुए वो अटैकर के चिन पर एक डिवास्टेटिंग किक मार देता है। उसी वक्त और गुन्स भी अपीयर होते हैं और ये सीन देखकर शॉक में आ जाते हैं। फिर यामुरी उस कुत्ते को जमीन पर रख कर कहता है जाओ कहीं छुप जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। पहले एनिमी को तो वो गिरा चुका होता है पर वो रियलाइज करता है कि उसके बैकअप भी था। फिर एक पर्पल ऑरा के साथ हीरो पूछता है क्या मैं इन्हें एक एक करके निपटाऊं। फिर गैंग लीडर अपने गुंडों को ऑर्डर देता है अटैक करो इसको लेकिन जिंदा छोड़ना। एक अटैकर वेपन के साथ चार्ज करता है लेकिन हीरो बिल्कुल भी घबराता नहीं। फिर एक कोल्ड लुक के साथ वो अपने हाथ में एक पर्पल एनर्जी जमा करता है और एक जबरदस्त ब्लो के साथ वो उस एनिमी को जमीन पर गिरा देता है। अपने साथी को ऐसे जमीन पर वन शॉट में गिरे हुए देख बाकी के सारे गुंडे भी डर जाते हैं। फिर एक खतरनाक लुक के साथ यामुरी बोलता है कि पहला गुंडा डाउन, काउंट अभी शुरू ही हुआ है। दूसरा एनिमी गुस्से में पाइप लेकर पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन हीरो उसका भी अटैक इजीली ब्लॉक कर देता है अपनी सुपीरियरिटी दिखाते हुए। फिर सीधा एक पावरफुल पंच अटैकर के चेस्ट पर मार देता है। उसके बाद हीरो उसे गर्दन से पकड़ लेता है। एनिमी पूरी तरह से टेरिफाइड होता है और बिना किसी मेहनत के वो उस एनिमी को एक हाथ से हवा में उठा देता है। उसे जमीन पर फेंकते हुए यामुरी बोलता है कि दूसरा भी डाउन। और अब हीरो बाकी ग्रुप की तरफ देखता है फाइट के लिए रेडी। उनकी डामाडोल सिचुएशन देखकर सारे गुंडे अपना प्लान चेंज करते हैं और गन्स निकाल लेते हैं। यामुरी अपनी स्पीड से हर बुलेट डॉच करता है और कहता है कि वो सबको खत्म करेगा। गुस्से से भरी आंखों के साथ वो कसम खाता है जब तक सच नहीं बोलते तब तक लड़ाई रुकेगी नहीं। दूर कहीं विलेन अकीमासा हंस रहा होता है और अपने टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करता है। फिर वो शिजुरो के पास जाता है और एक खौफनाक हंसी के साथ बोलता है मुझे तो लगा था तुम कोई आम सी औरत हो। फिर वो शिजुरो के पास जाता है और स्कॉफ करता है तुम तो पूरे शहर की ड्रीम वुमन हो। शिजुरो बेड पर जंजीरों से बंधी होती है। विलन पहचान लेता है कि वो काउंसिल मैन की बेटी है शिजुरो सुगा। पर तभी अकीमासा का फोन बजता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो कॉल उठाता है और पूछता है मिशन कंप्लीट हुआ, टारगेट खत्म हुआ क्या। लेकिन दूसरी तरफ से यामुरी की आवाज आती है तुम्हारे गुंज तो दोबारा नहीं उठने वाले। फोन पर जोर जोर से हंसते हुए अकीमासा कहता है हा तुम सच में लोगों को सरप्राइज करना जानते हो। फिर अकीमासा शिजुरो को पकड़कर रिवील करता है कि मेरे पास काउंसिल मैन की बेटी हॉस्टेज के रूप में है। ये सुनकर यामुरी का चेहरा गुस्से से भर जाता है, उसकी आंखों में चमक उठती है। वो धाड़ कर कहता है कि उसे छोड़ दो और बेकार के लोगों को इन्वॉल्व मत करना। विलन अकीमासा सिर्फ हंसकर कहता है हीरो तो काफी फन और बोल्ड किड है। फिर वो उसे 40 मिनट्स की डेडलाइन देता है और बोलता है लोकेशन तुमको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी और फिर कॉल कट कर देता है। यामुरी खामोशी से फोन पकड़कर खड़ा रहता है। अगले ही सेकंड गुस्से में डिवाइस को तोड़ देता है और कसम खाता है हाशिमोटो अकीमासा को अब भी ढूंढ के ही रहेगा। उधर अकीमासा डिसाइड करता है कि वो हीरो को प्रोवोक करने के लिए एक वीडियो शूट करेगा। वो शिजुरो के पास जाता है और उसके मुंह पे लगी हुई पट्टी निकाल देता है। शिजुरो पैनिक में रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। तभी उसे बाहर से नॉक नॉक करने की आवाज आती है। अकीमासा इरिटेट होकर मुड़ता है और बोलता है क्या है, मैं अभी बिजी हूँ। दो गुंडे अंदर आके उसे बताते कि वेयरहाउस की फाइल अलार्म बज गई है। ये सुनते ही अकीमासा चीखता है मैंने अलार्म डीएक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया था तुम्हें, तुम लोग किसी काम के नहीं, मैं खुद जाकर चेकआउट करता हूँ, तुम तब तक इस लड़की पे नजर रखो। थोड़ी देर में उसके गार्ड्स पूछते हैं कौन है वहाँ और क्या कर रहे हो। फिर अचानक दरवाजा जोर से टूटकर खुलता है और एक एनिमी हवा में उड़ता हुआ बाहर गिरता है। दरवाजा खुला हुआ होता है, एक गार्ड जमीन पर पड़ा होता है और पूरा रूम तबाह होता है। शिजुरो धीरे से यामुरी का नाम बोलती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। फिर सीन शिफ्ट होकर 1 घंटे पीछे फ्लैशबैक करती है। फाके अपने मोटरसाइकिल पर डिलीवरी को लेकर कंप्लेन करता हुआ दिखता है। हाथ में लेटर लेकर वो एड्रेस कंफर्म करता है और कहता है कि हाँ जगह बिल्कुल सही है ये। फिर वो मेंशन की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या यही प्रोटैगनिस्ट यामुरी का घर है।
पर तभी अचानक उसे एक आवाज आती है जो कम्युनिकेटर पर वार्न करती है कि यामुरी फाइनली घर लौट आया है। उसी वक्त वो आदमी कंफर्म करता है कि 6 एसेसिन्स उस लड़के का काम तमाम कर देंगे। साथ ही ये भी बताया जाता है कि उन्होंने एक औरत को भी पकड़ लिया और उसे साथ में ले जा रहे हैं। फाकी तुरंत समझ आता है कि अकीमासा ने असासिन्स भेजे हैं और एक यंग वुमन को किडनैप कर लिया है। सिचुएशन देखकर थक की कार हॉस्टेज को लेकर तेजी से निकल जाती है। फिर फाकी भी अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और डिसाइड करता है कि उन लोगों का पीछा करेगा ताकि लोकेशन पता चल सके। फिर वो स्ट्रीट पर फुल स्पीड में किडनैपर की गाड़ी का पीछा करता है। वो गाड़ी एक बड़े से मेंशन पे जाकर पहुंचती है, तभी उसका फोन बजता है और वो कॉल उठा लेता है। फोन पर फाकी रिपोर्ट करता है कि उसने गुन्स को ट्रैक कर लिया है और अकीमासा ने यंग वुमन को किडनैप कर लिया है। यामुरी पूछता है क्या एड्रेस 32 हिरोमी स्ट्रीट है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि उसने एक गुंडे को जमीन पर गिरने से पहले सब कुछ उगलवा लिया है। यामुरी फाकी से मदद मांगता है कि उसकी फ्रेंड को वहां से निकालने की मदद करे और कहता है कि हाशिमोटो को वो खुद ही संभाल लेगा। गुस्से भरी आंखों के साथ प्रोटैगनिस्ट वार्न करता है कि वो विलन को सीधा अंडरवर्ल्ड तक घसीट लेगा। मीनवाइल अकीमासा के मेंशन में विलेंस हॉलवे में अपने गूंस पर चिल्लाता है। वो गुस्से से पूछता है कि वेयरहाउस का अलार्म अभी तक एक्टिवेट क्यों है और क्या होगा अगर कॉप्स वहां पे आ जाए तो। छुपकर फाकी सीन को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि अकीमासा खुद अलार्म चेक करने जा रहा है। वहां खड़े गूंस कंप्लेन करते कि उनका काम बहुत ही टफ हो चुका है और वो हॉस्टेजेस को छू तक नहीं सकते। तभी उनमें से एक सस्पिशियस आवाज सुनता है और पूछता है कौन है वहां। अगले ही सेकंड फाकी पर्पल ऑरा के साथ वहां अपीयर होता है और गूंस पूछते हैं वो यहाँ क्या कर रहा है। एक कोल्ड लुक के साथ फाकी अपोलॉजी देता है और कहता है थोड़ी देर और रुक जाओ, समझ आ जाएगा। फिर वो आगे जंप करता है और मेंशन के एक गार्ड पर डिवास्टेटिंग पंच मारता है। पहला एनिमी गिरते ही वो सेकंड गुन को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान वो शिजुरो को ढूंढ लेता है और कहता है अब हीरो मुझ पर एक बड़ा फेवर ओ करता है। टाइम वेस्ट किए बिना वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इस तरह फाकी हॉल में भागते हुए एस्केप करता है बाकी लोगों को नोटिस करने से पहले। वो डोर के पास पहुंचकर कहता है कि कार गार्डन में है और वो लोग वापस नहीं आएंगे जल्दी। लेकिन तभी अचानक एक रोशनी की बीम उसके पैर को चीर जाती है और एस्केप के दौरान उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। अटैक के कारण फाकी जमीन पर जोर से गिरता है शिजुरो को इम्पैक्ट से बचाते हुए। वो जमीन पर पड़ा होता है पूरा बीटन अप और गोली लगने से खून बह रहा होता है। अकीमासा गन के साथ अपीयर होता है और अपना एम का घमंड करता है जबकि उसके गूंस उसकी तारीफ करते हैं। जमीन पर पड़े हुए फाकी सोचता है ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। विलन अकीमासा उसे देखकर स्कॉफ करता है और कहता है मुझे सरप्राइज है तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत दिखाई। जबरदस्ती की स्माइल के साथ फाकी उठता है और अकीमासा को ग्रीट करता है काफी टाइम हो गया मिले हुए। अकीमासा हंसकर कहता है आज का दिन तो वंडरफुल है क्योंकि सब पनिशमेंट के लिए आ गए हैं उसके पास। फिर एक सैडिस्टिक लुक के साथ विलेन एक्साइटेड हो जाता है और आने वाले फन का इंतजार करता है। लेकिन फाकी अपनी ऑरा रिलीज करता है और कहता है ब्रैक तब करना जब मुझे हरा सको। दूर कहीं प्रोटैगनिस्ट फाइनली रेस्क्यू के लिए मेंशन के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। गार्ड उसे देखते ही एक सस्पिशियसली पूछता है कौन हो तुम। यामुरी रेड ऑरा के साथ और पूरी तरह से थ्रेटनिंग लुक में सामने आता है। एक गुन पास आकर पूछता है सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बिना एक सेकंड सोचे यामुरी उसके फेस पर डिवास्टेटिंग पंच मार देता है। उस ब्लो की फोर्स से गुन हवा में उछलकर पीछे गिर जाता है। बाकी गार्ड सीन देखकर शॉक हो जाते हैं लेकिन अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर गुन्स कोऑर्डिनेटेड तरीके से बैटन्स के साथ उस पर चार्ज करते हैं लेकिन यामुरी सब अटैक्स को डॉज करता है और फास्ट और पावरफुल ब्लोज की सीरीज से काउंटर करता है। इसी तरह वो सारे गार्ड्स को आसानी से जमीन पर गिरा देता है। फिर गुस्से भरी आंखों के साथ वो अनाउंस करता है मैं हाशिमोटो को हमेशा के लिए खत्म करने आ चुका हूँ। मेंशन के अंदर ब्लो की फोर्स से फाकी के मुंह से खून निकलता है और वो पूरी तरह से अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। इतने सारे गिरे हुए गूंज को देखकर वो अफसोस करता है कि फाइट में आउट नंबर्ड हो गया है। जख्मी हालत में वो खुद को ब्लेम करता है कि उसने हीरो की बात नहीं मानी और एक लड़की को भी बचाने में फेल हो गया। अकीमासा उसे घूर कर कहता है जैसे ही तू गया मैं सबको उसी जगह भेजूंगा। फिर पागल सी आंखों के साथ वो ऐड करता है मैं पहले तुम सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा। तभी एक तेज फ्लैश होता है और मेंशन के बीच एक एक्सप्लोजन हो जाता है। घबराकर अकीमासा मुड़ता और चिल्लाता है कौन है जिसने अंदर घुसने की हिम्मत की। धुएं के बीच यामुरी का सिलुएट पर्पल ऑरा के साथ दिखाई देता है। एक कोल्ड लुक के साथ वो अनाउंस करता है मैं ही हूँ जो तुझे अंडरवर्ल्ड भेजने आया हूँ। फाकी उसे देखते ही घूर कर कहता है तू काफी लेट हो गया है यहाँ पहुंचने में। यामुरी उसे हाथ में एक हीलिंग तलिस्मान देता है और कहता है कि इसे यूज कर ले।
फाकी उस पावर को पहचान जाता है और समझ जाता है कि ये बिल्कुल पहले जैसा ही काम करेगा। गुस्से से भरा अकीमासा गन पॉइंट करता है और अपने आदमियों को चिल्लाकर कहता है कि उसे खत्म कर दो। जवाब में सारे गुंज पूरी ताकत से हीरो की तरफ फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन यामुरी सारे गोलियों को डॉज करता हुआ कहता है कि कोल्ड स्टेप के मास्टर पर यह सब काम नहीं करता। अपनी स्पीड का यूज करके वो शॉट से बचते हुए एक गून को किक मार देता है। ये देखकर अकीमासा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सोचता है ये कौन सा पागल स्पीड है। यामुरी आगे बढ़ता रहता है और जो भी उसके रास्ते में आता है सबको गिरा देता है। जब उसके सारे आदमी जमीन पर पड़े होते हैं, विलन हीरो को डर से भरी आंखों से देखता है। इस डर में वो घूमकर चिल्लाता है कि उसे किसी सेफ जगह भागना होगा। भागते हुए वो सोचता है ये प्लान का हिस्सा नहीं था उसके, और ये बंदा कोई आम कचरा नहीं है। सिक्योरिटी डोर तक पहुंचकर वो चिल्लाता है कि जल्दी से दरवाजा खोल दो। वो पासवर्ड डालने की कोशिश करता है, लेकिन पैनल बोलता है कोड इनकरेक्ट। उसकी सिचुएशन देखकर विलन गुस्से में चीख पड़ता है क्योंकि वो भाग नहीं पा रहा। पर तभी अचानक पीछे से उसी का एक गूंद पूरी ताकत से मेटल डोर पर दे मारा जाता है। डर के मारे अकीमासा खुद को शांत करने की कोशिश करता है और सोचता है कोई भी मेरे प्रोटेक्टर को चैलेंज नहीं कर सकता। और फिर वो जोर से चिल्लाता है कि जो उसकी जान चाहता है वो महान लॉर्ड ईमा है। यामुरी इसके पीछे से अपीयर होता है और ठंडे स्वर में पूछता है ये लॉर्ड ईमा है कौन। फिर एक थ्रेटनिंग लुक के साथ वो वार्न करता है कि अगर डम बनने की कोशिश की तो अनबेरेबल पेन देगा। मजबूर होकर विलन बताता कि ईमा फैमिली शादी के चक्कर में उसे खत्म करना चाहती है। यामुरी मनी मन सोचता है कि इस बॉडी के प्रीवियस ओनर ने तो कभी यामातानी से मुलाकात की ही नहीं। अकीमासा बड़े ही घमंड के साथ कहता है कि सिर्फ ईमा फैमिली ऐसा कर सकती है और उसे छोड़ देने के लिए बोलता है। सिचुएशन समझकर यामुरी रियलाइज करता है कि जो ईमा भी शायद एक कल्टीवेटर होगा। विलन बार्गेन करने लगता है और कहता है कि वो दिखा सकता है कि वो कितना वैल्यूएबल है। यामुरी उसे नफरत भरी नजर से देखता है और पूछता है किस वैल्यू की बात कर रहा है तू। एक कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ अकीमासा पूछता है क्या अब तुम सिचुएशन समझ गए हो। सबर खत्म होते ही यामुरी सीधा उसके चेहरे के बीच एक जबरदस्त पंच मारता है। फिर एक और पावरफुल ब्लो लगता है और विलन को दूर जाकर उड़ा देता है। इम्पैक्ट की वजह से वो विलन एक रूम के अंदर जा गिरता है और धड़ाम से गिर जाता है। अंदर यामुरी को कई औरतें जंजीरों में बंधी हुई और बुरी तरह इंजर्ड दिखती हैं। ये सीन देखकर यामुरी का चेहरा बेकाबू गुस्से से भर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक दर्दनाक मंजर जहां हीरो सब हॉस्टेजेस के सामने खड़ा होता है। एक डार्क लुक के साथ वो कहता है कि ये लड़कियां ही विलन की असली वैल्यू अच्छे से समझा सकती है। टाइम वेस्ट किए बिना वो अपना नाइफ निकालता है और सब यंग वुमन को आजाद करने की तैयारी करता है। फिर एक ही स्ट्राइक में वो जंजीरें काट देता है और सबको उस जगह से फ्री करा देता है। मेटल की आवाज के साथ जंजीरें काटने वाली नाइफ जमीन पर फेंक देता है। फिर एक कोल्ड लुक के साथ हीरो कहता है कि ये लड़कियां विलन के साथ जो चाहे कर सकती हैं। डर के मारे अकीमासा अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है और सारा पैसा देने का वादा भी करता है। उनमें से एक औरत तलवार उठाकर कहती कि उन्हें उसका पैसा नहीं चाहिए। नफरत भरी नजर के साथ वो कहती कि उसे अंडरवर्ल्ड भेजना है उनके लिए काफी होगा। हॉल में यामुरी अपनी पावर से शिजुरू को हील करता है जो काउच पर पड़ी होती है। फिर यामुरी फाकी को वार्न करता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि उसने पुलिस को बुला लिया है। फाकी उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो। शांत लुक के साथ यामुरी जवाब देता है कि लड़की को पुलिस के हवाले करके वो तुरंत वापस आ जाएगा। फिर फाकी पूछता है कि अब जब इंफॉर्मेशन मिल चुकी है तो वो आगे क्या करने वाला है। हीरो कहता है कि वो ईमा फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करेगा चाहे फाइट में आउट नंबर्ड ही क्यों ना हो। अगली सुबह हीरो थोड़ा रिलैक्स करता है लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं होता। वो सोचता है कि हाशिमोटो को हरा दिया लेकिन उसका पार्टनर अभी भी बाहर है और उसे ढूंढना होगा। तभी अचानक छोटा डॉग भौंकता है जैसे दरवाजे पर किसी खतरे की वार्निंग दे रहा हो। यामुरी दरवाजा खोलता है और एक सूट पहने आदमी को देखता है जो उसे लॉर्ड यामुरी कहकर बुलाता है। वो आदमी कहता है कि प्रेसिडेंट शुगा की तरफ से एक डिलीवरी है और मैसेज है कि प्रिपेयर होने को बोला गया है। ये सुनकर यामुरी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है शिजुरू अब क्या प्लान कर रही है। फिर वो पैकेज लेकर दरवाजा बंद कर देता है। पैकेज हाथ में लेकर वो शिजुरू को कॉल करता है और पूछता है कि उसने सूट क्यों भेजा है। दूसरी तरफ से यामुरी कंफर्म करती है कि फाइनली तुम्हें वो सूट मिल गया और बताती है कि ये सूट होशिसु फैमिली की गाला के लिए है। इनविटेशन लेटर देखकर यामुरी पूछता है कि उसे भी इस इवेंट के लिए क्यों बुलाया गया है। यामुरी उसे बताती कि अगर हमें ब्यूटी रिटेंशन पील को सेल करना है तो होशिसु फैमिली के साथ पार्टनरशिप पे जाना पड़ेगा। उनकी सिटी की पूरी फार्मा इंडस्ट्री होशिसु क्लैन के ही रूल में है। वो लास्ट में ये भी ऐड करती कि उसकी एक्स फियांसे भी शायद वहाँ होगी। तब यामुरी को कुछ याद आता है और वो शॉक में एक्स फियांसे के बारे में पूछता है।
घबराए हुए एक्सप्रेशन के साथ उसे समझ आ जाता है कि वो कितनी बुरी सिचुएशन में फंस गया है। फिर शिजुरू कंफर्म करती कि ये पार्टी अमातानी सेत्सु के लिए है, जो पावरफुल अमातानी फैमिली की बेटी है। फिर सीन शिफ्ट होता है अमातानी फैमिली के पार्टी हॉल में। पार्टी में हम दो ऐसे इंपॉर्टेंट आदमियों को देखते हैं जो शहर के बिजनेस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। तैयार होकर खड़ा यामोरी उन्हें देखते हुए सोचता है कि वो भी होशिसु फैमिली के करीब आना चाहते होंगे। शिजुरू से एक्सप्लेन करते कि सिर्फ अमातानी फैमिली से रिलेटेड होने भर से ही सब लोग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। फिर वो ऐड करती है कि पावरफुल अमातानी फैमिली की बेटी बस आने ही वाली है। पार्टी हॉल पूरा भरा हुआ है, शहर के सारे इंपॉर्टेंट लोग मौजूद है, सब ग्रेट हाई रेस का इंतजार कर रहे हैं। और फाइनली हॉल में दो औरतों की एंट्री होती है। कोई चिल्ला कर बोलता है कि ये तो होशिसु मैट्रियार्क है और उसके पीछे अमातानी सेत्सु लेडी। जैसे ही वो यंग वुमन एंट्री लेती है, यामोरी को एक अजीब सी एनर्जी फील होती है और वो सोचता है क्या ये प्रीवियस ओनर की एक्सपीरियंस हो सकती है। फिर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो उस न्यूकमर को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। ये होती है अमातानी सेत्सु, यंग मिस ऑफ अमातानी क्लैन। उसके बिल्कुल पास खड़ी होशिसु नाना, हेड ऑफ द होशिसु क्लैन। अमातानी सेत्सु को देखकर हीरो तुरंत समझ जाता है कि ये भी एक कल्टीवेटर है। अमातानी सेत्सु के बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग ब्लू ऑरा निकल रही होती है और वो उसे बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश भी नहीं करती। यामोरी सोचता है कि शायद ये ईमा को जानती होगी और डिसाइड करता है कि बाद में इसे पूछेगा। फिर एक स्माइल के साथ शिजुरू आगे बढ़कर नाना को ग्रीट करती है। होशिसु नाना उसे तुरंत पहचान लेती है और उसके मदर की हेल्थ के बारे में पूछती है। शिजुरू उनके कंसर्न के लिए उसे थैंक्स बोलती है और बताती कि उसकी मदर धीरे धीरे रिकवर हो रही है। फिर शिजुरू अपनी आंट को गिफ्ट के तौर पर वो नए जोयान पिल्स देती है। नाना पिल्स देखकर हैरान रह जाती है और बोलती है, अच्छा तो यही है रूमर ब्यूटी रिटेंशन पिल्स। पिल्स का नाम सुनते ही पूरे हॉल में एक्साइटमेंट फैल जाती है। सब लोग उस आइटम को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। बॉक्स में जोयान पिल चमक रही होती है और अमातानी सेत्सु उसे देखकर थोड़ी कंफ्यूज होती है। फिर नाना पिल को गौर से देखती है और उसकी क्वालिटी की तारीफ करती है। वो कहती है इसका क्रिएटर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल वाला लगता है। फिर नाना शिजुरू से पूछती है कि ये पिल्स किसने बनाई है, क्योंकि उन पर कोई अल्केमी सील नहीं है। शिजुरू कामली बोलती है ये पिल्स मेरे पार्टनर ने बनाई है। और तभी हमारा हीरो यामोरी आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देता है। सेत्सु और नाना दोनों यामोरी का नाम सुनते ही शॉक हो जाते हैं। नाना तुरंत उसे पहचान लेती है और बोलती कि कैसे वो बचपन में उसे खिलाती थी और वो उसकी स्किल की तारीफ भी करती है। उधर सेत्सु यामोरी का नाम सुनते ही थोड़ी इरिटेट दिखाई देती है। साथ ही वो यामोरी फैमिली को ताना मारती है कि उनके पास कभी कोई टैलेंट ही नहीं था। वो आगे ऐड करती है एक ग्रेट क्लैन के लिए ऐसे स्किल्स होना वर्थलेस है, पर जो मैटर करता है वो है कल्टीवेशन बेस होना। वो आगे और बोलती है अगर ये सब ना होता तो ये लड़का कब का अमातानी फैमिली में एक्सेप्ट हो चुका होता। उसकी ये बातें सुनकर यामोरी समझ जाता है कि नोबल फैमिलीज कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करती है, लेकिन उसको पता है कि उनकी टेक्निक काफी प्रिमिटिव है उसके मुकाबले। अमातानी सेत्सु फिर बोलती कि सिर्फ अपने लो स्टेटस की वजह से उसकी ये स्किल कोई वैल्यू नहीं रखती। सिचुएशन को देखते हुए नाना पूछती है तुम्हें पिल्स रिफाइन करना किस मास्टर ने सिखाया। ये सवाल सुनकर यामोरी थोड़ा रुक सा जाता है। उसे अपनी प्रीवियस लाइफ याद आती है जब वो एक महान कल्टीवेटर था, जब उसके पास बेपनाह पावर थी। फिर कैजुअली बोलता है कि बस हॉबी है, मेरा कोई मास्टर नहीं, और जल्दी से टॉपिक चेंज कर देता है। तभी अचानक एक व्हाइट हेड मैन पार्टी में एंटर करता है और नाना को बर्थडे विश करता है। उसकी एंट्री से पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है। लोग उसे क्यूरियोसिटी से देखने लगते हैं। कुछ गेस्ट उसे पहचान लेते हैं, ये तो पावरफुल ईमा फैमिली का हेड है। नाना फिर हीरो की तरफ देखकर कहती है ये जो ईमा है, ईमा फैमिली का हेड। नाम सुनते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट का दिल जोर से धड़क जाता है। वो शॉक में होता है, ये आदमी यहाँ पार्टी में क्या कर रहा है। एक खुशनुमा टोन के साथ जो बोलता है कि आंट नाना का बर्थडे था तो मुझे आना ही था। फिर एक मॉकिंग टोन के साथ पूछता है तुम्हारे साथ खड़ी ये यंग लड़की कौन है। नाना तुरंत शिजुरू का इंट्रोडक्शन देती है, ये शिजुरू है, पावरफुल सुगा फैमिली की हायरेस। जो ईमा और शिजुरू एक दूसरे को देखकर हल्की से स्मार्क देते हैं और हवा में टेंशन काफी हैवी हो जाता है। फिर जो ईमा अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं जो ईमा, और अपना हाथ आगे बढ़ाता है शिजुरू से हैंडशेक करने के लिए। एक हैंडशेक के बाद यामोरी बोलता है कि उसने जो ईमा के बारे में काफी रूमर्स सुने हैं। जो ईमा जानबूझ के डम बन जाता है और मॉकिंग टोन में पूछता है कि भाई तू है कौन। तभी यामोरी मन ही मन सोचता है कि क्या ये प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे नहीं जानता। चलो मैं भी देख लेता हूँ कितना प्लान है इसका डम बने रहने का। इस पर हमारा यामोरी अपना इंट्रो देता है और पार्टी के बीच में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर देता है। वो सोचता है कि नॉर्मल कल्टीवेटर्स अपनी पावर्स छुपा के रखते हैं, लेकिन आज वो जबरदस्ती अपनी पावर्स बाहर निकालेगा।
फिर यामोरी की एनर्जी सीधा जोईमा के बॉडी में फ्लो करती है और उसके पावर मेरिडियंस रिवील हो जाते हैं। शॉक में आकर जोईमा तुरंत अपने हाथ खींच लेता है और वाइड आइज के साथ हमारे हीरो को घूरने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में वो खुद को संभाल लेता है और बोलता है कि आखिरकार आपसे मिलना मेरे लिए बड़ा ऑनर है। उसके बाद जोईमा अमातानी सेत्सु की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वो आजकल कैसी चल रही है। यामोरी उसके पीछे से सब कुछ ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि कुछ तो काफी अजीब चल रहा है। उसे उस बंदे की पावर्स बिल्कुल फील ही नहीं हो रही और वो सोचता है कि क्या यह बंदा कल्टीवेटर है भी या नहीं। यामोरी जोईमा को देखते देखते मन ही मन सोचता है कि उसका नाम सुन के भी ये लड़का जरा भी नहीं डरा। फिर सीन चेंज हो जाता है और सब गेस्ट ग्रैंड पार्टी हॉल में डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। लोग बैंक्वेट का मजा ले रहे होते हैं और वाइन ग्लासेस के साथ चीयरफुली टोस्ट करते हैं। तभी एक होस्ट अनाउंस करता है कि खाने के बाद डांस पार्टी शुरू होगी और सभी को मेन हॉल में गैदर होने को बोलता है। और तुरंत ही काफी कपल्स उठ के मेन हॉल के बीच में डांस करना शुरू कर देते हैं। यामोरी अपना सूट एडजस्ट करता है और सोचता है कि ईमा कल्टीवेटर ही नहीं है और उसे बेवकूफ बनाया गया है। वो आगे सोचता है कि इतनी बड़ी झूठी कहानी के पीछे आखिरकार मकसद क्या हो सकता है उनका। वही शिजुरू दूर से ग्लास हाथ में पकड़े हुआ उसे देख रही होती है, लेकिन तभी एक रैंडम बंदा उसके पास आता है और डांस के लिए पूछता है। लेकिन यामोरी तुरंत ही मना कर देती है और बोलती कि वो किसी और को ढूंढ ले। तभी तीसरा बंदा आके उस लड़के को डांटता है, क्या तू पागल है, वो शिजुरू है। सुगा क्लैन की यंग मिस कभी भी तेरे जैसे नोबडी के साथ डांस नहीं करेगी। वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, लगता है वो सबको रिजेक्ट कर रही है, यहाँ तक कि कैटेगरी फैमिली के यंग मास्टर को भी रिजेक्ट कर चुकी है। वो दोनों बंदे गॉसिप करते कि ऐसे कम ही मर्द है जो उसका अटेंशन पकड़ सके। पर अचानक ही उनमें से एक शॉक हो जाता है और कुछ पॉइंट आउट करता है। अमातानी सेत्सु भी पलट के उस अनएक्सपेक्टेड सीन को देख के हैरान हो जाती है। तभी एक आवाज हमारे हीरो को यामोरी कह के बुलाती है और वो मुस्कुराते हुए पलट जाता है। एक एलिगेंट जेस्चर के साथ शिजुरू अपना हाथ बढ़ाती है यामोरी की तरफ। फिर वो यामोरी को डांस के लिए इनवाइट करता है और हमारा लड़का क्लियरली इंटरेस्टेड लगता है। गॉसिप करने वालों के तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतनी हिम्मत कैसे हुई। बाहर जोईमा और उसका बॉडीगार्ड निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके गूंज आके उसे लॉर्ड जो कह के बुलाते हैं, जैसे उसकी लग्जरी कार आ जाती है। फिर एक इशारे पर एक गुण लिमोजिन का दरवाजा खोलता है जो ईमा फैमिली के हायर के लिए। गाड़ी में बैठने से पहले जो अपने आदमियों को कहता है कि दूर ही रहो और किसी को पास ना आने दो। फिर उसके सारे बॉडीगार्ड उसकी बात सुन लेते हैं और गाड़ी से दूर जाने लगते हैं। दूर से दो बंदे सब देख के सोचते कि वो बॉडीगार्ड के साथ अकेले क्या करने जा रहा है। उनमें से एक बताता है कि उसके चुने हुए हर बॉडीगार्ड का बिहेवियर बाद में काफी अजीब हो जाता है। अचानक गाड़ी के अंदर जोईमा के मुंह पर जोर से थप्पड़ पड़ता है। एक मिस्टीरियस फिगर उसे डांटता है कि सेत्सु के सामने किसी और औरत का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसी हुई उसकी। सूजे हुए चेहरे के साथ जोईमा घबरा के माफी मांगता है, लेकिन असली बॉस उसे ठंडी नजर से घूरता है और बोलता है, मैंने तुम्हें अब तक जिंदा सिर्फ इसलिए रखा है कि तुम मेरे काम आ सको, पर अगर तुम ये सिंपल सा टास्क भी हैंडल नहीं कर सकते तो वो कसम खाता है कि इसका एंड कभी शांत नहीं होगा तुम्हारे लिए। और हमें दिखाया जाता है एक असली जोईमा। बाहर असली जोईमा फिर से पार्टी वेन्यू पहुंचता है और अपनी लग्जरियस लिमोजिन से उतरता है। उसके लोग उसे लॉर्ड जो कह के सैल्यूट करते हैं और फुल रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करते हैं। फिर जोईमा दो गुंज को ऑर्डर देता है कि मेरे साथ अंदर चलो। तभी उनमें से एक बंदा नोटिस करता है कि रूमर सही थे और कार से सिर्फ एक ही आदमी निकला। वो सोचता है कि अंदर क्या हुआ होगा और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो बंधा हुआ है चेहरा नीला पड़ा हुआ है और आंखों में आंसू है। वही पार्टी हॉल के अंदर म्यूजिक चल रहा होता है और मेहमान मजे में होते हैं। फिर असली जोईमा सेत्सु को फिर से ग्रीट करता है और कहता है कि किसी अनएक्सपेक्टेड काम की वजह से उसे निकलना पड़ा। पर अमातानी सेत्सु उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती क्योंकि उसकी नजर तो किसी और पे टिकी थी। तभी अचानक सबकी नजर डांस फ्लोर पे चली जाती है। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं जहाँ शिजुरू को हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ डांस करते देखते हैं। हल्की सी ब्लश के साथ शिजुरू क्लियरली उसके साथ मूवमेंट एंजॉय कर रही होती है। यामोरी भी मुस्कुराते हुए उसे डांस फ्लोर पर गाइड करता है। तभी म्यूजिक चेंज होता है और ग्रैंड पियानो पर एक नई मेलोडी बजने लगती है और इस नए मेलोडी में दोनों परफेक्ट स्टेप्स के साथ सबके बीच में डांस कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी शर्माई हुई शिजुरी उसकी तारीफ करती है और बोलती कि वो काफी अच्छा डांसर है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस थोड़ा ऑकवर्ड सा स्माइल देता है और कुछ नहीं। तभी उसे याद आता है यामोरी का कहना कि पिल्स बेचने के लिए उसे पार्टी में फिट इन होना होगा। फिर वो मन ही मन सोचता है कि प्रीवियस ओनर ने डांस सीखी हुई थी और कल्टीवेटर बॉडी का बैलेंस तो परफेक्ट ही होता है। दूर से नाना पूछती कि क्या सेत्सु को भी उसके स्किल्स के बारे में पता था, लेकिन अमातानी सेत्सु उसे बस एक कॉमनर कह के टाल देती है।
पर नाना उसे टीज करती है और बोलती कि फिर भी वो सब कुछ काफी ध्यान से देख रही थी। तभी जोहिमा पास आता और कमेंट करता कि हमारे प्रोटैगनिस्ट में डांस का भी काफी टैलेंट है। नाना तुरंत उससे पूछती कि क्या उसे सच में हमारे हीरो के बारे में कुछ पता नहीं, पर बंदा तुरंत कंफर्म करता है कि ये पहली बार मिलना हो रहा है उसका। फिर नाना सोचती कि इतनी पावर होने के बावजूद भी ईमा एक एक्सपर्ट लड़के के बारे में इन्वेस्टिगेट तक नहीं कर पाए। जो ईमा उस सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता और बोलता कि यहाँ हंगामा नहीं कर सकते वो लोग। नाना कहती कि तरीके मैटर नहीं करते क्योंकि इस लड़के का अल्केमी एप्टीट्यूड काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो ऐड करते हुए कहती कि वो इस पोटेंशियल को फ्यूचर से कनेक्ट करना चाहती है, जबकि हमारा हीरो शांति से अपनी वाइन पी रहा होता है। फिर एक डिटरमिन्ड लुक के साथ वो औरत बोलती कि वो उसे अब फ्री नहीं छोड़ सकती। जो ये माँ तुरंत समझ जाता है कि वो औरत उसे थ्रेटन कर रही है और सोचता है कि अब तक तो उसे हटा देना चाहिए था। फिर वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखता है और उसे नफरत से ट्रैश कह देता है। दो गेस्ट गॉसिप करते, एक कहता है कि शिजुरू के साथ जो लड़का है वो यामुरी फैमिली से है, दूसरा याद करता है कि वो तो अमातानी सेत्सु का एक्स था और सोचता है कि क्या वो सेत्सु की वजह से आया है। वो लोग बोलते कि जब वो एक्सपर्ट हो चुका है उसके पास बस एक ही रास्ता है, लड़की को वापस जीतना। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ सेत्सु का फायदा उठाना चाहता है और फिर से नोबल बनना चाहता है। तभी नाना सेत्सु को बोलती है तुम जा रही हो, थोड़ा एंजॉय नहीं कर सकती और पार्टी को। यूकी बोलती कि वो थक गई है और पार्टी जल्दी छोड़ रही है। फिर नाना एक सास के साथ उसके बिहेवियर पर अफसोस करती है और उसे जाते हुए देखती रहती है। तभी अमातानी सेत्सु पलटकर हमारे हीरो को नाम से बुलाती है और वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। एक एनॉयड लुक के साथ वो कहती कि उसे पता है कि वो क्या सोच रहा है और उसे रुकने को बोलती है। वो आगे उस पर इल्जाम लगाती कि वो उसके पास सिर्फ अपनी फैमिली का पुराना नाम वापस लेने के लिए आया है। पर हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में बस कंफ्यूजन होती है और वो सोचता है ये सब क्या बोल रही है। अमातानी सेत्सु आगे कहती कि पिल्स रिफाइन करने से वो रिच नहीं बनेगा, लेकिन उसके खर्चे निकल जाएंगे। पर बिना कोई रिएक्शन दिए हमारे हीरो बस ग्लास उठाता और शांति से अपनी वाइन पी लेता है। फिर वो उसे एडवाइस देती है कि खुद पर फोकस करे और पार्टी हॉल छोड़कर चली जाती है। पर एक स्मॉक के साथ यामुरी सोचता है कि खुद पर फोकस किसके लिए बोल रही है वो। अमातानी सेत्सु तुरंत रुक जाती है और कंफ्यूज लुक के साथ पलट के उसे देखती है। उसे समझ ही नहीं आता बंदा क्या पूछ रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि उसकी एनर्जी इंटेंशनल नहीं है क्योंकि वो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। ये सुनते अमातानी सेत्सु शॉक हो जाती है, उसकी ऑरा ग्लो करने लग जाती है और वो पूछती है उसे ये सब कैसे पता। यामुरी उसे वार्न करता है कि अगर वो जबरदस्ती अपनी कल्टीवेशन करेगी तो उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी जो ऑलरेडी लिमिट पर है। पार्टी हॉल में दोनों अकेले रह जाते हैं और सेत्सु की डेलिकेट कंडीशन पर बात करते हैं। मुस्कुराते हुए यामुरी कहता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, पर सेत्सु सोचती कि एक कॉमनर ये कैसे जान सकता है। वो डाउट करती है और पूछती कि क्या वो सच में एक्सपेक्ट करता है कि वो उसकी बात मान लेगी। हमारा हीरो सीधा उसकी आंखों में देखता है और बोलता है कि अगर वो बिलीव नहीं करेगी तो लॉस उसका ही होगा। फिर एक सीरियस लुक के साथ सेत्सु रियलाइज करती कि उसके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम खत्म होता जा रहा है। तभी यामुरी एक बिजनेस डील प्रपोज करता है और कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए। वो रिवील करता है कि वो चाहता है कि वो ईमा फैमिली के हायर को कुछ डिलीवर करे। दूर से जो ईमा और नाना पार्टी हॉल के बीच दोनों को धीरे धीरे बात करते हुए देखते हैं। गुस्से से भरा जो ईमा नफरत भरी आवाज में हमारे हीरो का नाम विस्पर करता है। फिर सीन चेंज होता है और हम मैंशन के बाहर का व्यू देखते हैं जहाँ पार्टी चल रही होती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट और शिजुरू साथ में हॉल छोड़ते हैं और गार्डन में वॉक करते हैं। पर तभी अचानक एक आवाज दोनों को बुलाती है और यामुरी पलट के देखता है कौन। पीछे से नाना सामने आती है और वो बोलती है कि वो जोएन पिल में इंटरेस्टेड है और उससे बात करने के लिए बुलाती है। और इस तरह तीनों तारे भरी रात के नीचे मैंशन के गार्डन में चलने लगते हैं। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलते है कि नाना को सिर्फ पिल्स ही नहीं उससे ज्यादा कुछ चाहिए। नाना भी उसे कहती है कि उसे आंटी बुलाओ, पर एक सीरियस लुक के साथ वो याद दिलाता है कि वो अब यामुरी फैमिली का हिस्सा नहीं रहा। नाना कहती कि वो और सेत्सु काफी सिमिलर है और बंदा हैरान हो जाता है। वो एक्सप्लेन करती कि उसके पेरेंट्स के मरने के बाद सेत्सु अपने अंकल के कंट्रोल में आ गई जो उसके सारे डिसीजंस लेता था। इसी के चलते सेत्सु एक लेजेंडरी कल्टीवेटर बन गई, लेकिन अपनी फैमिली से कभी फ्री नहीं हो पाई। ये सुन के शिजुरू कंफ्यूज हो जाती है और पूछती कि कल्टीवेटर क्या होता है और ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है। तभी हमारा हीरो एक्सप्लेन करता है कि कल्टीवेशन का थर्ड स्टेज होता है और डिफरेंस बहुत ही बड़ा होता है। और इसी वजह से सेत्सु ने पावर पाने के लिए एक इम्पॉसिबल मेथड यूज किया, अपनी लाइफ को स्ट्रेंथ के बदले ट्रेड कर दिया। फिर यामुरी नाना से पूछता है कि उसे ये सब क्यों बता रही है। नाना उसे कहती है कि क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है। वो बताती कि बिल्कुल शिजुरी की माँ की तरह जो भी किया जाए उस पर कोई असर ही नहीं होता।
फिर एक बुलंद आवाज के साथ वो प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए बोलती कि उसे उस फेट से बचाना चाहती है। फिर नाना यामोरी को बोलती कि उसकी स्किल सुपीरियर है और शायद अभी भी उम्मीद हो सकती है। शिजुरू शॉक हो जाती कि नाना डॉक्टर से ज्यादा उस पर भरोसा कर रही है और उसे तलिस्मान याद आ जाता है। शिजुरू और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और सोचती कि क्या ये लेजेंडरी कल्टीवेटर वाली बात सच में रियल है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट मन ही मन सोचता है कि इस दुनिया के कल्टीवेशन मेथड्स बहुत ही प्रिमिटिव है। वो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि नाना असल में उस जोयान पिल में भी इंटरेस्टेड है जो वो खुद बेच रहा है। नाना फिर एक डील प्रपोज करती है और शिजुरू प्रॉफिट्स के बारे में सोचकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। इस पर नाना उसे डांट देती है और कहती कि वो सिर्फ पैसे के बारे में ही क्यों सोच रही है। वो आगे बताती कि जबकि उसका असली गोल सेत्सु की मदद करना है। एक उदास लुक के साथ वो एक्सप्लेन करती कि सेत्सु एक बहुत ही काइंड और डेलिकेट लड़की है। फिर वो रिवील करती कि जब एंगेजमेंट तोड़ी गई थी तब सेत्सु ने भी एक बार रिबेलियन की थी। हमारा हीरो चुपचाप सब सुनता रहता है और अपनी फॉर्मल फियांसे के बारे में मिली नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। पर अचानक ही पीछे से जोइमा गार्डन में आ जाता है और अपनी आंट को बुलाता है जो उनके साथ खड़ी होती है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि जाने से पहले ग्रैंड पार्टी को प्रॉपर गुड बाय कहना चाहता था। फिर उसकी नजर हमारे हीरो और शिजुरू पर पड़ती है और वो दोनों को ध्यान से देखता है। फिर वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को आज जो भी हुआ उसके लिए थैंक यू बोलता है। इतना कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है कि अगर दोबारा मिल पाए तो उसे खुशी होगी। यामोरी भी मुस्कुराते हुए एग्री करता है और कहता है कि मिलने का फीलिंग म्यूचुअल है। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और उनके बीच एक अजीब सी एनर्जी स्पार्क होती है। एक सीरियस लुक के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट फील करता है कि इस बंदे में कुछ बहुत ही स्ट्रेंज है। उसी वक्त जो इमा के बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और यामोरी उसकी पावर फील करता है। उसके बाद जो इमा और उसके गुंज पार्टी से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी एक गार्ड आता है और कहता है कि लॉर्ड जो के लिए सेत्सु का एक गिफ्ट है। कार के अंदर बैठे हुए वो ब्लू बॉक्स लेता है और हैरानी से पूछता है कि क्या ये गिफ्ट सच में सेत्सु की तरफ से है। बॉक्स खोलते ही उसे एक ओरागामी बटरफ्लाई मिलती है और वो समझ नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है। फिर एनॉयड होकर वो बॉक्स फेक जो को देता है और बोलता है कि बिना परमिशन के इसे खोलना नहीं। तभी असली बॉस अपना प्रेजेंस रिवील करता है और कंप्लेन करता है कि हाशिमोतो की वजह से उसे वहां से जाना पड़ा। फिर उसकी उंगली में चमकती रिंग के साथ वो नाना होशिसु और हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में सोचता है। एक विकेट स्माइल और ब्लू ऑरा के साथ वो कसम खाता है कि उन दोनों को पता चल जाएगा आगे क्या आने वाला है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती है और वो प्लान करता है कि यामोरी की शक्ल यूज करके वो उन दोनों को एक साथ खत्म करेगा। फिर हम देखते हैं कि असली जो अपने लुक अलाइक के साथ खड़ा है जो बिना कोई सवाल पूछे उसके ऑर्डर मानता है। फेक जो वो बॉक्स पकड़े रहता है और ओरागामी बटरफ्लाई हरा ग्लू करने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हम शहर के बीच एक बड़ी बिल्डिंग देखते हैं तारे भरी रात के नीचे। बिल्डिंग के टॉप पर हमारा हीरो शहर को देखते हुए रिसेंट इवेंट्स पर सोच रहा होता है। उसके हाथ में वही इंटेंसली ग्लोइंग ओरागामी बटरफ्लाई होती है। एक स्मॉक के साथ उसे याद आता है कि जब उसने जो इमा से कहा था कि वो दोनों जल्दी मिलेंगे। फिर वो बटरफ्लाई शहर के ऊपर उड़ने लगती है टारगेट ढूंढने के लिए गाइड बनती हुई। फिर तलिस्मान अचानक रुक जाता है, इशारा देता है कि एनिमी इसी बिल्डिंग के अंदर है। तब यामोरी को पता चलता है कि ये बिल्डिंग ईमा फैमिली की है और वो इन्फिल्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए हमारा प्रोटैगनिस्ट रूफटॉप से नीचे जंप लगा देता है। एक डिटरमिन्ड लुक के साथ वो चिल्लाता है कि असली मजा अब शुरू होने वाला है। मीनवाइल नाना होशिसु अपने रॉयल प्लांट्स को एडमायर कर रही होती है जो हर 3 साल में फल देते हैं। वो प्लान करती है कि इन वैल्यूएबल चीजों को 3 महीने बाद होने वाली कल्टीवेटर टूर्नामेंट में ट्रेड करेगी। पर तभी अचानक उसे एक अजीब सी प्रेजेंट फील होती है और वो पूछती है कि कौन आ रहा है। एक शैडोई फिगर उसके सेंसेस की तारीफ करता है, चाहे वो इंजर्ड हो और उसकी कल्टीवेशन वीक हो। फिर एक बाल्ड मॉन्ग रेड ऑरा के साथ सामने आता है और बोलता है कि वो अभी भी शार्प है। शॉक में नाना समझ जाती कि इंट्रूडर्स भी पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। वो उनसे पूछती कि वो कौन है और क्या चाहते हैं, साथ ही एस्केप का रास्ता सोचती रहती है। मॉन्क हंसकर पूछता है कि क्या होशिसु फैमिली की हेड भागने का प्लान बना रही है। फिर मोटा मॉन्क बोलता है कि शेर खरगोश का शिकार करते वक्त भी अपनी पूरी ताकत लगाता है और इसीलिए हम बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेंगे भले ही तुम वीक हो। इस पर नाना नोटिस करती है कि दोनों गार्डन में उसके साथ बहुत ही कॉशियस बिहेव कर रहे हैं। फिर एक स्मॉक के साथ वो पूछती कि उनका असली ऑब्जेक्टिव क्या है। मोटा मॉन्क कहता है कि वो उनके साथ चले और कोई बेवकूफी ना करे। बाल्ट मॉन्क सजेस्ट करता है कि सीधा उसके हाथ पैर तोड़ देना ज्यादा आसान होगा। पर तभी नाना एक अजीब से प्लान को छूती है और उनको पूछती कि उनको क्या लगता है वो कहाँ खड़े हैं। फिर वो प्लान की मदद से गैस रिलीज करती है और बोलती कि वो उनका प्रॉपर एंटरटेनमेंट करेगी। बाल्ट मॉन्क स्मोक देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये सब क्या है।
दूसरा मॉन्क अपना मुंह कवर करता है और रियलाइज करता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन है। नाना एक्सप्लेन करती कि घास की एक ब्लेड मुंह में रखने से पॉइजन उस पर इफेक्ट नहीं करता और ये उसे टाइम देगा। इसलिए वो डिसाइड करती है उसे भागना होगा क्योंकि दो अपोनेंट्स के अगेंस्ट उसका कोई चांस ही नहीं है। पर अचानक उसके सामने रेड आंखें चमकने लगती है थ्रेटनिंग ऑरा के साथ। सिचुएशन देखकर नाना शॉक हो जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। फिर एक शैडोई फिगर सामने आता है और वो सोचती कि क्या ये आर्ट ऑफ शैडोज है। इसी से वो समझ जाती कि उसके सामने जो बंदा है वो हिडन शैडो सेक्ट से है। शैडोई फिगर कंफर्म करता है कि वो हिडन शैडो सेक्ट से ही है और उन्होंने ही 100 हर्ब सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सिचुएशन देखकर नाना सोचते कि यह बंदा कौन है क्योंकि उसे लगता है कि उसका वक्त अभी भी नहीं आया है। पर जैसे ही वो मिस्टीरियस इंट्रूडर का चेहरा देखती है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और एक मुस्कान के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और पूछता है कि क्या वो सरप्राइज्ड है। और गाइस ये फेक यामोरी होता है, ये होता है जो ईमा डिस्गाइज में। दूर कहीं एक गार्ड उबासी लेता है और कहता है कि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है और अब फाइनली कुछ खाने जा सकता है। उसका पार्टनर एग्री करता है और सजेस्ट करता है कि ठंड की वजह से कोई गरम स्ट्यू ले लेते हैं। उनमें से एक सोचता है कि लॉर्ड जो क्या खा रहा होगा और कंक्लूड करता है कि जरूर कोई गौरमेट फीस्ट होगी। शैडो क्लाउड स्टेप यूज करके हमारा हीरो बिना नोटिस हुए गार्ड के पास से स्लिप हो जाता है। टलिस्मान हाथ में लिए वो सोचता है कि क्या ये सच में असली जो ईमा का रूम है। ओरिगामी बटरफ्लाई उड़ती है और एक दरवाजे के सामने रुक जाती है, राइट प्लेस इंडिकेट करते हुए। हमारा प्रोटैगनिस्ट तलिस्मान को फॉलो करता है और रूम चेक करने के लिए दरवाजे के पास आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करता है कि वो अंदर नहीं है और सोचता है कि वो कहाँ गया होगा। मीनवाइल फेक जो एक गंदे से रूम में इंस्टेंट नूडल्स खा रहा होता है। वो सोचता है कि उसकी लाइफ में कभी भी चॉइस नहीं थी और आज भी सब कुछ वैसा की वैसा ही है। नूडल्स खाते हुए वो सोचता है कि क्या कभी उसे मैंशन में रहना और अच्छा खाना खाना नसीब नहीं होगा। फॉर्क हाथ में लिए वो लुक लाइक सोचता है कि उसकी लाइफ ऐसे क्यों बन गई। नफरत से भरा हुआ वो पूछता है कि सिर्फ ओरिजिनल जैसे दिखने की वजह से उसे इतना क्यों सफर करना पड़ता है। उसे याद आता है कि जब असली जो ने उसे गाड़ी के अंदर बांध के रखा था। उसका बॉस घूरती हुई नजर से उसे याद दिलाता है कि अगर सच बाहर आ गया तो उसका क्या होगा। कोल्ड लुक के साथ वो कहता है कि ये बंदा बस एक फेक है जिसे वो पास में जिंदा रखता है। बंदा हुआ वो रोते हुए लुक अलग सुनता है कि उसकी एक ही वैल्यू है, ओरिजिनल की कॉपी बन के रहना। वो बॉक्स ना खोलने के ऑर्डर पर हंस देता है और डिसअपियर करने का फैसला करता है। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है ओरागामी बटरफ्लाई तेज हरा ग्लो करने लगती है। बटरफ्लाई बाहर उड़ जाती है और बंदा घबरा जाता है, समझ नहीं पाता ये सब क्या है। तभी अचानक उसके पीछे से एक शैडो अपीयर होती है और फेक से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट एक जबरदस्त पंच मारता है और लुक अलग दर्द से चीख उठता है। वो जमीन पर गिर जाता है पूरी तरह से कंफ्यूज, जबकि हमारा हीरो उसे सीरियस नजर से घूरता है। यामोरी को समझ आ जाता है कि उसे स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों फील नहीं हो रही थी। वो पूछता है कि क्या तूने मुझे पहचाना। डर से कांपते हुए लुक अलग पार्टी से पहचान लेता है और चिल्लाता है कि वो जो ईमा है पीछे हटने को कहता है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे घूर कर कहता है कि वो गलत है क्योंकि वो सिर्फ एक फेक है। लाल चमकती आंखों के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट डिमांड करता है कि असली जो ईमा कहाँ है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक डार्क एली में गुंज का ग्रुप एम्बुश के लिए रेडी होता है। उनका लीडर फोन पर बोलता है कि टारगेट हमेशा यही से गुजरता है और एम्बुश तैयार है। वो प्रॉमिस करता है कि टारगेट के हाथ पैर तोड़ के बिना डिले लॉर्ड जो को डिलीवर करेंगे। फिर कॉन्फिडेंट अंदाज में हमारे हीरो शांति से उस एली की तरफ चलता है। वो स्पिरिचुअल आइटम के एग्जिस्टेंस पर सोचता है और वंडर करता है कि क्या कोई फोर्थ स्टेज कल्टिवेटर इसके पीछे है। स्पिरिचुअल आइटम एक ऐसा टूल होता है जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी से बनाया जाता है और स्पेशल एबिलिटीज रखता है। वो सोचता है कि ऐसा आइटम बनाना सिर्फ प्रिसीजन कंट्रोल से पॉसिबल है जो सिर्फ फोर्थ स्टेज कल्टिवेटर के पास होता है। लेकिन अगर ईमा फैमिली के पास स्पिरिचुअल स्प्रिंग है तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। इसलिए यामोरी डिसाइड करता है कि जो ईमा से निपटने के बाद वो रूडा स्प्रिंग ढूंढेगा इवॉल्व होने के लिए। पर तभी अचानक अटैकर्स उसे एली में घेर लेते हैं। लीडर कहता है कि वो आने में बहुत ही लेट हो गया। हमारा प्रोटैगनिस्ट थ्रेटनिंग ऑरा के साथ उन थग्स का सामना करता है जो एली में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लीडर हंसकर कहता है कि किसी ने बहुत पैसे दिए हैं उसे परमानेंटली खत्म करने के लिए। पर्पल ऑरा के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट सिर्फ स्मोक के साथ अटैकर्स को देखता रहता है। ये देखकर लीडर इरिटेट हो जाता है और सोचता है कि इस लुक में आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। फिर गुस्से में लीडर अपने गूंज को ऑर्डर देता है कि तुरंत ही हमारे हीरो पर अटैक करो। अटैकर्स फुल स्पीड में आगे बढ़ते हैं चिल्लाते हुए कि अब एंड के लिए रेडी हो जाओ। कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ लीडर बोस्ट करता है कि वो अपने बेस्ट आदमी फाइट के लिए लाया है। लेकिन उसके हैरानी तब होती है जब हमारा हीरो अनबिलीवेबल स्पीड के सहारे गूंज को गिरा देता है।
सिचुएशन देखकर लीडर का मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक गून को जबरदस्त पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है। सिर्फ एक ही ब्लो में वो दूसरे एनिमी को भी ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ एली में गिरा देता है। लीडर देखते हुए चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है और सोचता है कि क्या ये बंदा इंसान भी है। सारे अटैकर्स जमीन पर पड़े होते हैं और हमारे हीरो पूछता है कि किसके ऑर्डर पर उस पर अटैक किया गया था। फिर सीन चेंज होता है। नाना होशिशु के रेसिडेंस पर सब कुछ बर्बाद और टूटा फूटा पड़ा होता है। अमाता निसेत्सु वहां पहुंचती है और अपने लोगों को क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते हुए देखती है। एक गार्ड उसके पास आता है और रूफटॉप कैमरा की फुटेज दिखाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि रात लगभग 1 बजे 2 मॉन्क्स ने टेरेस पर नाना पर अटैक किया था। वहीं से गार्ड बताता है कि टोटल 3 इंट्रूडर्स थे और उनका चेहरा क्लियरली दिखाता है। फिर अमाता निसेत्सु फुटेज देखती है और तीसरे अटैकर को पार्टी वाला अपना ही प्रोटैगनिस्ट पहचान लेती है। सेत्सु स्क्रीन पर चलती हुई रिकॉर्डिंग को घूरती रहती है और यामोरी का चेहरा देखकर हल्की सी स्माइल करती है। उसके बाद एक लिमोजिन एक बहुत ही अमीर एरिया के लग्जरी हाउस के सामने आकर रुकती है। हाथ में फोन पकड़े हुए सेत्सु का चेहरा देख के लगता है कि वो हीरो की लोकेशन ढूंढने का पक्का मन बना चुकी है। उसे एक मैसेज आता है जिसमें एक फोटो और एड्रेस होता है 432 काउगू स्ट्रीट। सिचुएशन देखकर वो कंफर्म करती कि यही सही जगह है और सीधा घर को घूरने लगती है। गुस्से से भरी नजरों के साथ उसे यकीन ही नहीं होता कि यामोरी उसके रिलेटिव के पीछे गया। तभी गून का लीडर वहां आता है। उसका हाथ टूटा होता है और वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सेत्सु उसे घूर के देखती है और डिमांड करती कि वो उसे यामोरी तक ले जाए क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसके आंटी को किडनैप किया है। लीडर उसे तुरंत अंदर ले जाता है और बताते कि इस वक्त यामोरी मेंशन के अंदर ही है। अंदर जाते ही सेत्सु देखती है कि काफी सारे आदमी काम कर रहे हैं और वो सोचती कि क्या ये सब उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। फॉर्मर गैंग लीडर आगे बढ़ता है और प्रोटैगनिस्ट को पानी का ग्लास ऑफर करता है। चेयर पर रिलैक्स बैठा हुआ यामोरी उसकी आवाज सुनता है, पीछे मुड़ता है और उसे वहां देखकर शॉक हो जाता है। अमाता निसेत्सु गुस्से में सीधा उसकी तरफ बढ़ती और चिल्लाकर कहती कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुरंत उसके आंटी को छोड़ दे। ये बात सुनकर प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि वो किस बात की बात कर रही है। सेत्सु बिल्कुल पास आकर कन्फ्रंट करती है और पूछती कि उसने उसकी आंटी को किडनैप करने का मतलब क्या था। थोड़ा इरिटेट होकर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो सच में उस पे किडनैपिंग का शक कर रही है। सेत्सु उस पे चिल्लाती है, कहती है डम मत बन और अपने टैबलेट पर प्रूफ दिखा देती है। फुटेज में एक बंदा दिखाई देता है जो बिल्कुल हीरो जैसा लगता है और नाना के साथ एक डिस्ट्रॉयड रूफटॉप पर खड़ा होता है। रिकॉर्डिंग में वो फेक यामोरी एक बहुत ही इविल और सस्पिशियस स्माइल के साथ दिख रहा होता है। तब प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि किसी ने उसका भेष बदलकर उसकी आंटी को किडनैप किया है। गुस्से से भरी सेत्सु कहती कि या तो उसका रिलेटिव वापस लौटा दे वरना वो अपनी पावर से उसे पनिश करेगी। यामोरी सब कुछ डिनाई करता है और कहता है कि वो कभी भी रात के बीच में उसके घर नहीं जाएगा और अगर मुझ पर भरोसा ना हो तो ये ईमा गुंज को पूछ सकती हो। सेत्सु ये सुनकर शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि ये काम इस बंदे का नहीं है। एक्स लीडर फिर लॉर्ड जो के साथ की गई कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री दिखाता है ताकि अपनी एलिबाई प्रूव कर सके। फिर भी सेत्सु सस्पिशियस रहती है और सिक्योरिटी कैमरा फुटेज के बारे में पूछती है। इस पर यामोरी अपना एक वीडियो दिखा देता है जो उसने किसी और जगह रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में फेक बंदा खुद रिवील करता है कि वो सिर्फ एक लुक अलाइक है जो रियल जो का भेष बनाता है। वो ये भी बताता है कि रियल बॉस एक रिंग यूज करता है जिससे वो गार्ड का डिस्गाइज ले लेता है। ये देखते ही सेत्सु का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सोचती कि क्या जो सच में अपनी अपीयरेंस चेंज कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट भी कंफर्म करता है कि ये तभी पॉसिबल है जब उसके पास कोई स्पिरिचुअल आइटम हो। सेत्सु और ज्यादा शॉक हो जाती है और यकीन ही नहीं कर पाती कि लॉर्ड जो के पास इतना रेयर और प्रीशियस आइटम है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि ये पूरा प्लान ही उसका भेष बना के उसे फ्रेम करने का था। गुस्से से भरी सेत्सु कहती कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी, लेकिन यामोरी उसे वार्न करता है कि उसकी आंटी अभी भी डेंजर में है। बेचैन होकर वो चिल्लाती है और पूछती कि वो क्या करे क्योंकि वो बस चुपचाप बैठ के नहीं रह सकती। तभी यामोरी बताता है कि दुश्मन के प्लान को ही उसके अगेंस्ट यूज करने का एक तरीका है। फिर एक स्मोक के साथ वो कहता है कि जो खुद अपनी कब्र खोदने वाला है। कहीं और एक आदमी दर्द से चीख रहा था जब उसका गला जोर से दबा दिया गया। उसके जिस्म से बैंगनी आग निकल रही थी, फिर उसे जोर से जमीन पर फेंका गया। असली जोइमा उसके ऊपर खड़ा था, पूरे पर्पल ऑरा से घिरा हुआ, ठंडी आवाज में बोलते हुए कि एक आम इंसान का टेस्ट वैसे भी मीडियोकर ही होता है। फिर वो मस्कुलर मॉन्क की तरफ मुड़कर पूछता है कि सब तैयार है या नहीं। मॉन्क समझाता कि अब आम लोगों की लाइफ एनर्जी काफी नहीं रही लॉर्ड ईमा की कल्टीवेशन को सस्टेन करने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ही वो 100 हब सेक्स के बचे हुए मेंबर्स की लाइफ एनर्जी निगल लेगा वो कल्टीवेटर्स के रैंक में एंटर कर पाएगा।
लालच और एक्साइटमेंट से भरा हुआ जोईमा अपनी मुट्ठी भींच लेता है और डिक्लेयर करता है कि जैसे ही वो पहले कल्टीवेशन स्टेज पर पहुंच जाएगा वो एल्डर्स काउंसिल में अपनी सीट पक्का करेगा और मॉन्क्स को हिडन सेक्ट में रिकमेंड करेगा। ये सुनते ही मस्कुलर मॉन्क गहरी श्रद्धा से झुक जाता है। तभी दूसरा मॉन्क आता है और रिपोर्ट देता है कि यामोरी को पकड़ लिया गया है। पूछता है कि लॉर्ड इमा उसके साथ क्या करना चाहते हैं। ये सुनते ही जोईमा पागलपन भरी हंसी हंसने लगता है और ऑर्डर देता है कि यामोरी को गोयान टेम्पल भेजा जाए, लेकिन उसे जिंदा रखा जाए क्योंकि वो खुद उसकी जुबान चीर कर निकालना चाहता है, फिर उसे यूकी के हवाले करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है कोगान टेम्पल पर, जहाँ सूट पहने आदमी एंट्रेंस गार्ड कर रहे होते हैं। एक गार्ड दूसरों को डांटता है कि बकबक बंद करो, याद दिलाता है कि यंग मास्टर ने उन्हें कैप्टिव पर नजर रखने के पैसे दिए हैं, रिलैक्स करने के नहीं। दूसरा गार्ड धीरे से मजाक उड़ाता है कि वो छोटी सी बात इतना बड़ा बना रहा है जैसे कोई सुप्रीम इम्पोर्टेंस की चीज हो। अचानक खबर आती है कि यंग मास्टर खुद आ गए हैं। फिर जोईमा एलिगेंट व्हाइट सूट पहने हुए आगे बढ़ता है, इतनी जबरदस्त एरोगेंस रेडिएट करता हुआ कि सबके सब सर झुका लेते हैं। हारिया घबरा कर पूछता है कि यंग मास्टर खुद क्यों आए, लेकिन जोईमा उसे शांत रहने को कहता है। फिर ऑर्डर देता है कि सब कम्युनिकेशन डिवाइसेस को डिस्कार्ड कर दो और फुल्ली रैप कैप्टिव को पहाड़ के नीचे ले चलो उसके साथ। ये अजीब ऑर्डर सुनकर हरिया हिचकिचाता है, पर जोईमा अपनी जलती हुई पर्पल आंखों से उसे देखकर ठंडी आवाज में पूछता है कि क्या उसे एक्शन लेने के लिए परमिशन चाहिए। डरा हुआ हरिया मान जाता है और बिना सवाल किए आदमियों को वापस बुला लेता है। कोर्टयार्ड में अकेला खड़ा जोईमा धीरे से बोलता है कि कुछ बहुत गलत लग रहा है। इसी बीच हरिया पसीना बहाते हुए दूर जा रहा होता है, अंदर ही अंदर सोचता हुआ कि यंग मास्टर ने उसे नाम से बुलाया, ये बहुत ही अनयूजुअल बात है। फिर एक सफेद ट्रक स्टार्ट होता है और पुराने मंदिर से रात के अंधेरे में तेज रफ्तार से निकल जाता है। गार्ड्स को क्लियर कर दिया गया था और सबऑर्डिनेट्स को प्लान के मुताबिक दूर ले जाया गया था। कोर्टयार्ड में एक सोल्जर मास्क आदमी को ऑर्डर देता है कि यामोरी को जिसके हाथ बंधे हुए हैं यंग मास्टर के सामने पेश करो। हुड पहना हुआ लैकी यामोरी के कंधे को जोर से धक्का देता है और गुर्रा कर कहता है कि सीधा रहे और अपनी औकात पहचाने। तभी तेज तालियों की आवाज हवा में गूंजती है, सबका ध्यान उधर चला जाता है। जोईमा एक शांत सीरियस अंदाज में सामने आता है दो गंजे बॉडीगार्ड्स के साथ। वो झूठी मुस्कान के साथ बोलता है कि लगता है वो और मिस्टर यामोरी फिर से मिल रहे हैं। यामोरी तुरंत अपने दुश्मन को पहचान लेता है, उसकी नजर तेज हो जाती है और वो ठंडी आवाज में पूछता है कि जोईमा उसके साथ क्या करना चाहता है। कोर्टयार्ड के बीच एरोगेंट अंदाज में जोईमा मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या उसने कभी सोचा है कि उसका अंजाम इतना बेकार होगा। फिर थोड़ा पास आकर वो ताना मारते हुए पूछता है कि बैंक्वेट में दिखाई गई उसकी वो ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ गई। फिर अचानक गुस्से से आंखें फाड़कर चिल्लाता है कि यामोरी जैसे कीड़े ने उसके सामने यूकी से बात करने की हिम्मत कैसे की। फिर उसके चेस्ट पर उंगली ठोक के जोईमा मानता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने यूजलेस सिम्पसन्स को एक्ट करने दिया, इसी वजह से यामोरी जिंदा बच गया। बिल्कुल बेअसर यामोरी शांति से हाशिमोटो के साथ उसका रिश्ता समझाता है और फिर सीधा पूछता है कि असल में जोईमा उसको टारगेट क्यों कर रहा है। जोईमा अपने चश्मे के पीछे से टेढ़ी शैतानी मुस्कान देता है, उसकी आंखों में खूनी इरादे चमक रहे होते हैं जब वो उसे उल्टा सवाल करता है। फिर गुस्से में फट पड़ता है, गरज कर कहता है कि यामोरी जैसे कचरे का कभी यूकी का फियांसे रहना ही उसकी जिंदगी पर दाग था, और डिक्लेयर करता है कि वो सिर्फ उसकी है, सिर्फ उसकी। यामोरी उसे ठंडी नजर से देखता है जैसे किसी पागल को देख रहा और तंज में पूछता है कि क्या वो वाकई इतनी बकवास बात पर उसे मारना चाहता है। जोईमा अचानक पागलपन भरी हंसी हंसने लगता है, पर्पल एनर्जी का जोर का वेव उसके आसपास घूमने लगता है। वो सर हिलाकर कहता है कि अभी मार देना तो वेस्ट होगा। फिर उसके पीछे से एक विशाल बैंगनी साया मैनिफेस्ट होता है। गर्व से सीधा खड़ा होकर जोईमा डिक्लेयर करता है कि यामोरी जैसे एक मामूली इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा होगा। यामोरी आंखें सिकुड़कर उस अजीब एंटिटी को गौर से देखता रहता है, चुपचाप अंदाजा लगाता हुआ कि ये कोई समनिंग टेक्निक या कोई किसी तरह की डेमोनिक आर्ट होगी। जोईमा ने फिर अपनी अंधेरी एम्बिशन खोल के रख दी। उसने प्लान बनाया थी कि वो नाना की जिस्म को, जिसमें अजीब सी लाजवाब वाइटलिटी थी, सैक्रिफाइस करेगा और उसे शैडो को चढ़ा देगा ताकि वो पूरी तरह से इमोर्टल कल्टीवेशन रेल में एंटर कर सके। फिर उसका चेहरा हद से ज्यादा एक्साइटमेंट से टेढ़ा हो गया, आंखों में जुनून जल रहा था जब उसने कसम खाई कि वो सब मॉर्टल्स का पूजा किए जाने वाला सुप्रीम गॉड बनेगा। बिल्कुल शांत यामोरी ने उसे सीधा सवाल किया, अगर वो इतना ही पावरफुल है तो उसने उसे सीधा मार क्यों नहीं दिया गया, जिंदा क्यों रखा। हाथ की रिंग को हल्का सा घुमाते हुए यामोरी हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा रहा। उसने बताया कि उसने जानबूझकर किडनैपिंग्स के क्लू छोड़े ताकि यूकी को लगे कि यामोरी ही कल्प्रिट है और वो खुद आकर उसे मारने की कोशिश करे। अंधेरे में सीधा खड़ा हुआ ब्लू वॉयलेट फ्लैशेस से घिरा वो अपने परफेक्ट ट्रैप का फाइनल वर्डिक्ट सुनाने को तैयार था। यामोरी की तरफ उंगली दिखाकर जीत वाली मुस्कान के साथ उसने उसे नाना का किडनैपर और मर्डरर कहकर बदनाम किया, लेकिन घबराने के बजाय यामोरी बस हल्की सी मुस्कान देकर बोला कि जोईमा ने अभी अभी सब कुछ खुद ही कन्फेस कर दिया है। अपनी जीत के बीच जोईमा अचानक जम गया, शक भरी नजर से पूछने लगा कि उसका मतलब क्या है।
बिना किसी मेहनत की यामोरी ने अपने बंधन तोड़ दिए। पीछे मुड़कर उस मास फिगर से पूछा कि क्या उसने कन्फेशन साफ साफ सुना। वो फिगर धीरे से हाथ उठाकर कैप का वाइजर हटाती है। फिर उस औरत की आवाज आती कि एक एक शब्द साफ सुना है बिना कुछ मिस किए। मास्क हटते ही यूकी सामने आती है, आंखें गुस्से से जल रही होती है। दांत भींचकर वो डिक्लेयर करती कि उसने सब कुछ परफेक्टली सुना है। अपनी सबसे चाहिए हुई औरत को देखते ही जो इमा घबरा जाता है। हिचकिचाते हुए जल्दी जल्दी सफाई देने लगता है। कहता है कि नाना सेफ है और वो सिर्फ मजाक कर रहा था। पर यूकी ने सुनना भी जरूरी नहीं समझा। उसका औरत जोर से फट पड़ता है। तेज हवा का झोंका कोर्टयार्ड में घूम जाता है और वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि तुरंत उसकी लिटिल आंट को छोड़ दो। फिर हरा स्पिरिचुअल ग्लो उसे घेर लेता है और वो वार्न करती है कि अगर माना नहीं गया तो वो उस ईमा फैमिली को नहीं बख्शेगी। ये समझकर कि वो ट्रैप में फंस गया है, जो ईमा नफरत भरे टेढ़े चेहरे के साथ यामोरी की तरफ मुड़ता है और पागल की तरह गरजता है कि उसने उसको आउटप्ले करने की हिम्मत कैसे की। यामोरी संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ याद दिलाता है कि उसने अपने जुर्म खुद एक्सेप्ट किए हैं। फिर आंखें बंद करके सिर हल्का सा हिलाता है और मजाक उड़ाता है कि अब वो सिर्फ एक कंक्लूजन निकाल सकता है कि जो ईमा वाकई सबसे ज्यादा बेवकूफ है। यामोरी की आंखें अचानक खुलती है, ठंडी और तेज, इतनी नफरत भरी कि जो ईमा का गुरूर छेड़ दे। गुस्से से पागल होते हुए जो ईमा यामोरी का नाम चिल्लाता है। उसकी आंखें ओमिनसली चमक रही होती है। उसे इग्नोर करते हुए यूकी यामोरी से कहती कि वो वहां से चला जाए। वो बताती कि उसने होशिकावा फैमिली को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है और फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है। परेशान नजर से वो सीरियस टोन में वार्न करती कि जो ईमा एक पावरफुल कल्टीवेटर है और यामोरी जैसे मॉडल को उसका सामना नहीं करना चाहिए। उन दोनों को इतना पास देखकर जो ईमा जलन से दांत पीसने लगता है और गुस्से से चिल्लाता है कि वो उसे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। होश खो बैठकर वो उंगली दिखाकर अपने दोनों बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि तुरंत ही यामोरी को मार दो और उसकी बेइज्जती मिटा दो। यूकी तुरंत ही यामोरी के सामने खड़ी हो जाती है। नीली आंख का शोला उसके आसपास फट पड़ता है और वो मजबूती से डिक्लेयर करती है कि वो कोई भी एक्शन नहीं लेगा। लेकिन दोनों गंजे कल्टीवेटर जरा भी नहीं रुकते। अपनी एनर्जी चैनल करके सीधा डेडली डिटर्मिनेशन के साथ बैटल में घुस जाते हैं। इसी वक्त जोइमा चमकती हुई फोन उठाकर धमकी देता है। यूकी को मजबूर करता है कि वो यामोरी या नाना की जिंदगी में से एक चूज करे। निराशा में जमकर यूकी समझ आती कि वो पूरी तरह से फंस चुकी है। तभी यामोरी शांति से आगे बढ़कर उसे शील्ड करता है और कहता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये देखकर यूकी स्टन रह जाती है। फिर यामोरी अपना फोन दिखाता है और बताता है कि उसने पहले ही नाना को रेस्क्यू कर लिया है और इस वक्त उसे सेफली ले जाया जा रहा है। इमेज देखते ही जोइमा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यामोरी ने चुपके से उसकी डिफेंस तोड़ दी। सर्विलेंस स्क्रीन पर अब एक खाली कमरा दिख रहा होता है जहाँ सिर्फ जंजीरें लटक रही हैं। अंदर ही अंदर जोइमा चीखता है, सोचता है कि उसके बेकार के सबऑर्डिनेट्स कहाँ गायब हो गए। फिर सीन 15 मिनट पहले रिवाइंड होता है कोगान टेम्पल के पीछे पहाड़ के नीचे। जोइमा ने अपने सब आदमियों को वहां इकट्ठा किया था कैप्टिव को गार्ड करने और अपना प्लान तैयार करने के लिए। गार्ड्स के बीच गर्व से खड़ा वो सबको पोजीशन पर रहने और वक्त का इंतजार करने का ऑर्डर देता है ताकि दुश्मन को इंटिमिडेट किया जा सके। फिर वो कैजुअली साइड में जाकर अपनी धमकी भरी कॉल करने लगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि तबाही चुपके से पास आ रही है। पहाड़ों के बीच खड़े होकर जब वो फोन चेक करता है, अचानक उसे यामोरी का मैसेज मिलता है कि जिसमें लिखा होता है कि नाना को सेफली पहाड़ के नीचे लाया जा चुका है। गुस्सा उसके अंदर फट पड़ा और उसका पर्पल ऑरा और भी ज्यादा भड़क उठा। दांत पीसकर उसने समझा कि उसके आदमियों से किसी ने उसे धोखा दिया है। दूर से यामोरी को देखते हुए उसके दिल में डर घुसने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि यामोरी ने हर एक कदम डरावनी प्रिसिजन के साथ कैलकुलेट किया था। धूप के नीचे यामोरी की शांत और बर्फ जैसी ठंडी नजर का सामना करते हुए जो इमा के मन में शक पैदा होने लगा। क्या यह आदमी वाकई वही बेकार फैमिली मेंबर है जैसे उसने समझा था? अपना होश खोकर उसने उंगली दिखाकर गार्डियंस को चीख कर ऑर्डर दिया कि तुरंत ही यामोरी को मार दो और अनाउंस किया कि वो खुद यूकी को रोकेगा। दोनों दानव जैसे बॉडी का जमीन हिला देने वाली मोमेंटम के साथ आगे बढ़े। यूकी ने धीरे से गाली दी और यामोरी का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, पर अचानक दुश्मन के हाथों से चमकती हुई तबाह कर देने वाली पर्पल एनर्जी पाम निकली। हवा को चीरकर उसका पीछा करने लगी। उन्हें मजबूर कर दिया गया कि मुश्किल से जानलेवा अटैक से बच पाए, पर पता नहीं कहां से चमकती हुई गुलाबी एनर्जी बैंड्स उभर कर यूकी के हाथ पैरों को कसकर बांध देती है। वो बेकार जूझती और डर के मारे चीख पड़ती कि वो हिल भी नहीं पा रही। ऊपर से जोइमा पागल हंसी हंसते हुए उसे मजबूर करता है कि वो यामोरी की बेइज्जती भरी मौत देखे, जब यूकी बेचैनी से चीखकर उसे भागने को कहती है। साथ ही दोनों बॉडीगार्ड्स एक साथ ही हमला कर देते हैं। जोइमा बुरी मुस्कान के साथ ताना मारते हुए बोलता है, यूकी तुम कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। यूकी कांप उठती है और पछताती है, सब मेरी ही गलती है, मैंने ही दुश्मन को कब समझा, मुझे उसके साथ आना ही नहीं चाहिए था। चारों तरफ से घिरने के बावजूद यामोरी बिल्कुल शांत रहता है, अपनी एनर्जी चैनल करता हुआ बैटल के लिए तैयार हो जाता है।
अचानक वो बिजली की रफ्तार से हिलता है, आंखों से गायब हो जाता है। दोनों बॉडी गार्ड्स को हैरान छोड़कर पल भर में ही उनमें से एक को पीछे से अपीयर हो जाता है। फिर यामुरी उसका सर पकड़ लेता है। गुंडा हैरानी में चीखता है और यामुरी अपनी क्लाउड शैडो स्टेप यूज करके उसे बेरहमी से जमीन पर पटक देता है। ये पावर देखकर यूकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो सोचती रह जाती है यामुरी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। दूसरा बॉडीगार्ड भी जोरदार झटके से हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। फिर पहला हरा हुआ गुंडा अजीब तरीके से पिघलने लगता है। उसका जिस्म पीली लिक्विड में बदलकर जमीन पर बुलबुलाने लगता है और खुद ही हिलने लगता है। कुछ ही पलों में वो लिक्विड घूमने लगता है और दोबारा उसका जिस्म बना लेता है। वो गुस्से से चीखता है, ये बॉडी सब्स्टिट्यूशन तलीस्मान है जो हमें महंगा पड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। लेकिन बात पूरी करता उससे पहले उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगता है, क्योंकि पीछे से लाल चमकती हुई आंखों के साथ यामुरी डरावनी स्पीड से आता है और स्पिरिट एनर्जी पंच से उसे फिर से उड़ा देता है। दूर से देखते हुए जोइमा हैरानी से बोल पड़ता है कि ये स्पीड किसी आम आदमी का नहीं हो सकती। नीली चमकती ऑरा में लिपटा यामुरी सीधा खड़ा रहता है और जोइमा बेयकीन से फुसफुसाता है, यामुरी तुम भी कल्टीवेटर हो। ये सुनकर यूकी पूरी तरह से स्टन रह जाती है, क्या यामुरी भी कल्टीवेटर है। शांत कदम बढ़ाते हुए पैरों के इर्द गिर्द स्पिरिचुअल फ्लेम्स लपेटकर यामुरी जोइमा से कहता है, मैं काफी टाइम से तुमसे मिलना चाहता था। मुट्ठी भींचते हुए उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जलने लगती है और वो अपने दुश्मन के हर जुर्म को याद करता है। उसे जेल भेजना, लोगों से हमला करवाना, हाशिमोटो को उसके पीछे लगाना, उसकी दोस्त को किडनैप करना, उसके कुत्ते को चोट पहुंचाना। यामुरी डिक्लेयर करता है कि शुरू से ही जोइमा उसके आसपास मंडराता एक परेशान करने वाला मक्खी था। वो वार्न करता है कि वो बहुत देर तक बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब उसे हमेशा के लिए चुप करने का वक्त आ गया है। हारे हुए गार्ड्स पर विजयी खड़े यामुरी का सामना जोइमा से होता है, जो बिल्कुल बेअसर खड़ा रहता है। जोइमा हंसकर कहता है कि फर्क नहीं पड़ता अगर यामुरी कल्टीवेटर है। फिर वो एक अंधेरी एंटिटी समन करता है। वो मानता है कि वो इसे पहले यूज नहीं करना चाहता था क्योंकि इसका दाम बहुत ज्यादा है। फिर वो डिमोनिक क्रीचर यामुरी पर झपट्टा मार देता है, अंधेरी तबाह करने वाले पावर छोड़ते हुए। हारे हुए बॉडीगार्ड जमीन से उठते हुए पर्पल शैडो से निगल लिए जाते हैं। यामुरी हैरानी से महसूस करता है कि यह टेक्निक शायद टेलीपोर्टेशन जैसे लग रही है, शायद इस दुनिया की कोई कल्टीवेशन मेथड हो। जोइमा ठंडी आवाज में कहता है कि क्योंकि उसके बेकार गार्ड्स का कोई काम नहीं रहा, वो उसका हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि शैडो आर्ट को सिर्फ एक कल्टीवेटर को निगलना होता है। फिर पागल हंसी हंसते हुए वो शान से बोलता है कि उसने एक साथ 2 कल्टीवेटर्स को एब्सॉर्ब कर लिया है। पर्पल रोशनी के फ्लैश में गार्ड्स की लाइफ एनर्जी उसके जिस्म से खींच ली जाती है। पावर से भरा जोइमा अनाउंस करता है कि वो लेजेंडरी फर्स्ट कल्टीवेशन लेवल पर पहुंच गया है। यामुरी शॉक में देखता रहता है। उसे समझ आता है कि उसके दुश्मन ने अभी 2 लोगों की कल्टीवेशन बेस निगल ली है। अंधेरे के बीच एक अजीब आग जैसा आर्टिफैक्ट बुरी एनर्जी से धड़क रहा होता है और शैडो पावर में लिपटा जोइमा पागल मुस्कान के साथ वार्न करता है कि अब अगला नंबर यामुरी का है। इसी बीच यूकी खुद को दोष देती है, अपनी अकड़ पर पछताती है कि वो पहले क्यों नहीं समझ पाई कि जोइमा ने अपनी पावर कितनी गहराई से छुपा रखी थी। वो आगे बढ़कर सोचती कि यामुरी उसकी वजह से ही खतरे में है और चीखकर जोइमा से कहती कि उसे छोड़ दे और बात उन दोनों के बीच में सेटल करने की ऑफर देती है। जोइमा ने उसे नफरत भरी नजर से देखा और मजाक उड़ाया कि अभी भी वो उस कचरे को बचा रही है। शैडो एनर्जी से घिरा हुआ उसने यामुरी का नाम लेकर अपनी डार्क एंटिटी फिर से छोड़ दी। बेचैन होकर यूकी चीख उठती है कि यामुरी बचकर हट जाए। तभी अंधेरे प्रोजेक्टाइल्स की एक तेज बारिश आई और उस अटैक को बीच में ही रोक दिया। यामुरी पल भर में यूकी के सामने अपीयर हो गया, उसे प्रोटेक्ट करते हुए। जोर से पाव पटक कर उसने अपनी नीली स्पिरिचुअल शॉकवेव छोड़ी। उसका हाथ पकड़कर वो घूमते हुआ पावर के वोर्टेक्स के अंदर से उछलकर दूर निकल गया। जोइमा हैरान रह गया, पूछने लगा कि यामुरी ने उसके ऑरा में लपटे हुए अटैक से बच कैसे गया। यामुरी हंसकर उसके सो कॉल्ड फर्स्ट कल्टीवेशन लेवल का मजाक उड़ाता है। तंज में पूछता है कि क्या ये पावर वाकई इंप्रेसिव है। यूकी डर के साथ महसूस करती कि यामुरी का ऑरा जोइमा से ज्यादा पावरफुल है। फिर यामुरी सीधा चार्ज करता है और एक तबाह कर देने वाला पंच मार देता है और उसे जोर से उड़ा देता है। जोइमा खून उगलते हुए गिरता है, अंधेरा लहू उसके होठों से बहने लगता है। बेयकीनी में वो चीखता है, ये कैसे मुमकिन है। शैडो एंटिटी फिर से अपने मास्टर को बचाने के लिए झपटती है। यामुरी शांति से अपनी नीले ऑरा से उस पर्पल वेव को ऐसे रोक देता है जैसे कोई टूट ना सकने वाली शील्ड हो। जोइमा ठंडी हंसी के साथ कहता है कि चाहे यामुरी सेकंड लेवल कल्टीवेटर ही क्यों ना हो, उसका शैडो हार्ट उसे निगल लेगा। यामुरी जानबूझकर अंधेरे टेंटिकल्स को अपने इर्द गिर्द लपेटने देता है, फिर अचानक स्पिरिचुअल पावर से फट पड़ता है और पर्पल एनर्जी को तोड़कर बिखर देता है। लाल चमकती आंखों के साथ वो ठंडी आवाज में कहता है कि असली एब्सोल्यूट पावर के सामने ये सो कॉल्ड शैडो आर्ट बेकार है। फिर उसकी एनर्जी उस डेमोनिक रूप को 1000 टुकड़ों में चीर देती है। धुएं के बीच से निकलकर यामुरी आत्मविश्वास भरी मुस्कान देता है और अनाउंस करता है कि उसने ही जोइमा की पावर का असली सोच पकड़ लिया है। एक छोटा सा चिपचिपा पर्पल जीव जो एक चीखता हुआ कीड़ा था।
यामोरी बताता है कि शैडो आर्ट असल में एक पैरासिटिक स्पिरिचुअल इंसेक्ट है जो इंसान की स्पिरिचुअल एनर्जी सॉक करता है। नफरत भरी नजर से वो उसे अपनी मुट्ठी में कुचल देता है, दुश्मन की पावर का सोर्स खत्म कर देता है। पूरे तरीके से हारा हुआ जोइमा घुटनों पर गिर जाता है, काला खून थूकता हुआ। जमीन पर पड़े पड़े वो सोचता है कि यामोरी जिसे वो फैमिली का बेकार समझता था इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। घबराहट में वो चीखता है कि यामोरी उसे मार नहीं सकता क्योंकि वो ईमा फैमिली से है जिसका परदादा एक ट्रू हिडन सेक्ट का हिस्सा था। वो धमकी देता है कि अगर उसे मारा तो यामोरी भी बचेगा नहीं। यामोरी हिडन शैडो सेक्ट शब्द पर सोच में पड़ जाता है, क्या ये इस दुनिया का कल्टीवेशन सेक्ट है? जोइमा पागल हंसी हंसते हुए चिल्लाता है कि उसकी पावरफुल बैकग्राउंड के सामने यामोरी कुछ भी नहीं है। शांति से यामोरी उसकी तरफ चलना शुरू करता है। नीली और डरावनी डिटर्मिनेशन के साथ जल रही होती है। डर जोइमा पर हावी हो जाता है। वो वार्न करता है कि सोच समझकर कदम उठाए, उसे मारने का कॉन्सिक्वेंसेस वो झेल नहीं पाएगा। लेकिन यामोरी रुकता नहीं, हर कदम में पक्का इरादा गूंजता है। जोइमा जमीन पर पीछे हटने लगता है घिसटते हुए। वो घबराकर चीखता है कि रुक जाओ, पूछता है कि क्यों आगे बढ़ रहा हो। जैसे ही यामोरी का हाथ नीचे आता है, जोइमा भीख मांगता है, कसम खाता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। अगर उसे मारा तो यामोरी सच में मर जाएगा। डर के मारे जोइमा मानता है कि वो गलत था, उसे छोड़ देने की भीख मांगता है। लेकिन लाल जलती हुई आंखों के साथ यामोरी ठंडी आवाज में उसे नरक में आराम करने का हुक्म सुना देता है और बिना हिचकिचाहट के एक तबाह कर देने वाला वार करता है जो जमीन तक हिला देता है। बंधन से आजाद हुई युकी सन्नाटे में ये सब देखती रह जाती है, बोल भी नहीं पाती। यामोरी सीधा और शक्तिशाली खड़ा है। जोइमा के जिस्म पर उसकी नीली और अब भी चमक रही है। धूल बैठने पर टेम्पल कोडियाट की तबाही और बैटल का अंत साफ दिखाई देता है। मुड़कर यामोरी युकी से कहता है कि सब खत्म हो चुका है और बताता है कि उसे खबर मिली है कि उसकी आर्ट सेफली हो गई है। कांपते हुए आवाज में युकी शुक्रिया अदा करती है, मानती है कि वो हमेशा उसे सिर्फ एक आम इंसान समझती थी, कभी नहीं सोचा था कि वो इतना पावरफुल होगा। खुद से शर्मिंदा होकर वो महसूस करती कि असल में अंधी तो वो खुद थी। खंडर पर खड़ा यामोरी बताता कि वो वैसे भी नाना को ढूंढने वाला था और साथ ही उसे वो चीज मिल गई जो चाहता था। एक सुनहरा आर्टिफैक्ट उठाकर वो अंदाजा लगाता है कि ये स्पिरिचुअल ट्रेजर है। कहता है क्राफ्टमैनशिप रफ है लेकिन फिर भी ये चीज सिर्फ 4 स्टेज कल्टीवेटर ही बना सकता है। युकी उसके पास जाकर पूछती कि इतनी ओवरवेलमिंग पावर होने के बावजूद भी यामोरी फैमिली से उसे निकाल क्यों दिया गया। पीठ मोड़कर यामोरी ठंडी आवाज में जवाब देता है कि उसका यामोरी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है अब, और उसकी असली ताकत तब सामने आएगी जब 3rd स्टेज के बाद क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये सुनकर युकी के अंदर तेज डिटर्मिनेशन जल उठता है। वो चुपचाप कसम खा लेती कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस लेवल तक पहुंचना है। फिर एक दर्द भरी याद उभर कर सामने आती है। उसका सच में कल्टीवेटर बनने का सपना अमातानी फैमिली के दबाव और कंट्रोल से आजादी पाने का चाहत से जुड़ा हुआ है। यामोरी उसे कुछ पल चुपचाप देखता है, बिना कुछ कहे उसके अंदर चल रही लड़ाई को समझ लेता है। खामोशी तोड़ते हुए यामोरी उसे उनकी डील की याद दिलाता है और कहता है कि वो उसकी जिस्म की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अपनी उंगलियों के बीच एक चमकती हुई गोली दिखाते हुए बताता है कि ये स्पिरिट डिस्पर्सिंग स्पिल है जो उस वायलेट स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म करेगी जो उसके अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही है। डर कर युकी पूछ बैठी, क्या डिस्पर्स करने का मतलब ये होगा कि उसकी कल्टीवेशन बेस पूरी तरह से गायब हो जाएगी? यामोरी शांति से समझाता है कि जो पुराना तरीका वो प्रैक्टिस कर रही है वो फ्लॉड है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो वक्त से पहले मर जाएगी। युकी हिचकिचाती है, कहती है अगर पावर छोड़ दी तो जिंदगी भर एक आम इंसान बनकर रह जाएगी। यामोरी उसे देखकर कहता है कि उसका अगला डील होगा। उसकी तीखी नजर और लाल चमकती आंखें उसे बिल्कुल हिला देती है। वो सीधा सवाल करता है, क्या वो असली इमोर्टल कल्टीवेशन मेथड सीखना चाहती है? फिर कुछ दिन बाद चमकते हुए धूप वाले दिन यामोरी के शानदार घर की डोरबेल बजती है। यामोरी सावधानी से दरवाजा खोलता है, सोचता है कि कौन मिलने आया होगा। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखता है कि युकी शर्माती हुई खूबसूरत कपड़ों में हाथ में अपना लगेज लिए खड़ी है। घबराहट में युकी समझाती कि उनके एग्रीमेंट के मुताबिक वो अपना सामान ले आई है और कुछ दिन के लिए उसके घर रहेगी। उसका लाल चेहरा देखकर यामोरी पूछता है कि क्या उसकी चोट फिर से खुल गई है। शर्म से लाल पड़कर युकी उसे हल्का सा धक्का देकर अंदर चली जाती है और हकलाते हुए कहती कि उस बात का जिक्र ना करे। गार्डन से गुजरते हुए वो पूछते कि क्या वो लंबी जर्नी पर जा रहा है। यामोरी कहता है हाँ, लेकिन उसे नहीं पता कब वापस आएगा। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि जब यहाँ का मामला सुलझ जाएगा तो वो रूडा के स्पिरिचुअल सोर्सेस के क्लूज ढूंढने जाएगा। सिल्वर हार्ट गराज की तरफ इशारा करके वो बताता है कि उसके पास कल्टीवेट करना उसके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि ये जेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ती है जो उसके जिस्म को हील करेगी। पास से उसका छोटा पपी खुशी से दौड़ता फिरता है, पौधे की एनर्जी से अट्रैक्ट होकर। पपी को प्यार से सहलाते हुए यामोरी कहता है कि जाने से पहले वो उसे असली इमोर्टल कल्टीवेशन मेथड सिखा देगा। हल्का सा मुस्कुरा कर वो कहता है कि जब तक वो वापस आए वो सिल्वर हार्ट ग्रास और उसके डॉग का ख्याल रखे। युकी हैरान होकर कहती कि उसके चेहरे पर ऐसी एक्सप्रेशन देखना अजीब लग रहा है।
पपी को गोद में लेकर वो पूछती कि इसका नाम क्या है। यामोरी पल भर को रुकता है जैसे किसी और के बारे में सोच रहा हो। यूकी मुस्कुरा कर कहती कि शायद अभी इसका नाम नहीं है, उसे कोई नाम दो ताकि दुनिया उसे याद रखे। यामोरी की नजर हल्का सा उदास हो जाती है और वो धीरे से कहता है कि इसका नाम रोकू होगा। पपी खुशी से भौंकता है और वो मुस्कुरा कर कहती कि लगता है उसे अपना नया नाम पसंद आया। यामोरी हल्की आवाज में बोलता है ये अच्छा है। अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी याद चमक उठती है, एक पहचानी हुई आवाज जो उसे रोकू के नाम से बुला रही है। साथ ही उसके कूल टेक्निक्स की तारीफ कर रहे हैं और उसका धोखेबाज दोस्त प्यार से उसे रोकू कह रहा है। फिर स्टीम हट जाती है और यूकी अपने बाथरूम में हकीकत में वापस आ जाती है। यूकी बाहर आती है, बाल सुखाते हुए हल्का सा शर्मा कर पूछती है कि वो किस कमरे में सोएगी। बिना ऊपर देखे यामोरी बताता है कि गेस्ट रूम साफ कर दिया है, वो वही सो सकती है। बाद में स्टडी रूम में वो पूछती है कि वो ईमा फैमिली के साथ क्या करने का प्लान बना रहा है। फोन चेक करते हुए यामोरी आराम से कहता है कि वो सब अरेंज हो चुका है। लाल चमकती आंखों और हल्की सी खतरनाक मुस्कान के साथ वो कहता है कि दुनिया की नजर में जो ईमा कभी गायब नहीं होगा। इसी दौरान ईमा फैमिली के बैक माउंटेन्स पर जोईमा जैसे दिखने वाला एक इम्पोस्टर क्लैन मेंबर से मिल रहा होता है। एक एल्डर उसे जोई कहकर एड्रेस करता है, सन फैमिली का हेड। वो पूछता है क्या पक्का है कि उसका ग्रेट ग्रैंडफादर आज सेक्लूजन से बाहर आ जाएगा। यही ईमा सातोशी, हेड ऑफ ईमा फैमिली। पसीना पोंछते हुए फेक जोईमा कहता है कि उसकी इंफॉर्मेशन तो यही कहती है। अचानक एक बड़ा पत्थर का दरवाजा खुलने लगता है, अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है। इम्पोस्टर जोईमा हैरानी से बोल पड़ता है कि दरवाजा खुल रहा है। सब लोग उत्सुकता से देखने लगते हैं। अंदर से एक विशाल पंजा बाहर निकलता है। वो झुककर अनाउंस करता है कि ग्रेट ग्रैंडफादर बाहर आ गए हैं। एल्डर कहता है 5 साल पल भर में ही बीत गए। इमोर्टल कल्टिवेटर्स के लिए वक्त अलग तरह बहता है। ईमा फैमिली का ग्रेट ग्रैंडफादर एक अंधेरे बीच पर सवार होते हुए सामने आता है। यह है ताकुजो ईमा, जो ईमा के ग्रेट ग्रैंडफादर। सातोशी एल्डर को 3rd कल्टीवेशन स्टेज तक पहुंचने पर बधाई देता है। उसे लेजेंडरी इमोर्टल कहकर लंबी उम्र की दुआ देता है। जोर से हंसता है, सबका शुक्रिया अदा करता है कि इतना सुबह इंतजार करने के लिए, और अपने भतीजे से मजाक करता है कि उसकी जुबान अभी भी उतनी ही तेज है। फिर ताकुजो फेक जो ईमा को आगे बुलाता है। फॉर्मल ग्रीटिंग के बाद वो पूछता है कि यामोरी फैमिली के लड़के का क्या हुआ। कांपते हुए इम्पोस्टर कहता है कि मामला छोड़ दिया गया क्योंकि यामोरी बस एक आम इंसान है और पीछे करने लायक नहीं। छोड़ दिया गया, ये शब्द गूंजता है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। लाल चमकती हुई आंखों के साथ एल्डर उसे शक्ति से दांतता है। पूछता है कि ईमा फैमिली का मेंबर होते हुए उसे ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसी की। वो ठंडी आवाज में उसे वार्न करता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे थोड़ा इंडल्ज कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो उसे कभी डिस्कार्ड नहीं करेगा। और अगर ये मैटर वो खुद हैंडल नहीं कर पाया तो उसका परदादा खुद आगे बढ़कर निपटा देगा। फिर वो शैडो सेक्स से आए हुए ओका और टायरा को आगे बुलाता है। एल्डर उन्हें नेमी सिटी जाने का हुक्म देता है। नकली जोईमा अंदर ही अंदर घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब बहुत ही खतरनाक मोड़ ले रहा है। बिल्कुल सख्त भरी आवाज में एल्डर हुक्म देता है कि उस लड़के का सिर काट कर वापस लाओ। यूकी ने यामोरी को हैरानी से देखा और बोल पड़ी, तुम सुबह 5 बजे सिर्फ ट्रेनिंग के लिए उठ जाते हो? मैं तो स्पा जाने के दिन भी इतनी जल्दी नहीं उठती। उसकी शिकायत सुनकर यामोरी शांत आवाज में बोला, सुबह 5 बजे स्पिरिचुअल एनर्जी अपने पीक पर होती है। उस वक्त आधी मेहनत में दुगना रिजल्ट मिलता है। लो, शुरू करने से पहले इसे पी लो। यूकी ने बिना ज्यादा सोच विचार किए वो ड्रिंक लिया और एक ही सांस में पी गई। जैसे लिक्विड उसके अंदर गया, उसे हल्का सा महसूस हुआ कि कोई नरम सी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके जिस्म में दाखिल हो रही है। हैरान होकर उसने पूछा, ये क्या है? यामोरी ने सीधे से आवाज में जवाब दिया, गैदरिंग स्पिरिट पिल का सिंप्लीफाइड वर्जन। अभी तुम्हारे बॉडी को जेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है, पर ओरिजिनल पिल ज्यादा स्टिमुलेटिंग होती है, इसलिए मैंने पिल के पाउडर टुकड़े सेलेरी और कुकुम्बर जूस में मिक्स किए हैं। यह हल्का ब्लेंड अभी के लिए तुम्हारी बॉडी को परफेक्टली सूट करेगा। मनी मन में यामोरी ने लू कॉन्टिनेंट के बारे में सोचा। वह तो इसे फूड थेरेपी माना जाता है, बच्चे तक उसे यूज करते हैं। इस दुनिया के लोगों का जिस्म वाकई बहुत ही फ्रेजाइल है। फिर यामोरी ने उसे देखा और थोड़ी सख्ती से बोला, अब जल्दी जाओ, चेंज करके आओ, मैं तुम्हें असली कल्टीवेशन सिखाऊंगा। उसकी आंखों में पक्का इरादा था, वो सच में उसे ठीक से गाइड करना चाहता था। फिर सीन गार्डन के बाहर शिफ्ट हो गया, क्योंकि रास्ते पर हल्की सी सांस फूलती हुई दौड़ रही थी। हम यही कर रहे हैं? उसने आसपास देखते हुए पूछा। यामोरी शांत बैठते हुए बोलता है, नेचर एम्बिएंट एनर्जी से भरी होती है, ये जगह परफेक्ट है। थोड़ा दूर कुछ बुजुर्ग लोग क्यूरियोसिटी से उन दोनों को देख रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोलता है, इस उम्र में ये लड़का क्या कर रहा है? दूसरा हंसकर बोलता है, इसको कहते हैं जान जोखिम में डालने वाला प्यार। जो लड़का लड़की के नखरे झेल सकता है, उसका रिश्ता लंबा चलता है। उनकी बातें सुनकर यूकी के गाल लाल हो गए। शर्माते हुए वो बोल उठी, किस एंगल से तुम्हें ये कपल लग रहे हैं? उसकी बेचैनी देखकर यामोरी शांति से बोला,
खुद को काम करो, अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो। यूकी ने धीरे से आंखें खोली, अभी भी कंफ्यूज थी, सांसें थोड़ी अनइवन। यामुरी ने सब्र से समझाया, पहले तुम जबरदस्ती सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने बॉडी में भर रही थी, इसलिए वो रफ केओटिक एनर्जी के साथ मिक्स हो गई। वो एनर्जी नॉर्मल इंसान को दिखाई नहीं देती, लेकिन वही बॉडी की अल्टीमेट डिफेंस होती है। वो आगे बोला, कल्टीवेशन का मतलब एनर्जी को प्यूरिफाई करना होता है। शुद्ध जेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी अंदर से बॉडी को स्ट्रांग बनाती है। तुम और मेरे बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि हम एनर्जी का यूज कैसे करते हैं। तुम लोग बस 40% तक चैनल कर पाते हो, मेरी मेथड 100% यूज करती है। जैसे ही वो बोल रहा था, यूकी के बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी। एक हल्का सा पर पावरफुल ऑरा उसे घेरने लगा। एनर्जी स्मूथली फ्लो करके वापस उसमें एब्जॉर्ब हो रही थी, एक स्टेडी रिदम में। वो बोलता रहा, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए मेंटल फोकस चाहिए होता है। यूजुअली ये फोकस फोरहेड के पास स्पिरिट प्लेटफॉर्म में होता है। जब उसे ढूंढ लो, बस एब्जॉर्ब कर लो। उसकी गाइडेंस फ्लो करते हुए यूकी धीरे धीरे एक अजीब सी स्टेट में चली गई। उसके आसपास का सब कुछ दूर सा लगने लगा। वो अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो सोचने लगी, क्यों मुझे अभी तक ऑरा क्यों फील नहीं हो रही। जो बुजुर्ग कपल उन्हें देख रहे थे, वो आप थोड़ा कंसर्न हो गए। सब ठीक है ना, तुम तो बिल्कुल पसीने से भीग गई हो, उनमें से एक ने आवाज लगाई। क्योंकि फिर भी मेडिटेट करती रही, लेकिन क्लियरली उसके लिए मुश्किल था। नहीं हो रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो अंदर ही अंदर घबरा गई। फिर अचानक कुछ बदल गया। एक गर्म सी लहर उसके बॉडी में के अंदर बहने लगी। स्पिरिचुअल एनर्जी नेचुरली उसके सिस्टम में एंटर होने लगी, धीरे धीरे सर्कुलेट करते हुए। तभी उसके सिर के ऊपर एक हल्का सा हाथ का टच महसूस हुआ। वो यामुरी का था। वो बिना उसे पता चले पास आ गया था, थोड़ा झुककर उसके पास। उसकी आवाज धीमी पर मजबूत थी, आंखें बंद कर लो और फिर से ट्राई करो। यामुरी ने स्टेडी टोन में कहा, मेरी स्पिरिचुअल पावर को गाइड की तरह यूज करो, मेरे थ्रू महसूस करने की कोशिश करो। ये सुनकर यूकी के गाल फिर से लाल हो गए, लेकिन उसने हल्की सी हाँ में सिर हिला दिया। ओ ठीक है। थोड़ा दूर खड़े बुजुर्ग कपल ने ये सब देखकर अपनी बाहें पकड़ ली। हे भगवान, एक ने धीमी पर ड्रामेटिक आवाज में कहा। उनके दिमाग में ये कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ये तो सीधा साधा खुलेआम रोमांस चल रहा था। फिर सीन धीरे से यूकी के कॉन्शियसनेस के अंदर शिफ्ट हो गया। उसने खुद को अनंत पानी से घिरा हुआ पाया, शांत, हल्का सा चमकता हुआ, हर डायरेक्शन में फैला हुआ। वहाँ दुनिया बिल्कुल खामोश थी, जैसे वजन ही ना हो। धीरे धीरे हल्की सी धाराएं उसके आसपास बहने लगी, नाजुक सी लहरें जो उसके ख्यालों के साथ रिस्पॉन्ड कर रही थी। तो ये है स्पिरिचुअल एनर्जी जो सिर्फ विल पावर से महसूस होती है, उसने हैरानी और सुकून के साथ धीरे से कहा। उसके अंदर के जहां में उसे यामुरी की प्रेजेंस भी महसूस हुई, दूर नहीं बल्कि एक मजबूत एंकर की तरह, जैसे विशाल समुद्र में कोई ठहरा हुआ सहारा। वो नरम आवाज में बोला, यही है दुनिया की ऑरा का असली रूप। थोड़ी देर बाद उसकी टोन प्रैक्टिकल हो गई, जैसे हमेशा होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना काफी है। अगर तुम इस तरह एनर्जी को महसूस करके एब्जॉर्ब करती रही तो जल्दी कल्टीवेशन स्टेज 1 तक पहुंच जाओगी। रियलिटी में वापस आते ही यूकी ने धीरे से आंखें खोली। उसका चेहरा अभी भी लाल था। यामुरी ने उसे देखा और शांत सी आवाज में बोला, चलो वापस चलते हैं। यूकी ने हल्की सी हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है। बाथ टब में वो नीचे अकेली बैठी थी, गहरी सोच में डूबी हुई। अचानक उसने अपनी मुट्ठी कस ली और सच्चाई से बोल पड़ी, जैसे खुद से ही बात कर रही हो। उसका चेहरा फिर से लाल हो गया जब यामुरी के शब्द उसके दिमाग में घूमने लगे। फिर उसका एक्सप्रेशन सख्त हो गया, आंखों में डिटर्मिनेशन आ गई और उसने सोचा, गोल है स्टेज 1 कल्टीवेशन, मुझे लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। उस डिटर्मिनेशन के साथ सीन एक हफ्ते बाद शिफ्ट हो गया। यामुरी शहर के बाहर एक बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था। आसपास शांति से देखते हुए वो हल्की सी आवाज में बोला, यही जगह थी ना जो रूडा ने बताई थी, क्या मैं ज्यादा जल्दी आ गया? सुबह घर से निकलते वक्त वो सोच रहा था, एक हफ्ता हो गया है, अब तक अमातानी यूकी क्लियरली स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस कर पाती होगी। उसका टैलेंट देखकर मैं चैन से जा सकता हूँ, मेरे ना होने पर वो चीजें हैंडल कर लेगी। यामुरी के ख्याल तब रुक जाते जब उसने साइड में देखा। दूर से बस आते हुए देख यामुरी ने सोचा, शायद ये रूडा की कार ही है। बस बिना झिझक उसके सामने रुक गई और वो अंदर चढ़ गया। ड्राइवर ने उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ देखा और बोला, ओए बच्चे, कई खतरनाक जगह जा रहे हो क्या? आज ज्यादा रश नहीं है, कहीं भी बैठ जाओ। ड्राइवर का एक्सप्रेशन अजीब सा था, समझाना मुश्किल। यामुरी बस के अंदर आगे बढ़ा, अपने ख्यालों में डूबा हुआ। उसका दिमाग ऑलरेडी अगले चैलेंज के लिए तैयार हो रहा था। अंदर जाकर यामुरी ने आसपास देखा, काफी अनजान चेहरे थे। बिना किसी का ध्यान खींचे वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। एक पल के लिए उसने आंखें बंद कर ली और मन में सोचा, आखिरकार वक्त आ गया। फिर बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, उसे हर पहचानी चीज से दूर ले जाती हुई। फिर सीन शिफ्ट हुआ, एक फ्लाइट लैंड हो रही थी और बैकग्राउंड में अनाउंसमेंट की आवाज गूंज रही थी, हम नेमी सिटी पहुंच चुके हैं। थोड़ा दूर दो लोग प्लेन से निकलते हुए बात कर रहे थे। आखिरकार पहुंच गए, एक ने सुकून की सांस लेते हुए कहा। दूसरा आदमी जिस्म को स्ट्रेच करते हुए बोला, बुढ़ापा मुश्किल होता है यार, ज्यादा देर तक बैठने से थक जाता हूँ। इसी बीच एक आदमी अपने फोन को घूर रहा था।
स्क्रीन पर यामुरी और युकी के साथ वाली तस्वीर थी। उस छोकरे का एड्रेस मिल गया है, मौका मिलते ही वार करूंगा। उसकी आंखें सिकुड़ गई और होठों पर ठंडी सी मुस्कान के साथ बोला, 30 साल हो गए दुनिया में बाहर निकले, अब वक्त हो गया है खुद को पूरी तरह से एंजॉय करने का। सीन फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग पे शिफ्ट होता है। शिजुरू के ऑफिस के अंदर सब कुछ बिल्कुल ऑर्डरली और प्रोफेशनल लग रहा था। उसकी सेक्रेटरी पास में खड़ी थी, चुपचाप वेट कर रही थी। लेकिन शिजुरू का फोकस काम पे बिल्कुल नहीं था। वो अपने हाथ के ब्रेसलेट को घूर रही थी, वही जो यामुरी ने जाते वक्त दिया था। उसके वर्ड्स उसके दिमाग में बार बार एको हो रहे थे, जब तक मैं नेमी सिटी से बाहर हूँ इस ब्रेसलेट को प्रोटेक्शन के लिए पहन कर रखना। वो धीरे से ब्रेसलेट को टच करती है। उसका एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रहा, जैसे वो उसके वार्निंग का असली मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। अपने थॉट्स में खोई हुई शिजुरू के गाल हल्का गर्म हो जाते और वो मोमेंट उसके दिमाग में क्लियरली रिप्लाई होता है। यामुरी की काम आवाज जब वो ब्रेसलेट उसे दे रहा था, हर बीड में एक वार्निंग सिजिल्ड एनग्रेव्ड है। अगर तुम्हें डेंजर फील हो तो इसे वैसे यूज करना जैसे मैंने दिखाया था। उस वक्त उसने सीरियसली सिर हिला दिया था, लेकिन अब जब वो सोचती है कि उसने पर्सनली उसके लिए ये बनाया था, उसका दिल हल्का सा फ्लस्टर मारने लगा था। बिना रियलाइज किए वो अपनी ही दुनिया में खो जाती है, बस अपने हाथों को देखते हुए। अचानक आवाज आती है, वो रियलिटी में वापस आ जाती है। मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ और आप बस अपने हाथ को ही देखी जा रही है। ये उसकी सेक्रेटरी थी, क्लियरली कंफ्यूज्ड। वो काफी देर से काम की बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इग्नोर हो रही थी। सेक्रेटरी हल्का सा सिर टिल्ट करके टीजिंग टोन में बोलते, ये ब्रेसलेट ये मिस्टर यामुरी ने दिया है ना, आपको काफी पसंद है लगता है। शिजुरू एक सेकंड के लिए स्टिफ हो जाती है, थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है और उसके गाल और ब्लश और गहरा हो जाते हैं। लेकिन वो तुरंत अपने आप को संभाल लेती है और अपना यूजुअल काम प्रोफेशनल लुक वापस ले आती है। ध्यान से उगाटा, शायद मैं तुम्हें नेक्स्ट बिजनेस ट्रिप के लिए कंट्री वाई भेज दूं, तुम्हारी लीस्ट फेवरेट जगह। ऑफिस के बाहर से अचानक एक पैनिक भरी आवाज आती है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये सेक्रेटरी थी जो शायद इतना सुन चुकी थी कि सिचुएशन समझ आ गई। सीन फिर शिफ्ट होता है एक डेंस फॉरेस्ट में, जहां यामुरी की बस एक लंबी वाइडिंग रोड पे स्टडी चल रही होती है। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच हल्की हल्की आ रही थी, विंडोज पर शैडोज पड़ रही थी। यामुरी अपनी सीट पर चुपचाप बैठा है, उसका एक्सप्रेशन काम है लेकिन अलर्ट भी। अपने दिमाग में वो कैलकुलेट करता है, डिपार्चर के लिए 6 घंटे हो गए। उसकी नजर थोड़ी देर के लिए बाकी पैसेंजर्स पर जाती है। लगता है इस बस में हर किसी के पास रुया जाने का अपना रीजन है। बस के अंदर का माहौल थोड़ा अजीब टेंस लग रहा था, जैसे हर ट्रैवलर के पास कोई हिडन इंटेंशन हो। पर अचानक बिना किसी वार्निंग के बस एकदम से रुक जाती है। सब लोग झटके से आगे गिरने लगते हैं। ये क्या, पीछे से कोई चिल्लाता है, आराम से ट्रैवल भी नहीं कर सकते क्या, कोई और गुस्से में बोलता है। कंफ्यूजन और इरिटेशन पूरे बस में फैल जाती है। ड्राइवर जल्दी से सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है, प्लीज काम रहिए, ये बस बिल्कुल सेफ है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही मेटल की टूटने की आवाज आती है। डोर को बाहर से जोर से किक मारकर तोड़ दिया जाता है। एक आदमी अंदर आता है, पर वो अकेला नहीं है, उसके पीछे से 3 और लोग आते हैं, सबके पास वेपन्स है। उनकी प्रेजेंस से ही बस का माहौल जम जाता है। जैसे एक आर्म्ड आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फ्रंट में बैठा एक पैसेंजर खड़ा होकर उसे रोकता है। एक मोमेंट के लिए लगता है कि वो रेजिस्ट करेगा, लेकिन तभी उस अटैकर की बॉडी से इतनी हैवी किलिंग इंटेंट निकलती है कि सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। एक और पैसेंजर कुछ पहचान कर नर्वस टोन में बोलता है, तुम लोग फ्लावर पेविलियन के हो ना, मुझे लगा ये कामाकिची का काम है। उसके वर्ड्स खत्म होने से पहले ही एक गैंग मेंबर एक ही मूव में उसके गले में वेपन घुसा देता है। अटैक इतना फास्ट और रूथलेस होता है कि किसी को रिएक्ट करने का चांस ही नहीं मिलता। बस के अंदर केओस और स्क्रीम फैल रही होती है, सब लोग डर से कांप रहे होते हैं। जो लोग अभी कंप्लेन कर रहे थे वो अब बिल्कुल चुपचाप हो गए। जिस गैंग मेंबर ने अटैक किया था वो धीरे से पूरी बस को स्कैन करता है। उसकी आंखें ठंडी और बेरहम होती है, उसकी किलिंग इंटेंट और स्ट्रांग हो जाती है। सब लोग बस से बाहर निकलो, इस बस में कोई है जो यहाँ नहीं होना चाहिए। यामुरी चुपचाप उनकी तरफ देखता है, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता। अपने दिमाग में वो कामली सोचता है, तो ये लोग उसके पीछे हैं, लगता है मैं फिर से किसी मेस में फंस गया। तभी एक गैंग मेंबर उसकी तरफ उंगली दिखाता है, वो लड़के खड़े हो जा। यामुरी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, वो अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहता है, बिल्कुल स्टिल। उस आदमी की आवाज और भी हार्श हो जाती है, चुपके चुपके घूम रहा है, दिखा बैग में क्या है। तभी गैंग का लीडर उस तरफ ध्यान देता है। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थी जब वो अपने आदमी से बोलता है, काइटो, जो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं उनको इग्नोर करो, टाइम वेस्ट मत करो, सीधा निपटा दो इसे। काइटो आगे बढ़ता है और सीधा यामुरी को घूरने लगता है। उसके बॉडी से एक पावरफुल किलिंग इंटेंट निकलने लगती है, हैवी और दबाव डालने वाली, जो ऑलरेडी डरे हुए पैसेंजर्स पर और भी प्रेशर डाल रही थी। हर स्टेप के साथ हवा और भी हैवी लगने लगती है। उसका वेपन रेडी था और उसकी हॉस्टिलिटी बिल्कुल क्लियर थी। पर अचानक उसकी आवाज हिल जाती है, शॉक में वो गायब हो गया। उसे समझ ही नहीं आता क्या हुआ। एक सेकंड पहले यामुरी अपने सीट पर शांति से बैठा होता और अगले ही पल वो गायब। गैंग मेंबर वही खड़ा रह जाता है, बिल्कुल स्टन्ड। पर अचानक यामुरी उसके बिल्कुल पीछे से अपीयर होता है।
उसके रिएक्ट करने से पहले, ब्लॉक करने से पहले या मुड़ने से पहले ही यामुरी का पंच सीधा उसके फेस पर पड़ता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि वो आदमी सीधा पीछे उड़ता है, बस की विंडो तोड़ता हुआ बाहर जा गिरता है और ग्लास हर तरफ टूट के बिखर जाता है। पंच मारने के बाद यामुरी ठंडी आवाज में बोलता है, इतनी जल्दी है ना तो मैं ही सबको एक साथ हैंडल कर लेता हूँ। ये देखते ही बॉस और बाकी गैंग मेंबर्स तुरंत अपने वेपन्स लेकर उसकी तरफ दौड़ते हैं, आंखों में गुस्सा भरा हुआ। एक बंदा सामने से चार्ज करता है और उसके फेस पर पंच मारने की कोशिश करता है, साथ ही एक और पीछे से अटैक करता है उसे सरप्राइज करने के लिए, पर सिर्फ एक पंच और यामुरी उसे गिरा देता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बॉस का सिर सीधा बस की छत से टकराता है, मेटल तक डेंट हो जाता है। यामुरी क्या क्या हल्का रेड ग्लो कर रही होती है इंटेंस ऑरा के साथ जब वो नीचे पड़े हुए लोगों को देखता है। बस इतने ही थे। पैसेंजर्स में से एक हुड पहनी लड़की जो पहले से सब कुछ चुपचाप देख रही थी, ये सब देखकर शॉक में थी। थोड़ी देर बाद chaos सेटल हो जाता है। गैंग मेंबर्स को बस से बाहर फेंक दिया जाता है, उनकी बॉडीज घसीटकर साइड में डाल दी जाती है। एक पैसेंजर बस को चेक करता है और सीरियस टोन में बोलता है, एक्सेल टूट गया है, अब ये बस नहीं चल सकती। ये सुन के एक गंजा आदमी फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, सब जगह छोड़ के यही प्रॉब्लम होनी थी, सिग्नल भी नहीं आ रहा, अगर जंगल में वाइल्ड बीस्ट आ गए तो हम फंस गए। दो और पैसेंजर्स टेंशन में एक दूसरे को देखते हैं, अब क्या करें, हमें पता भी नहीं है आसपास क्या है। जंगल के पास का माहौल फिर से हैवी और साइलेंट लगने लगता है और जो टेंशन थोड़ी देर के लिए गायब हो गई थी वो वापस आ जाती है। यामुरी थोड़ा साइड में खड़ा होता है, एक ट्री के अगेंस्ट लीन करके, जबकि बाकी लोग पैनिक में बात कर रहे होते हैं। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल काम है लेकिन दिमाग ऑलरेडी आगे सोच रहा है, मेरी पावर से मैं इस जंगल से निकल सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे रियूडा जाना है तो मुझे एक नया कॉन्टेक्ट चाहिए जो गाइड करे। तभी अचानक एक आवाज उसे बुलाती है। वो हुड वाली लड़की थी जिसका इनडायरेक्टली उसने बस में हेल्प किया था। वो आगे बढ़ती है आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ, अगर तुम रूडा जा रहे हो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ, बदले में मुझे सेफली गाड़ी तक ले चलो, वो फर्मली बोलती है। यामुरी एक सेकंड के लिए उसे देखता है, बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड, फिर बिना कुछ बोले सीधा चलने लगता है। रुको, वो चिल्लाती है, आवाज तेज हो जाती है, सोच लो मेरे बिना तुम कभी रूडा तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन वो रुकता नहीं, शांत टोन में ऑलमोस्ट डिसमिस करते हुए बोलता है, जो लोग अभी आए थे वो तुम्हें टारगेट कर रहे थे, शायद उस बॉक्स के लिए तुम जो कैरी कर रही हो। उसकी नजर उस ऑब्जेक्ट पर जाती है जो लड़की पकड़ रही होती है, और तुम में काफी हिम्मत है जो मुझसे डील करने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वो बोलता है उसके बॉडी से एक सटल एनर्जी वेव फिर से निकलती है, हवा का प्रेशर बदल जाता है हैवी और क्लियर। लड़की एक मोमेंट के लिए स्टिफ हो जाती है, वो दांत भींचती है, फिर एक डीप सांस लेती है, लेकिन वो रुकती नहीं। रुको, इस बार वो थोड़ी काम वॉइस में बोलती है, मेरा नाम विंटर है, मैं रूडा से ही हूँ। वो उसका एक्सप्रेशन ध्यान से देखते हुए पूछती है, तुम पैसों के लिए नहीं जा रहे ना? फिर धीरे से अपना हुड नीचे करती है, पहली बार अपना फेस क्लियरली दिखाते हुए। अब उसकी आंखों में सिर्फ डेस्पिरेशन नहीं बल्कि शार्प इंटेलिजेंस भी दिखाई देती है। फिर वो कुछ उसके सामने दिखाती है, तुम इसके लिए जा रहे हो ना? तभी अचानक दूर से जीप्स की आवाज आती है, जैसे वो लोग स्पीड से उनकी तरफ आ रहे हो। एक आदमी घबराकर चिल्लाता है, कोई आ रहा है। दूसरा तुरंत रिलीफ के साथ बोलता है, थैंक गॉड बच गए। उसी वक्त कई व्हीकल्स उनकी बस के पास आकर रुक जाती हैं। उनके आने से हवा में एक साथ टेंशन और होप दोनों फैल जाती है। एक आदमी जल्दी से व्हीकल्स की तरफ भागता है और जोर से चिल्लाता है, क्या तुम लोग कामाकिची के भेजे हुए रेस्क्यू टीम हो? लेकिन उसे जवाब मिलने से पहले ही एक आदमी आगे बढ़ता है और उसे इतनी जोर से किक मारता है कि वो सीधा पीछे जाकर जमीन पर गिरता है, और एक पल में ही माहौल रिलीफ से सीधा डर में बदल जाता है। एक फिगर धीरे से कार से बाहर निकलता है और ठंडी आवाज में बोलता है, कामाकिची, जैसे वो कभी हेल्प भेजेगा। फिर कुछ गार्ड्स एक आदमी को घसीटकर आगे लाते हैं और चिल्लाते हैं, मिस्टर हानाडाटे, टोबिटा मिल गया। वो वही गैंगस्टर था जो पहले दिखा था। उसकी हालत खराब थी, मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और उसे जबरदस्ती यंग मास्टर के सामने लाया जाता है। वो सिर झुकाकर कमजोर आवाज में बोलता है, हानाडाटे, मुझे माफ कर दो। उसकी हालत देखकर यंग मास्टर तेज टोन में पूछता है, वो लड़की कहाँ गई? गैंगस्टर और झुक जाता है और कांपते हुए बोलता है, हमारे सारे लोग एक ही लड़के ने खत्म कर दिए। ये सुनते हानाडाटे का एक्सप्रेशन बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। धीमी लेकिन डरावनी आवाज में वो रिपीट करता है, एक ही लड़का? तुम्हें पता है ना अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो क्या होगा तुम्हारे साथ? तभी एक गंजा आदमी जल्दी से आगे बढ़ता है और बोलता है, हानाडाटे, मुझे पता है वो दोनों कहाँ गए, अगर तुम हमें यहाँ से निकाल दो तो मैं वह सब कुछ बता दूंगा। कुछ और लोग भी उसकी बात सपोर्ट करते हैं, हाँ हाँ हम कंफर्म करते हैं। उसने मास्क पहना था लेकिन स्मेल से क्लियर था कि वो लड़की ही थी। ये सुनते हानाडाटे थोड़ा आंखें सिकुड़ता है और बोलता है, अच्छा बोलो फिर। गंजा आदमी हिम्मत जोड़ता है और जंगल की एक डार्क एरिया की तरफ इशारा करता है। वो लोग यहाँ से उस तरफ जंगल में गए, हो सकता है अब तक किसी बीस्ट ने उन्हें खा भी लिया हो। यंग मास्टर का एक गार्ड आगे बढ़कर धीरे से बोलता है, उस तरफ का रास्ता गामोटो को जाता है, शायद वो शागुरा गए हो।
ये सुनते ही हनाडाटे हल्के से हंसी निकलता है। वो सोचते हैं रूडा की कार यूज करके वो सेफ हो गए, हम भी गामाटो ही जा रहे हैं। ये सुनते ही गंजा आदमी डेस्परेट होकर चिल्लाता है, हमें भी यहाँ से निकालो, हमने जो जानते थे सब बता दिया। हनाडाटे धीरे से मुड़कर अपने गार्ड्स को देखता है बिना कुछ बोले, और अगले ही पल सारे गार्ड्स बचे हुए लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। सबके चेहरे पर पैनिक आ जाता है। क्या करने वाले हो तुम लोग हमारे साथ, कोई चिल्लाता है। गंजा आदमी इतना डर जाता है कि खड़ा भी मुश्किल से रह पाता है। मैंने कहा ना, हमने सब बता दिया। उसके बाद जंगल में गूंजती हुई चीखों की आवाज सुनाई देती है कुछ देर तक, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। सीन अचानक शिफ्ट होता है। अब माहौल शांत है, ऑलमोस्ट धोखेबाज तरीके से पीसफुल। हम देखते हैं यामोरी और विंटर साथ में एक स्ट्रीट पर चल रहे हैं। टाउन के बीच से गुजरते हुए विंटर सीरियस टोन में बोलती है, उसका एक्सप्रेशन फर्म है। सुनो, जब तक बहुत जरूरी ना हो अपनी पावर यूज मत करो। हनाडाटे जल्दी या देर से गामाटो आ ही जाएगा, इसलिए हमें लो प्रोफाइल रखना होगा। और अगर तुमने पावर यूज की तो लोग तुम्हारी असली आइडेंटिटी समझ सकते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम डिवाइन वाटर का सीक्रेट जानते हो तो बहुत लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। यामोरी हल्का सा सिर हिलाता है, समझ गया। तभी विंटर आगे देखकर बोलती है, देखो वही बंदा है जिसका मैंने मेंशन किया था। उनके सामने एक आदमी खड़ा होता है, अपने डॉग को प्यार से थपथपाते हुए बोल रहा होता है, ओह चाय, तुमने काफी मुश्किल वक्त देखा है ना। फुटस्टेप सुन के वो मुड़ता है और हल्का सा स्माइल करता है, ओह विंटर तुम हो। यह आदमी सुगुरु कुनाइडा होता है, गामाटो का गाइड। विंटर बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ती है और पोलाइटली लेकिन अर्जेंट टोन में बोलती है, मुझे चाहिए कि आप मेरे दोस्त को जल्दी से रियूडा तक गाइड करें अगर पॉसिबल हो। ये सुन के कुनाइडा कामली सिर हिलाता है, आज एक कार रूडा के लिए जा रही है, तुम दोनों उसमें जा सकते हो। विंटर यामोरी की तरफ देखकर समझाती है, मिस्टर कुनाइडा का रूडा में काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सेफ राउट जानते हैं। ये और मिस्टर काय पहले रूडा से लोगों को रेस्क्यू भी कर चुके हैं, इनकी रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग है। फिर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क हो जाता है और धीमी उदास आवाज में बोलती है, लेकिन मिस्टर काय पिछले कुछ सालों से हॉस्पिटल में है। मिस्टर कुनाइडा हल्का सा टोन चेंज करके वह बोलता है, चलो अभी के लिए शॉप के अंदर वेट करो। लेकिन तभी पीछे से एक लाउड आवाज आती है, यो कुनाइडा, बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है हाँ ना। एक येलो हेड लड़का आता है, फेस पर स्लाई ग्रीन के साथ। उसके साथ कुछ रफ लुकिंग लोग भी होते हैं और धीरे धीरे एरिया में भीड़ जमने लगती है। वो लड़का मॉकिंग टोन में बोलता है, जल्दी अपना गैम्बलिंग डेब्ट चुका देना, वरना जो कार कोलेटरल रखी है ना वो हम ले जाएंगे। माहौल तुरंत टेंस हो जाता है। यामोरी चुपचाप देखते हुए सोचता है, डेब्ट कलेक्टर्स कितना झंझट है। मिस्टर कुनाइडा उस लड़के की तरफ देखकर फर्म टोन में बोलता है, यमाई आज बिजी हो, बाद में आना। लेकिन यमाई की आवाज ठंडी और रूथलेस हो जाती है, अगर आज पैसे नहीं दिया तो तुम्हारे पास कोई चांस नहीं बचेगा। विंटर थोड़ी कंफ्यूज होकर पाए छिड़कती है और धीरे से कहती है, मिस्टर कुनाइडा को गैम्बलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर उन्होंने अपनी कार कोलेटरल में क्यों डाली। मिस्टर कुनाइडा अब और कंट्रोल नहीं कर पाते और गुस्से में बोल पड़ते हैं, तुमने मुझे उस वक्त ट्रिक किया जब मैं मजबूर था और मुझे एक लोन शार्क के चक्कर में फंसा दिया, और अब इतनी हिम्मत है कि यहाँ ऐसे ही आ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सुनते ही येलो हेड लड़का और भी ज्यादा मुस्कुरा देता है, ट्रिक्ड, इतना अगली वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था याद है, तुमने 10 मिलियन बोरो किए थे गैम्बलिंग हॉल से अपने किसी क्लोज को ट्रीट करने के लिए, सही है ना। मिस्टर कुनाइडा के हाथ गुस्से से कांपने लगते हैं, उसका चेहरा शर्म और फ्रस्ट्रेशन से लाल हो जाता है। उधर विंटर के दिमाग में टेंशन फुल स्पीड से चल रही होती है, अगर मिस्टर कुनाइडा की कार नहीं मिलती तो हम रूडा नहीं पहुंच पाएंगे, और मिनामिनो वेट कर रहे हैं, अगर हम लेट हुए तो हानाडाटे का ग्रुप भी यहाँ आ जाएगा। इस टेंस सिचुएशन के बीच विंटर अचानक आगे बढ़ती है, प्रेशर के बावजूद उसकी आवाज स्टेडी रहती है, मैं मिस्टर कुनाइडा का डेप्थ कवर करूंगी। बुजुर्ग आदमी शॉक में उसे देखता है, विंटर तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसकी बात बीच में ही काट देती है, पैसे बाद में दे देना, अब बस जल्दी से कार रेडी करो। ये सुनते ही येलो हेड लड़का उंगली स्नैप करता है, उसका एक आदमी तुरंत डॉक्यूमेंट्स ले आता है। वो सेटिस्फाई होकर कहता है, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुनाइडा ने 10 मिलियन बोरो किए थे काल कोलेटरल के साथ, वो कैजुअल टोन में बोलता है जैसे कोई छोटी बात हो। इंटरेस्ट फर्स्ट डे से 10%, सेकेंड डे 20% और थर्ड डे से बढ़ता ही जाता है। फिर और भी बड़ी स्माइल के साथ कहता है, और अब 15 दिनों हो चुके हैं और टोटल डेब्ट हो गया है 130 मिलियन। मिस्टर कुनाइडा का चेहरा शौक और गुस्से से भर जाता है, मैंने कभी ऐसे टर्म्स एग्री नहीं किए। विंटर फिर से आगे बढ़कर उन्हें घूरती है, तुम लोग बस इसे लूटने की कोशिश कर रहे हो। येलो हेड लड़का ताली बजाते हुए हंस पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर ये पे नहीं कर सकता, हम ये सब गामोटो स्टाइल में सेटल करेंगे, यहाँ सब कुछ गैम्बलिंग डेब्ट से डिसाइड होता है जिंदगी तक। वो हल्का सा झुककर मुस्कुराता है, तो कैसा रहेगा डाइस डिसाइड करे। उसके पीछे से एक लंबा आदमी आगे आता है, येलो हेड लड़का अनाउंस करता है, ये हमारा दोस्त विलियम है, ये डीलर होगा। बटलर जैसा आदमी एलिगेंट बो करता है एक अजीब सी क्रीपी स्माइल के साथ, मिलकर खुशी हुई, ये सब देखना मेरे लिए ऑनर है।
मिस्टर कुनाडा पैनिक में चिल्लाता है, विंटर इसे सीरियसली मत लो, ये गैम्बलिंग हॉल के सबसे डेंजरस लोगों में से एक है। लेकिन विंटर ऑलरेडी प्रेशर में, पसीना आ रहा है, फिर भी वो पीछे नहीं हटती। येलो हेड लड़का अपने बटलर के कंधे पर हाथ रख के कहता है, अगर तुम जीत गए डेप्थ खत्म, लेकिन हार गई तो डबल। फिर वो झुककर क्रीपी नजर से देखता है, अब भी करना है। यामुरी साइड से सब देखते हुए सोचता है, मैं इन्हें किसी को हाथ नहीं लगाने दे सकता और हमें कार भी चाहिए। ये सब शुरू से सेटअप लग रहा है। डाइस का गेम ट्रैप होता है, जीतने का सीक्रेट है साउंड सुनना। विंटर अपनी मुट्ठी कस के कहती है, अगर मैं जीत गई तो डेप्थ क्लियर होगा, सही। अपने दिमाग में वो कैलकुलेशन करती है, इस गैम्बल में मेरे पास क्लियर एडवांटेज है। बुजुर्ग आदमी फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन येलो हेड लड़का स्मूथ तरीके से बोल पड़ता है, ऑफ कोर्स मैं कभी भी अपनी बात से मुकरता नहीं। फिर दोनों साइड टेबल पर बैठ जाते हैं, एक तरफ विंटर, कुनाडा और यामुरी, दूसरी तरफ येलो हेड लड़का, उसका क्रीपी बटलर विलियम और उनके लोग। हवा हैवी हो जाती है जैसे डाइस टेबल पर रखे जाते हैं, गेम शुरू होने वाला है। यामुरी अपने मन में सोचता है, विंटर सीधा उनके ट्रैप में चल रही है, ये सिर्फ कोई नॉर्मल गैम्बलर नहीं है। उधर बटलर विलियम भी अपने मन में सोच रहा है, इसने ये बैट एक्सेप्ट कर ली, इसका मतलब ये मरने आई है। मैं 5 साल के एज से गैम्बलिंग ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इस स्किल के साथ मैं किसी भी गैम्बलिंग हॉल को कंट्रोल कर सकता हूँ, और ये बटन जो मेरे मास्टर ने दिया, इसके साथ डाइस में जीत गारंटेड है। थोड़ी देर बाद विंटर डाइस रोल करने के लिए रेडी होती है। बटलर विलियम क्रीपी से स्माइल के साथ खड़ा सोचता है, इजी विन। फिर कामली कहता है, लेडीज फर्स्ट, ऑड या इवन चूज कीजिए। उसके आसपास के लोग भी बोल पड़ते हैं, डाइस तुम रोल कर रही हो, बाद में कंप्लेन मत करना अगर हार गई तो। लेकिन उनकी बात को इग्नोर करते हुए विंटर कॉन्फिडेंटली कहती है, अभी हमें अंडर एस्टिमेट करना जल्दी होगा। फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगती है, 3 डाइस के साथ ऑड या इवन आने का चांस 50-50 होता है। मैथमेटिकली ये फेयर गेम लग रहा है, लेकिन पहले थ्रो से ही मैंने डाइस के गिरने की आवाज याद कर ली थी, ये राउंड मेरा है। और तुरंत वो जोर से अनाउंस करती है, ये वाला इवन है। उसकी कॉन्फिडेंस देखकर बटलर कहता है, काफी कॉन्फिडेंट लग रही हो, तो मैं ऑड लेता हूँ, खोलो। जैसी डाइस रिवील होती है, बटलर उन्हें देखकर बोलता है, 2, 3 और 5, टोटल 10 मतलब इवन। रिजल्ट देखते ही विंटर चैन की सांस लेती है, थैंक गुडनेस। मिस्टर कुनाडा एक्साइटेड होकर बोलता है, एक विन हो गई, एक और हम जीत गए। विंटर सिर हिलाकर कहती है, हाँ। लेकिन बटलर के पीछे खड़े 2 आदमी ठंडी नजर से बोल पड़ते हैं, ज्यादा खुश मत हो, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। बटलर फिर शांत आवाज में विंटर की तरफ देखकर कहता है, चलिए फिर से डाइस रोल कीजिए। विंटर दोबारा डाइस शेक करने लगती है। अगले राउंड के लिए रेडी होते हुए वो उन्हें देखकर कहती है, अपनी बात पे टिकना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, इस बार मैं और चूज करती हूँ। बटलर विलियम्स कामली रिप्लाई करता है, अगर ऐसा है तो मैं। उसी वक्त सीन थोड़ी देर के लिए यामुरी पर शिफ्ट होता है, जो सब देखते हुए सोचता है अब शुरू होता है। उधर बटलर विलियम्स हल्की सी स्माइल के साथ अपनी बात कंप्लीट करता है, क्यों ना ट्रिपल्स हो जाए। ये सुनते ही मिस्टर कुनाडा शॉक हो जाते हैं, ट्रिपल्स, तीनों डाइस सेम आने का चांस सिर्फ 1 in 36 होता है। विंटर तुरंत कहती है, ठीक है, और डाइस रिवील करने ही वाली होती है, पूरी तरह कॉन्फिडेंस की ये राउंड भी उनका है। लेकिन बटलर विलियम्स वही क्रीपी सी स्माइल के साथ खड़ा रहता है। जैसे डाइस दिखती है वो कामली रिजल्ट अनाउंस करता है, 3-6 परफेक्ट ट्रिपल। ये देखकर मिस्टर कुनाडा आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता, ये कैसे पॉसिबल है। विंटर भी बिल्कुल स्टन रह जाती है, नो वे, क्या मैंने आवाज गलत सुन ली। यामुरी सब समझ रहा होता है, लेकिन चुपचाप ऑब्जर्व करता रहता है। बटलर विलियम कैजुअली बोलता है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, बस एक लास्ट राउंड। विंटर तुरंत डिटर्मिनेशन के साथ कहती है, इस बार मैं गलती नहीं करूंगी। वो फिर से डाइस शेक करती है, ध्यान से आवाज सुनते हुए सोचती है, इस बार ऑड ही होना चाहिए। बटलर के पीछे खड़े आदमी धीरे से बात करते हैं, अब ये हिल चुके हैं, ये राउंड तो पक्का हार है, विलियम कभी डाइस में नहीं हारता। बटलर विलियम्स अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, ये लोग समझते नहीं, गैम्बलिंग मेरा डोमेन है। फिर वो जोर से बोलता है, तो मैं इवन चूज करता हूँ। ये सुन के विंटर घबरा जाती, इवन, क्या मैंने फिर से गलत सुना। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद वो कहती है, मैं खोलती हूँ। लेकिन जैसे ही वो डाइस रिवील करने वाली होती है, वो कोई उसे रोक देता है। वो कोई और नहीं, यामुरी होता है। उसे आगे आते देख एक आदमी तुरंत चिल्लाता है, तू कौन है बे? बटलर विलियम भी क्यूरियस होकर पूछता है, और तुम? यामुरी शांत कदम से आगे बढ़कर कहता है, लास्ट राउंड मैं खेलूंगा। ये सुन के बटलर विलियम हैरान होता है, तुम? विंटर तुरंत रिएक्ट करती है, ये नॉर्मल इंसान नहीं है। यामुरी कामली बटलर की तरफ देखकर कहता है, नहीं, ये मेरे जैसा ही है। कंफ्यूज होकर विंटर पूछती है, तुम्हारे जैसा? और उसके दिमाग में एक थॉट आता है, कहीं ये। उधर बटलर विलियम्स के बॉडी से एक हैवी और डेंजरस ऑरा निकलने लगता है। हवा का प्रेशर और भी हैवी हो जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचती है, कल्टीवेटर तो नहीं। तभी एक आदमी जोर से टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाता है, क्या तुम बीच में घुसने वाले हो?
ये येलो हर्ड लड़का होता है जो गुस्से में बोलता है तुम सिर्फ उस लड़की के साथ बैट करना है। लेकिन यामोरी बिना हिचकिचाहट के एक कार्ड निकलता है, उसे आगे फ्लिक करता है और टेबल पर गिराता है। फिर वो शांत आवाज में कहता है इस कार्ड में 24 मिलियन है, किसी भी बैंक से निकाल सकते हो। और फिर फॉर्मली बोलता है पैसा चाहिए ना, जीतो और ले जाओ। ये देखकर येलो हेड लड़का सिनिस्टर हंसी हंसने लगता है। स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्टिंग। वो वापस कुर्सी पर बैठ जाता है, क्लियरली मजा ले रहा होता है। ग्रीडी स्माइल के साथ कहता है ठीक है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि पैसे मना कर दूं। फिर वो सीधा यामोरी की तरफ देखता है और कंडीशन रख देता है, अगर तुम जीत गए तो इसका डेप्थ खत्म, लेकिन अगर तुम हारे तो ये डबल हो जाएगा और ये पैसे मेरे हो जाएंगे। उसके बाद बटलर विलियम भी कामली बोलता है मैं इवन पर ही रहता हूँ जैसे पहले। फिर वो सीधा यामोरी की तरफ देखकर पूछता है और तुम? सब कुछ सुनने के बाद यामोरी धीरे से अपना सिर उठाता है। उसकी आंखों में हल्की सी लाल रोशनी चमकती है और बिना झिझक के बोलता है ट्रिपल्स और ट्रिपल्स। तुरंत बटलर के पीछे खड़ा एक आदमी हंस पड़ता है, मेरा कॉल कॉपी कर रहा है, इतना लेम है। फिर कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है और ट्रिपल्स बिल्कुल इम्पॉसिबल। यामोरी का चॉइस सुन के मिस्टर कुनाइडा टेंशन में आ जाता है, अरे पक्का है ना तू? फिर जल्दी से बोलता है ट्रिपल्स वैसे ही रेयर होते हैं और तुम उसमें से भी और चूज कर रहे हैं। विंटर भी कंसर्न होकर कहती है तुम्हें सच में लगता है ये ठीक है? उधर बटलर विलियम चुपचाप यामोरी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर वो कंफर्म करता है और ट्रिपल्स सही है। यामोरी शांत आवाज में बोलता है ऑफ कोर्स। फिर कहता है मैं ओपन कर दूं। उस मोमेंट पर बटलर सीक्रेटली अपना बटन एक्टिवेट करता है। उसके बॉडी से एक हल्की लेकिन पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। वो कॉन्फिडेंस से बोलता है खोल दो। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है इस बटन के साथ बस किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है और मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। डाइस के फेसेस चेंज करना तो बच्चों का खेल है। यह सोचकर उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड स्माइल आ जाती है। वो ऑलमोस्ट पागल की तरह हंसने लगता है, श्योर कि वो ही जीत चुका है। तभी वो कामली बोलता है खोल दो। फिर डाइस रिवील होते हैं। यामोरी उन्हें देखकर क्लियरली अनाउंस करता है 3 ऑड्स, ट्रिपल ऑड। रिजल्ट देखते ही बटलर के पसीने खड़े। दोनों आदमी शॉक में रिएक्ट करते हैं। एक बोल पड़ता है ये लकी नहीं हो सकता, ये चीटिंग है। बटलर खुद भी शॉक में जम जाता है। डाइस को घूरते हुए चिल्लाता है ये कैसे आ गए? अपना कंट्रोल खोकर वो अचानक खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है और ट्रिपल्स ऐसे नहीं आ सकते, ये चीटिंग है। ये सुनकर विंटर का पेशेंस टूट जाता है, तुम्हारे ट्रिपल्स ठीक है लेकिन हमारे चीटिंग। बटलर गुस्से में जवाब देता है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम ट्रिपल्स रोल नहीं कर सकते। वो अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाता कि यामोरी शांत तरीके से बोलता है क्योंकि तुम डाइस के फेसेस चेंज कर रहे हो, सही? यामोरी आगे बोलता है अपनी स्लीव में जो बटन छुपा रखा है उसे कंट्रोल कर रहे हो, तुम्हारा ट्रिक बहुत बचकाना है। ये सुनते ही बटलर झट से खड़ा हो जाता है, पूरा हिल चुका होता है, तुम्हें कैसे पता? उधर येलो हेड लड़का गुस्से में चिल्लाता है विलियम तुम तो अनबीटेबल थे ना। विंटर भी उनकी तरफ उंगली दिखा के चिल्लाते है चीटिंग तुम लोग कर रहे थे। लेकिन बटलर विलियम डिनाई नहीं करता, धीरे से अपनी स्लीव फोल्ड करता है। उसके बॉडी से पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। एक ठंडी और डेंजरस आवाज में कहता है तो क्या हुआ, आखिर में हार तो तुम सबकी ही होगी। फिर वो उस एनर्जी से आसपास के वेपन्स कंट्रोल करने लगता है और सब हवा में उड़ने लगते हैं और उनकी तरफ अटैक के लिए बढ़ने लगते हैं। गुस्से भरी नजर ये जात कहता है डाइस ही नहीं मैं और भी चीजें हिला सकता हूँ। फिर उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है, अब दिखाता हूँ क्या होता है जब मुझे गुस्सा दिलाते हो। और अगली सेकंड बटलर क्रूअल स्माइल के साथ अटैक लॉन्च करता है। उनके नाइफ सीधा यामोरी की तरफ उड़ते हैं लेकिन यामोरी बिल्कुल काम रहता है जैसे उसे पहले से पता हो ये होने वाला है। अगला सीन बटलर का चेहरा शॉक से भर जाता है। यामोरी ने एक भी स्टेप लिए बिना सारे नाइफ्स को डायरेक्शन चेंज कर दी होती है। जो ब्लेड्स उस पर अटैक करने वाले थे वो पल भर में उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। कोई रिएक्ट करने से पहले ही यामोरी लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है और एक ही पल में वो बटलर के पास पहुंचकर उसे पकड़ लेता है और एक ही हाथ से हवा में उठा देता है जैसे उसका कोई वेट ही नहीं हो। ये देखकर येलो हेड लड़के के गार्ड्स पैनिक में चिल्लाते हैं मिस्टर विलियम्स। बटलर को हवा में पकड़े हुआ यामोरी शांत आवाज में कहता है डील के हिसाब से डेप्थ क्लियर हो गया और IOU में ले जा रहा हूँ। उस मोमेंट में यामोरी के बॉडी से एक जबरदस्त और डरावनी एनर्जी निकलने लगती है। पूरे रूम में इतना हैवी प्रेशर फील होता है कि सब लोग एकदम से जम जाते हैं। पीछे से येलो हेड बंदा दांत भींच के गुस्से में चिल्लाता है साले। दूसरी तरफ बटलर विलियम कमजोर सी आवाज में जूझते हुए बोलता है अभी दे दो, मैंने बोला ना दे दो। येलो हेड बंदा घबरा के कहता है विलियम्स ये, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही बटलर उसे घूर के ठंडे अंदाज में बोलता है मिस्टर शेंशी मरना है क्या तुझे? सिचुएशन को समझ के येलो हेड बंदा मजबूरी में पेपर निकाल के दे देता है फाइन। जैसे ही वो देता है यामोरी अपनी ग्रिप छोड़ देता है और बटलर को सीधा जमीन पर फेंक देता है। फिर ठंडे टोन में बोलता है इनको ले जाओ और निकल जाओ। बटलर बुरी हालत में धीरे से कहता है जी सर और फिर पूरा ग्रुप वहां से निकल जाता है। उन्हें जाते हुए देख विंटर थोड़ी कंफ्यूज सी लगती है। वो सोच में पड़ के कहती है वो इतना डरा हुआ क्यों था, तुमने उसके साथ क्या किया?
यामोरी सीधा सिंपल जवाब देता है, कुछ खास नहीं। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ वही लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं। दोनों गार्ड्स अभी भी बटलर से बात कर रहे हैं, क्लियरली शॉक में है। एक पूछता है, विलियम क्या हुआ, मैंने तुम्हें कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा। दूसरा डिसबिलीफ में बोलता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कैसे उसने अकेले सबको हरा दिया। बटलर विलियम चुप रहता है, लेकिन उसका पूरा बॉडी हल्का कांप रहा होता है। अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है, वो बुढ़ा इतना टीनेज बंदे से कैसे कनेक्टेड है। एक ही सेकंड में उसने वो बटन तोड़ दिया जो बॉम्ब से भी नहीं टूटता है। यहाँ से जल्दी निकलना होगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है रूडा के बाहर। कुछ लोग तैयारी में लगे हुए हैं। एक बोलता है, जल्दी टेंट लगाओ, आज रात यहीं रुकेंगे। दूसरा पूछता है, राउट कंफर्म है। तभी हनाडाटे दिखाई देता है, आराम से स्टेक खा रहा होता है और रिपोर्ट सुनते हुए। तभी उसका एक आदमी आके अपडेट देता है, हाँ अगर वो लोग कल रूडा वापस जाएंगे तो इसी रोड से गुजरना पड़ेगा। वो आदमी ठंडी स्माइल के साथ बोलता है, हमने उस बंदे को हायर करने के लिए इतना पैसा दिया, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। साथ ही एक मिस्टीरियस बॉक्स भी दिखाया जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो रिवील नहीं होता। उसके बाद मिस्टर कुनाडा दोनों को देख के दिल से शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू मिस्टर यामोरी विंटर, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं सब कुछ खो देता, मेरी वाइफ, मेरी गाड़ी, सब कुछ। विंटर तुरंत मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं, अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ पर फंस जाते। फिर वो यामोरी की तरफ देख के हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, थैंक यू, मैं भी ऑलमोस्ट फंस गई थी। यामोरी शांत रहते हुए बस इतना बोलता है, ठीक है, हम अभी भी रूडा जाने के लिए गाड़ी चाहिए। मिस्टर कुनाडा तुरंत रीअश्योर करता है, टेंशन मत लो, मैं 50 साल से इस रोड पर रूडा के राइड्स अरेंज करता रहा हूँ। अगर मैं जवान होता तो खुद चला के ले जाता। ये बोलते बोलते वो इमोशन में अपना सीना ठोकने लगते हैं, लेकिन विंटर तुरंत रोक देती है, अरे मिस्टर कुनाडा, आपको रेस्ट करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है, गाड़ियां रेडी होती है। कोई चिल्लाता है, चलो निकलते हैं। विंटर हाथ हिला के कहती है, फिर मिलेंगे कुनाडा। फिर वो और यामोरी एक गाड़ी के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए। सफर के दौरान यामोरी उसे पूछता है, तुम रूडा से हो ना, फिर वहाँ से भाग क्यों रही हो। विंटर शांत लेकिन सीरियस टोन में कहती है, मुझे ये मीनामीनो के पास पहुंचाना है, हनाडाटे के लोग मेरे पीछे इस चीज के लिए पड़े हैं। ये सुन के यामोरी उस सूटकेस की तरफ देख के पूछता है, इसमें क्या है। विंटर धीरे से कहती है, कौन जाने, मुझे बस इतना पता है कि ये मुझे एक कल्टीवेटर ने दिया था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है, उन्हें और गहरी जर्नी में ले जाते हुए। इसी बीच एक आवाज सुनाई देती है, मिस्टर राय संभाल के रहना, यहाँ हर तरफ के लोग मिलते हैं। रायन हल्का सा क्यूरियस होकर पूछती है, अच्छा तुम्हें कैसे पता। उसके साथ खड़ा हुडेड बंदा कॉन्फिडेंटली कहता है, ऑफ कोर्स मैं गामाटो के कुशिन स्टाइल का सोल सक्सेसर हूँ, लोगों को और एनवायरनमेंट को पढ़ना मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये बंदा होता है कोहाई चिनो, सक्सेसर ऑफ कुशिना रुयु। वो आदमी बात करते हुए आसपास के लोगों की तरफ हल्का सा इशारा करता है, उस आदमी को देखो, बाहर से सीधा साधा लग रहा है लेकिन अंदर से बिल्कुल काला है। और वो बुढ़ी सिंपल गांव वाली लग रही है, पर असली में दूसरों से पैसे निकलवाने वाली टाइप की है। और वो जोर जोर से बोलने वाली औरत है ना, पूरा प्रॉब्लम है, ना टैलेंट ना तमीज, चलती फिरती डिजास्टर। ये सुन के राय थोड़ी अनश्योर हो जाती है और कहती है, मिस्टर चिनो, क्या यह सच में सही है, मुझे तो सब नॉर्मल ही लग रहे हैं। वो आदमी तुरंत जवाब देता है, अपनी अथॉरिटी जमाने की कोशिश में, अगर तुम्हें किसी लेजेंडरी कल्टीवेटर को ढूंढना है तो मुझ पर ट्रस्ट करो। आखिर कुनाई का फाउंडर भी रूडा का कल्टीवेटर था और मैंने ही हाँ बोला तुम्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए। वो मुस्कुराता है, ऊपर से बिल्कुल रिलायबल लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके थॉट्स कुछ और ही चल रहे होते हैं। आरटीओ ग्रुप देश के टॉप फाउंडेशन में से एक है, परफेक्ट बैकिंग मिल जाएगी मुझे। जैसे सच में कल्टीवेटर एग्जिस्ट करते हो। रूडा फैमिली की वो 3 सिस्टर सब बेवकूफ है, थोड़ी सी मीठी बात करो और चिपक जाएंगे, फिर पैसा खुद आ जाएगा। उसके हिडन इंटेंशन से बिल्कुल अनजान राय उसकी तरफ एडमिरेशन देख के कहती है, वाह मिस्टर चिनो। लेकिन चिनो के दिमाग में फिर एक नया थॉट आता है, थोड़ी बेचैनी के साथ, बस एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो लड़का तब से आंखें बंद करके बैठा है, क्या वो कुनाइटा के साथ है, मुझे वो पसंद नहीं। वो क्लियरली यामोरी की बात कर रहा होता है, फिर अंदर ही अंदर स्मक करता है, हाँ कुछ लोग कितने लकी होते हैं, अगर मुझे चांस नहीं मिला दिखाने का तो ये ट्रिप बोरिंग हो जाएगी। सीन फिर शिफ्ट होता है उनकी गाड़ी पर, जो रोड पर स्मूथली चल रही होती है, लेकिन अचानक एक बड़ा सा पेड़ रास्ते में आ जाता है। ड्राइवर को तेज से टर्न लेना पड़ता है, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और सीधा एक और बड़े पेड़ से टकरा जाती है। इम्पैक्ट के साथ छोटा सा एक्सप्लोजन भी होता है। गाड़ी के अंदर सब लोग हिल जाते हैं, पैनिक में चिल्लाने लगते हैं, समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। इसी वक्त दूसरी साइड से आम लोगों का ग्रुप आगे बढ़ता है, हाथ में वेपन्स लेके चिल्लाते हुए, सब लोग गाड़ी से बाहर निकलो जल्दी। उनका लीडर आगे आता है और वो कोई और नहीं, हनाडाटे ही होता है। उसके साथ वही बैंडेज वाला आदमी भी खड़ा होता है जो कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, ये डेफिनेटली मिस्टर कुनाइडा की अरेंज गाड़ियां हैं। हनाडाटे आसपास देख के नफरत से बोलता है, यहाँ तो सिर्फ गवार लोग ही हैं। बैंडेज वाला आदमी तुरंत बोलता है, बिल्कुल सही,
लेकिन अंदर ही अंदर वो फ्रस्ट्रेट होता है। साला उसने मुझे बेहोश कर दिया था उससे पहले कि मैं उसका फेस देख पाता, पता नहीं वो कौन है। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे से उनके पास आता है सिचुएशन को शांत करने की कोशिश में। कांपते हुए बोलता है, आराम से बात करते हैं, ये गाड़ी कुनाइडा सान ने अरेंज की है और मैं इंचार्ज हूँ। आप समझते हो ना, हम पर अटैक करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उसकी बात पूरी करने से पहले ही इंजर्ड आदमी उसके हाथ झटक देता है और गुस्से में चिल्लाता है, किसने बोला तुम्हें चमचागिरी करने को? हमें पैसेंजर चाहिए, सबको बाहर निकालो। और अगले ही पल सब कुछ डरावना हो जाता है। इतनी फास्ट अटैक होती है कि कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाता। उस बुढ़े आदमी का कान काट दिया जाता है, वो दर्द से चीखता है और खून बहते हुए गिर जाता है। पीछे खड़ा आदमी पैनिक में चिल्लाता है, ये हमें मार देंगे। ये सब हानाडाटे ने किया होता है। वो बिल्कुल काम रहता है, अपनी नाइफ से खून साफ करता हुआ ठंडे टोन में बोलता है, चुप रहो, ज्यादा बकवास की तो गला काट दूंगा। उसकी आवाज में इतनी ठंडी किलिंग इंटेंट होती है कि सब एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तभी पीछे से शोर मचता है। कुछ लोग एक लड़की को घसीट के ले जा रहे होते हैं। वो राय होती है, वो स्ट्रगल कर रही होती है उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए, लेकिन एक आदमी ट्विस्टेड स्माइल के साथ बोलता है, अरे वाह क्या मिला है हमें, सब सच करो। डर के मारे राय जोर से चिल्लाती है, मिस्टर चिनो हेल्प करो, प्लीज हेल्प करो। ये सुन के हुडेड आदमी जम जाता है, अंदर से पैनिक हो जाता है। मैं क्या करूं, इन जैसे साइको लोगों से कैसे लड़ूं? उसका सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इसी बीच सब पैसेंजर्स को धमका के आगे लाया जा रहा होता है। तब विंटर धीरे से यामुरी को कहती है, इनके पास है, हमें अपनी असली आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए। कल्टिवेटर्स भी बुलेट से कम्पीट नहीं कर सकते। यामुरी सब कुछ शांति से ऑब्जर्व करता है, उसके दिमाग बिल्कुल क्लियर होता है। लगता है पिछले गाड़ी वाले इन्हें उसका रूट बता दिए। तभी एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ती है, अब और चुप नहीं रह पाती और गुस्से में चिल्लाती है, शर्म नहीं आती, बड़े आदमी होके एक लड़की के पीछे पड़े हो, कितना गिर सकते हो तुम लोग। इसी वक्त राय फिर से हुडेड आदमी की तरफ मुड़ के जल्दी से बोलती है, मिस्टर चिनो, अगर तुम कल्टिवेटर डिसेंडेंट हो तो तुम इनसे लड़ सकते हो ना। तुमने मेरे फादर से प्रॉमिस किया था मुझे प्रोटेक्ट करने का, पैसों के बदले। चिनो जबरदस्ती बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन अंदर ही अंदर उसके थॉट्स बिल्कुल अलग होते हैं। अभी ये सब बोलने का टाइम नहीं है, पागल लड़की। ये सब सुन के हानाडाटे का इंटरेस्ट अचानक बढ़ जाता है। वो थोड़ा सा सर टिल्ट करके कहता है, कल्टीवेटर, मैंने अपने भाई से सुना है कितना पावरफुल होते हैं कल्टीवेटर, सोचा नहीं था यहाँ किसी को देखूंगा। लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाता है। वो अपना लॉलीपॉप निकालता है, उसका चेहरा और ज्यादा खतरनाक हो जाता है और वो कहता है, मतलब अगर तुम्हें लॉलीपॉप लगे तो तुम मरोगे नहीं, सही ना? यह सुनते ही हुडेड आदमी का पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। डर के मारे वो सीधा घुटनों पे गिर जाता है, कांपते हुए पीछे हटने लगता है और चिल्लाता है, नहीं मैं कल्टीवेटर नहीं हूँ, इस लड़की ने मुझे फंसाया है, मेरी बात मानो। राय शॉक में उसे घूरती है, उसकी आवाज कांप रही होती है, क्या तुमने ही तो बोला था ना तुम मेरे ग्रैंडफादर के लिए कल्टीवेटर ढूंढोगे, तुमने ही तो कहा था तुम कल्टीवेटर के डिसेंडेंट हो। चुप हो जा, वह आदमी डेस्परेट होकर चिल्लाता है। अब क्लियरली सब झूठ सामने आ चुका होता है। वो आगे बोलता है, भाई ये लड़की बहुत अमीर है, अगर इसे पकड़ लिया तो हम बहुत कमा सकते हैं। ये सुनते ही राय की आंखों में आंसू आ जाते, तुमने मुझे धोखा दिया। उसके पास बैठी बूढ़ी औरत गुस्से से उसे घूरती है और कहती है, तुम सबसे घटिया इंसान हो। पूरा सीन देखते हुए हानाडाटे बोर सा साय लेता है और कहता है, कितना बोरिंग, जैसे मैंने सोचा था कल्टीवेटर सब झूठ होते हैं। फिर उसकी नजर धीरे धीरे शिफ्ट होती है, सीधा यामोरी पर टिक जाती है। वैसे लगता है यहाँ कोई इंटरेस्टिंग बंदा भी है। वो हल्की से स्माइल के साथ लॉलीपॉप उठाता है और सीधा उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है, शुरू में तो मैंने तुम्हें नोटिस भी नहीं किया, लगा बस एक नॉर्मल बंदा हो। फिर एक क्रूअल सिनिस्टर स्माइल के साथ बोलता है, चलो घुटनों पर बैठ जाओ और अपनी जान की भीख मांगो। पर अगले ही पल ऐसा होने वाला था ही नहीं। अगले ही पल हान ने ट्रिगर दबा दिया। गनशॉट की आवाज तेज गूंजी, लेकिन गोली यामोरी तक पहुंचते उससे पहले ही फुयूचान अचानक उसके सामने आ गई। गोली उसे जा लगी। फुयूचान को गोली लगते ही आसपास के लोग तुरंत घबरा गए और आपस में ही फुसफुस करने लगे, इसको गोली मार दी, ये तो बहुत बुरा हो गया। गोली सीधा उसके दिल में जा लगी थी। उनकी आवाज में शौक और डर साफ महसूस हो रहा था। यामोरी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और नीचे देखते हुए उसका दिमाग कंफ्यूजन से भर गया। ये मुझे बचाने क्यों आई, ये पागल है या बिल्कुल ही बेवकूफ, वो समझ ही नहीं पा रहा था। कांपते हुए आवाज में फुयूचान धीरे से बोली, मुश्किल से अपने शब्द निकालते हुए, मैं हमेशा अपने कर चुकाती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। वो थोड़ी देर रुकी, उसकी सांसें बेकार हो रही थी, दर्द क्लियरली दिख रहा था, पर मैंने नहीं सोचा था कि गोली लगना इतना दर्द देगा। उसके मुंह से खून निकलने लगा जैसे जैसे उसकी हालत खराब होती गई। धीरे से इमोरी की तरफ देखते हुए वो बोली, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी, आई एम सॉरी इमोरी, मुझे माफ कर दो। पर उसकी बात पूरी तरह से उसके दिल तक पहुंचती उससे पहले यामोरी ने धीमी पर मजबूत आवाज में कहा, टेंशन मत लो, तुम नहीं मरोगी। उसी वक्त उसके शरीर से एक हरा एनर्जी फ्लो होने लगा जो फ्यूचान को घेरने लगा। वो हीलिंग मैजिक यूज कर रहा था, अपनी पावर सीधा उसके जख्मों में डाल रहा था। धीरे धीरे उसकी चोट भरने लगी। फ्यूचान शॉक में उसे देखती रही, समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ और उसने कैसे उसे बचा लिया।
यामोरी फिर धीरे से खड़ा हुआ, उसका एक्सप्रेशन ठंडा और इंटेंस हो गया। सीधे आगे देखते हुए बोला, मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। उसकी आवाज में चुपचाप गुस्सा भरा हुआ था। ये सब देखकर हान बिल्कुल हैरान रह गया, जैसे मैं सोच रहा था तुम एक कल्टीवेटर हो। उसने आंखें तेजी से सिकुड़ते हुए कहा, अभी जो था वो स्पिरिचुअल आर्ट था ना। ये बोलते हुए उसने अपनी गन और कस के पकड़ लिया और आगे पॉइंट किया। उसकी आवाज में खतरनाक क्यूरियोसिटी थी। देखते हैं क्या होता है जब एक लेजेंडरी इमोर्टल को मारा जाता है। अगले ही पल यामोरी अपनी जगह से गायब हो गया और सीधा हान के सामने आ गया, इतनी तेज स्पीड से कि वो रिएक्ट ही नहीं कर पाया। वो बिल्कुल स्टन रह गया। तुरंत यामोरी ने उसका हाथ पकड़ा और बिना झिझक के तोड़ दिया। एक तेज क्रैक की आवाज गूंजी और हान दर्द से चीखता हुआ अपना टूटा हुआ हाथ पकड़कर गालियां देने लगा। पर यामोरी का गुस्सा और बढ़ गया। ठंडी नजर से उसे देखते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसके शरीर से एक पावरफुल ऑरा निकलने लगा, जिससे हवा भी हैवी और डेंजरस लगने लगी। हान दर्द से कांपते हुए चिल्लाया, मेरा हाथ, मेरे साथ पंगा मत ले कमीने, और दर्द से घुटनों पे गिर गया। दूसरी तरफ जो फेक कल्टीवेटर साइड में सब देख रहा था, उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। क्या ये सच में कल्टीवेटर है? ये तो बहुत बुरा हो गया है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। उसने सोचा उस औरत का फैमिली बिल्कुल ही रूथलेस है। सीन वापस हान पर आता है, जो इतने दर्द के बाद भी अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था, इसे खत्म कर दो। ऑर्डर सुनते ही वही येलो हेड बंदा जो पहले पीट चुका था आगे बढ़ा और चिल्लाया, चलो इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। तुरंत सब लोग अपने वेपन्स के साथ यामोरी पर टूट पड़े, हर डायरेक्शन से अटैक करते हुए। लेकिन सबके सामने अकेला होते हुए भी यामोरी ने सबको आसानी से ओवरपावर कर दिया। एक एक करके सबको गिराता गया बिना रुके। तभी एक आदमी गाड़ी पर चढ़ गया और माउंटेड मशीन गन से यामोरी पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां लगातार बरसने लगी, लेकिन यामोरी ने हर एक शॉट को आसानी से डॉज कर लिया, जैसे कुछ हो ही ना। एक ही पल में वो डिस्टेंस कवर करके उस आदमी और गाड़ी पर वार करता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि गन तुरंत डिस्ट्रॉय हो गई और एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ जो पूरे एरिया में गूंज उठा। ब्लास्ट के बाद यामोरी ने अपनी नजर बचे हुए दुश्मनों पर डाली। दूर खड़ा येलो हेड आदमी सब देख रहा था, उसके चेहरे पर साफ डर था। क्या हम सच में इसे हरा सकते हैं? अब अगर बात यहाँ तक आ गई है तो मुझे वो यूज करना पड़ेगा, उसने घबराते हुए सोचा और तुरंत भागने की कोशिश करने लगा। पर यामोरी ने सब देख लिया। जैसे उसने उसे भागते हुए देखा, उसका गुस्सा और भड़क गया। एक ही पल में वो उसके पास पहुंच गया और ब्रूटल अटैक शुरू कर दिया। उसने उन्हें बिना किसी रहम के पीटना शुरू कर दिया। रेजिस्टेंस का कोई चांस ही नहीं छोड़ा। उसकी मूवमेंट्स तेज, प्रिसाइज और इतनी पावरफुल थी कि सामने वाला बस टूटता ही चला गया। इसी बीच दूसरी तरफ फेक कल्टीवेटर पहले ही हान के कैंप में घुस चुका था, सीधा टेंट एरिया की तरफ। वो जल्दी जल्दी इधर उधर ढूंढने लगा, खुद से बोलते हुए, कार की कीज यहाँ कहीं होंगी। जब वो घबराहट में चीज उलट पुलट कर रहा था, उसका पैर अचानक से किसी चीज से टकरा गया और वो गिर पड़ा। उठकर देखा तो उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ी, वही बॉक्स जो पहले भी दिखा था। थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, ये क्या है? धीरे से उसने बॉक्स खोला और अंदर देखते उसकी आंखें शॉक से फैल गई। अंदर एक रॉकेट लॉन्चर था। एक सेकंड भी वेस्ट ना करते हुए उसने तुरंत बॉक्स बंद कर दिया और सिर हिलाया। नहीं कर सकता मैं, मुझे जल्दी से कीज ढूंढनी है और जल्दी से वापस जाना है, वो खुद को समझाते हुए बोला। बॉक्स को वही छोड़कर वो आगे बढ़ने लगा, बार बार बोलते हुए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं जल्दी से वापस नहीं गया तो वो मुझे पकड़ लेंगे। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ा, एक ख्याल उसके दिमाग में आया, अगर अभी भागने की कोशिश की तो उस लड़की की फैमिली उसे पकड़ ही लेंगे और जब पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये सोचकर उसके कदम धीरे में पड़ गए। अब क्लियरली लग रहा था कि जो डिसीजन वो अब लेने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। सीन वापस बैटलफील्ड पर शिफ्ट होता है। हान घुटनों पर था, कांप रहा था, जबकि यामोरी उसके सामने खड़ा था, शांत पर ठंडी नजर से उसे सर से पैर तक देख रहा था। डर के बावजूद हान चीख कर बोल पड़ा, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? मेरे पीछे बहुत पावरफुल लोग हैं। यामोरी ने उसे बिना किसी इमोशन के देखा और ठंडी आवाज में बोला, तुम सब लोग हमेशा से ही एक बात क्यों बोलते हो? अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए उसके आसपास एक डेंजरस ऑरा फैल गया और वो आगे बोला, आखिर में तुम जैसे लोग सिर्फ कचरा ही होते हो। यह सुनते हान पूरी तरह से टूट गया। अब उसे रेजिस्ट करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। साइड से फुयुचन उसकी तरफ चलती हुई आई और शांत आवाज में बोली, खत्म हो गया। उसके पीछे पिंक हेड लड़के सब कुछ देख रहे थे। उसके दिमाग में डिसबिलीफ भरा हुआ था। क्या यह आदमी सच में कल्टिवेटर है? ये तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा लगता है। तभी यामोरी ने फिर बोला, इस बार उसकी टोन थोड़ी काम थी, अच्छा है ड्राइवर सेफ है, जल्दी से कार में बैठते हैं। उसी वक्त फेक कल्टिवेटर अचानक पीछे से दौड़ता हुआ आया। हाथ में रॉकेट लॉन्चर था, चेहरे पर पागलपन और आवाज में बेचैनी। यहाँ जो भी हो रहा है किसी को कभी पता नहीं चलेगा, मैं तुम सबको यही खत्म कर दूंगा, वो जोर से चिल्लाया। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कंट्रोल खो चुका हो। सबको मरना होगा, तुम सब यही मरोगे मेरे हाथों, और आज सबसे पहले जो मरेगा वो एक कल्टिवेटर होगा। बिना एक पल गवाए उसने रॉकेट फायर कर दिया। रॉकेट तेज रफ्तार से सीधा यामोरी की तरफ बढ़ा, अपने रास्ते में सब कुछ तबाह करने की ताकत के साथ। यामोरी ने वक्त पर मुड़कर उसे आते हुए देखा। एक पल के लिए लगा कि यह अटैक सब कुछ खत्म कर देगा।
फुईचान घबराकर उसका नाम चिल्लाए, बाकी सब डर से जम गए। उनके दिल डूब गए जैसे वो आने वाली तबाही को देख रहे थे। फेक कल्टीवेटर अब भी मुस्कुराता रहा, पूरी तरह यकीन के साथ कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले ही सेकंड उसका एक्सप्रेशन बदल गया। आंखें शॉक से फैल गई जब उसने कुछ इम्पॉसिबल होता देखा। यामोरी इतनी तेज स्पीड से आगे बढ़ा कि सीधा रॉकेट की तरफ दौड़ गया। बिना झिझक के उसने अपनी स्पीड और एनर्जी का यूज करके उसे हवा में ही रोकने की कोशिश की। फेक कल्टीवेटर बस शॉक में देखता रह गया। उसकी आवाज कांप गई। क्या यह इंसान के लिए पॉसिबल है? फुईचान भी ये सब देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। ये कैसे हो सकता है? वो धीरे से बोली। तभी यामोरी ने शांत पर कॉन्फिडेंट आवाज में कहा, कल्टीवेटर स्टेज 2 पर मैं रॉकेट लॉन्चर का इम्पैक्ट झेल सकता हूँ। यामोरी बिल्कुल काम तरीके से बोलता रहा, जैसे कोई सिंपल चीज समझा रहा हो। शेल के अराउंड स्पिरिचुअल एनर्जी लपेटो, काउंटर रोटेशन यूज करो एयर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, फिर दोनों हाथों को एनर्जी से कवर करके इसे पकड़ लो। और बस यही नहीं रुकता, अगले ही पल उसने परफेक्ट कंट्रोल के साथ एक्शन लिया। उसने सिर्फ रॉकेट को रोका नहीं बल्कि जबरदस्त से उसकी डायरेक्शन बदल दी। उसे घुमाकर वापस उसी कल्टीवेटर की तरफ भेज दिया जिसने उसे फायर किया था। फेक कल्टीवेटर अब पूरी तरह डर से भर चुका था। उसका शरीर कांप रहा था। आंखों के सामने आता रॉकेट देखकर उसका दिमाग हिल गया। क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? भागू, अभी टाइम है। उसके दिमाग में थॉट्स घूमने लगे। लेकिन रिएक्ट करने से पहले एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। पूरा एरिया हिल गया। कुछ देर बाद जब धुआं हटा, फ्यूचान तुरंत यामोरी के पास दौड़ी और टेंशन में पूछा, तुम ठीक हो? यामोरी ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, कुछ सीरियस नहीं, बस हाथ पर हल्का सा चोट लगा है। लेकिन फ्यूचान ने तुरंत उसे सर से पैर तक ध्यान से देखा। उसका चेहरे पर डिसबिलीफ और कंसर्न साफ दिख रहा था। ये झूठ है, तुमने अपने हाथों से रॉकेट पकड़ा है। उनके आसपास जो लोग सब देख चुके थे वो आपस में बात करने लगे, समझने की कोशिश करते हुए कि अभी क्या हुआ। उसने रॉकेट वापस फेंक दिया, एक आदमी शॉक में बोला। दूसरा सिर हिलाते हुए बोला, नहीं तुमने गलत देखा होगा, कौन ऐसे कर सकता है। लेकिन तीसरा बंदा पूरी सर्टेनिटी के साथ बोला, ये सच में एक लेजेंडरी कल्टीवेटर है। फिर किसी ने ऐड किया, रूडा में लोग कल्टीवेटर्स के सीक्रेट के पीछे पड़े हुए हैं। एक आदमी टेंशन में अपना सिर पकड़ के बोला, वो लोग जो पीछे थे इसी कल्टीवेटर के लिए आए थे, इसी वजह से हम सब इसमें फंस गए। अगर ऐसा तो मैं इसे कार में नहीं बैठने दूंगा, अगली बार हम सच में मर सकते हैं। बाकी लोग भी एग्री करने लगे तो इसे यहीं उतार देते हैं। लेकिन उसी वक्त ड्राइवर आगे आया, स्ट्रॉन्ग टोन में बोला, मिस्टर यामोरी कुनाइटा के ऑनर्ड गेस्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, हम सबकी जान बचाने वाले हैं। फिर उसने उस आदमी की तरफ मुड़कर गुस्से में कहा, इन्होंने हर एक पैसेंजर की जान बचाई है। ड्राइवर ने फिर सबको कमांड करते हुए कहा, अगर तुम लोग चाहते हो कि ये उतर जाए तो कार यहीं रुकेगी, और अगर किसी को मेरे अथॉरिटी को चैलेंज करना है तो आगे बढ़ो। कुछ लोग फिर भी आगे आए, अभी भी कंफ्यूज थे। एक ने धीरे से पूछा, अगर मिस्टर यामोरी हमारे साथ है तो क्या हम सेफ नहीं है? दूसरा तुरंत बोला, हाँ, इतना पावर के साथ हम सबको प्रोटेक्ट करना उसके लिए बच्चों का खेल होगा। लेकिन सब लोग कन्विंस नहीं हुए। एक आदमी अभी भी डर के साथ बोला, पर रूडा के लोग, उसका डर क्लियरली दिख रहा था, सिर्फ नाम ही काफी था लोगों को डराने के लिए। तभी फ्यूचान कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ी और सबको एड्रेस किया, टेंशन मत लो रूडा, मैं तुम सबकी सेफ्टी की गारंटी मैं लेती हूँ। फिर उसने आगे कहा, तुम लोगों ने बोकुटो काई का नाम सुना है ना? ग्रुप तुरंत रिएक्ट करने लगा। एक बोला, मैंने सुना है, अभी का बॉस पिछले बॉस का बेटा है। दूसरा बोला, वही ना जो अकेला ही 5 बड़े फैक्शन को हरा के अपना एरिया वापस ले आया। फिर किसी ने आव में कहा, उसका नाम है रूडा का डीमन मिनाटो सातुरा। फ्यूचान ने सबको देखा और फर्म टोन में बोली, तो आराम से रहो, रूडा में कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा क्योंकि सातुरा मेरा भाई है। सीन फिर रूडा सिटी पर शिफ्ट होता है। शहर जिंदा और भीड़ से भरा हुआ था, हर जगह एक्टिविटी चल रही थी। अनाउंसमेंट्स गलियों में गूंज रहे थे, वेलकम पीडीओ से आया हुआ डिवाइन वाटर। चारों तरफ स्टॉल्स लगे हुए थे। वेंडर्स अपना सामान दिखा रहे थे जिसमें रेयर और मैजिकल इंग्रेडिएंट्स भी शामिल थे। एक वेंडर जोर से चिल्ला, ये सब बीमारियां ठीक करता है। पास ही एक और आदमी अपने स्टॉल से बोला, स्पीयर वेसल्स भी है, आओ देखो, सीक्रेट कल्टीवेशन नॉलेज मिस मत करो। लोग इधर उधर घूम रहे थे, खरीदारी और बार्गेनिंग में बिजी थे। पूरा मार्केट एनर्जी से भरा हुआ था। लेकिन अचानक दूसरी तरफ से माहौल बदल गया। एक तेज आवाज हुई और सबका ध्यान उधर चला गया। एक आदमी और उसके कुछ साथी जोर से जमीन पर गिरा दिए गए थे। उनके ऊपर खड़ा बंदा ठंडी नजर से बोला, तुम्हें लगा तुम मुझे हरा दोगे? उसके पास खड़ा दूसरा आदमी नीचे देखते हुए मजाक उड़ाते हुए बोला, हैरान हूँ कि तुम जैसे छोटे लोग अभी भी जिंदा हो। पहला आदमी टाकारा योसुके और दूसरा टाकारा कोया। थोड़ी दूर कुछ वेल ड्रेस सूट पहने हुए लोग ये सब देख रहे थे। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, यार क्या बोकुड़ा काय को यहाँ बिजनेस करना चाहिए? तभी योसुके गुस्से में आगे बढ़ा और चिल्लाए, तुम लोग होते कौन हो? लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। एक शांत पर पावरफुल आवाज आई, पीछे हट जाओ। ये सुनते ही टाकारा योसुके तुरंत रुक गया, बिना कुछ बोले पीछे हट गया। फिर जो आदमी बीच में आया था वो धीरे से आगे बढ़ा। उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि पूरा एरिया शांत हो गया। शांत पर अथॉरिटी भरी आवाज में उसने कहा, बिल्कुल सही, सिर्फ बोकुड़ा काय की परमिशन वाले ही यहाँ बिजनेस कर सकते हैं।
ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मीनाटो सातोरू था। सामने खड़े लोगों को ठंडी नजर से देखते हुए बोला, और हाँ, यहाँ लॉलीपॉप बेचना बिल्कुल मना है। नीचे पड़े आदमी जो कुछ देर पहले तक फुल कॉन्फिडेंस में थे, जैसे उसे पहचाने तुरंत उनके चेहरे बदल गए, डर के साथ धीरे से बोलने लगे। उनमें से जो लीडर था, बॉस टाइप बंदा, आगे बढ़ा, प्रेशर के बावजूद अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे पता है तुम कितने स्ट्रांग हो, लेकिन क्या तुम सच में मुझे हाथ लगा सकते हो? मैं कामिकाजे के लोगों में से हूँ। ये सुनते ही मीनाटो ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। वो शांत तरीके से उसकी तरफ चला, उसकी नजर बिल्कुल स्टेबल थी। तुम बहुत गलत फहमी में हो, उसने ठंडी आवाज में कहा। ये मेरा एरिया है, या कामिकाजे का कोई मतलब नहीं। ये शब्द सीधा दिल पर लगे। जो आदमी अभी तक कॉन्फिडेंट था, वो अब अनकंट्रोलेबली कांप रहा था। मीनाटो की प्रेजेंस का प्रेशर उसकी हिम्मत तोड़ चुका था। मीनाटो बिना इफेक्ट हुए ठंडी आवाज में बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सुनते ही माहौल पैनिक में फैल गया। बहुत से लोग तुरंत भागने लगे। किसी को भी आने वाली चीज का हिस्सा नहीं बनना था। पूरा एटमॉस्फेयर डर और टेंशन में भर गया। थोड़ी देर बाद जब सिचुएशन थोड़ी सेटल हुई, योसुके ने फिर बोला। इस बार उनकी आवाज में कंसर्न था। मीनाटो, आज पूरा दिन हो गया, फुयुसान ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। शायद उसके साथ कुछ हो गया है। पास खड़ा दूसरा आदमी तुरंत इरिटेट होके बोला, अगर तुमने वो बकवास बात बोली नहीं होती तो कुछ नहीं होता। फिर दोनों के बीच फुयुचान को लेकर टेंशन बढ़ने लगे और वो आपस में झगड़ने लगे। एक गुस्से में बोला, क्या बोला तुमने, लड़ना है क्या? दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, मैं बस सच बोल रहा हूँ। उन्हें फिर से लड़ते हुए देखकर मीनाटो ने हल्की से सांस ली और स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटेटिव टोन में बोला, बस करो तुम दोनों, जहाँ जाते हो लड़ना शुरू कर देते हो। उसकी आवाज में इतनी ऑथोरिटी थी कि दोनों तुरंत चुप हो गए। फिर वो थोड़ा काम होके बोला, मैं आज शहर इसलिए आया हूँ कि फ्यूचान ने मैसेज किया था कि वो आज रात आ रही है, चलो उसे वेलकम करते हैं। ये सुनते ही दोनों के चेहरे चमक उठे। पहले का टेंशन गायब हो गया और वो मीनाटो के साथ आगे बढ़ने लगे। सीन अब एक कार पर शिफ्ट होता है जो रूडा की तरफ बढ़ रही है। अंदर किसी ने यामोरी को हिलाकर कहा, उठो, हम रूडा पहुंच गए। कार यहाँ से आगे नहीं जा सकती, अब हमें चलकर जाना पड़ेगा। यामोरी ने धीरे से आंखें खोली, कार से उतरकर आसपास देखा और बाकी सब लोगों के साथ आगे चल दिया। चलते हुए फुयुचान उसकी तरफ मुड़कर हल्की सी स्माइल के साथ बोली, रूडा में वेलकम है। उनके आसपास एंट्रेंस पर गार्ड्स खड़े थे, लोगों को अंदर जाने दे रहे थे और ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे। एक गार्ड चिल्लाया, आगे बढ़ो, कार यहाँ से आगे नहीं जाएगी। तभी एक वेल ड्रेस सूट पहना हुआ आदमी लाइन में आया। एक बूढ़ा आदमी उसके पास रिस्पेक्ट के साथ आया और बोला, आप तो मिस्टर कामिकाजे के फेवरेट है, मिस्टर फूमिया। सुना है वो कल के पार्टी से बहुत खुश थे। ये सुनते फूमिया जोर से हंसने लगा, अच्छा ये तो ऑब्वियस है, मुझे मिस्टर कामिकाजे का टेस्ट अच्छी तरह पता है। बूढ़ा आदमी तुरंत बोला, बिल्कुल सही कहा, रूडा के लोग अभी भी आपके सामने कुछ नहीं। खुश होकर फूमिया ने जोर से अनाउंस किया, आज सब मेरी तरफ से, आराम से एंजॉय करो। क्राउड तुरंत एक्साइट हो गया, आप बेस्ट हो मिस्टर फूमिया, सब एक साथ चिल्लाए। तभी बूढ़े आदमी ने आगे इशारा किया, जिससे फूमिया ने आगे देखा। आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए बोला, ये कुनाइटा की कार है ना? फिर उसकी नजर पिंक हेड लड़की पर गई और हल्की सी स्मोक के साथ बोला, आज तो अच्छा माल आ गया। फुयुचान ने उसकी टोन इग्नोर किया और यामोरी को कुछ देते हुए बोली, ये लो, हमारी डील यही खत्म होती है। यामोरी ने उस चीज को हाथ में लेकर ध्यान से देखा। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो गया। अब ध्यान से देखता हूँ तो ये फुनाकी वाले स्पिरिचुअल लिक्विड से अलग है, उसने सोचा। इसमें एनर्जी बहुत कम है और इम्प्योरिटीज भी ज्यादा है। उसका दिमाग तुरंत समझ गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि आगे से एक आवाज आई, मिस्टर फूमिया आप यहाँ कैसे? ड्राइवर रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ा और बोला, मैंने इस महीने का पेमेंट ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, तो आप हमें जाने देंगे ना? फूमिया हल्का सा मुस्कुराया, हाँ बिल्कुल। लेकिन तुरंत उसका एक्सप्रेशन बदल गया। पिंक हेड लड़की की तरफ इशारा करके ठंडी आवाज में बोला, पर ये लड़की यही रहेगी, रूडा की सेफ्टी के लिए मुझे इसकी अच्छी तरह से चेकिंग करनी पड़ेगी। ये सुनते ही ड्राइवर तुरंत उनके बीच आया और फर्म टोन में बोला, मिस्टर फूमिया ये सिर्फ एक छोटी लड़की है। लेकिन वो कुछ और बोल पाता उससे पहले फूमिया ने अचानक उसे जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वो सीधा जमीन पर गिर गया। थप्पड़ की आवाज जोर से गूंजी और वहाँ मौजूद सब लोग शॉक हो गए। पिंक हेड लड़की तुरंत दौड़कर ड्राइवर के पास गई। उसकी आवाज में टेंशन थी, आप ठीक हो? दूसरी तरफ फूमिया का चेहरा और डार्क हो गया। गुस्से में बोला, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए? फिर जोर से अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, इन सबको बांध दो, एक भी बचना नहीं चाहिए। उसी वक्त फुयुचान आगे बढ़े। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। तुम क्या कर रहे हो? उसने डिमांड किया। तुम जैसे गद्दार की हिम्मत कैसे हुई? फूमिया उसकी तरफ मुड़कर मजाक उड़ाते हुए बोला, ओ तो बुकुड़ा का एक की छोटी सी लड़की आ गई। फिर ठंडी आवाज में बोला, क्या हुआ, अभी भी लगता है तुम्हारे पुराने चेयरमैन का कोई असर है? उसका टोन और कोल्ड हो गया। रूडा अब मिस्टर कामिकाजे का है और तुम जैसे लोगों को यहाँ कोई जगह नहीं। फुयुचान पीछे नहीं हटी, सीधा उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम मीनाटो को भूल गए क्या? वो आदमी हल्की सी फोर्स हंसी हंसा, दर्द छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, मीनाटो, अच्छा पकड़ो इन्हें। जैसे कोई मीनाटो यहाँ मिस्टर कामिकाजे के एरिया में कदम भी रख सकता है। उसका कॉन्फिडेंस फेक लग रहा था। लेकिन उसके आदमी प्रॉपरली मूव करते उससे पहले कुछ हवा को चीरते हुआ आया। एक स्वॉर्ड तेज रफ्तार से आई और उनके सामने जमीन पर जा टकराई, एक तेज गूंज के साथ।
सब लोग तुरंत जम गए। जो आदमी अभी तक इतना बोल्ड बोल रहा था वो पीछे हट गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बाकी लोग भी पैनिक में आ गए, उनके शरीर टाइट हो गए जैसे डर ने पकड़ लिया हो। तभी पीछे से एक शांत पर डरावनी आवाज आई, कब से हम तुम्हारे सामने झुकने लगे। सबकी नजर मुड़ गई जब मिनाटो सातोरू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी प्रेजेंस इतनी हैवी थी कि हवा तक बदल गई। उसके साथ और लोग भी थे, सबके आसपास डेंजरस ऑरा था। ऑपोजिट ग्रुप ने जैसे उनकी संख्या देखी, उनका डर और बढ़ गया। मिनाटो के साथ उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में खड़े थे, जो मुस्कुराते हुए बोले, वेलकम बैक फ्यूचन। फ्यूचन ने हल्के से हाथ हिलाकर जवाब दिया। भाई, उसकी आवाज में रिलीफ था। यामोरी साइड से सब क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था, सिचुएशन एनालाइज करते हुए। यहाँ कुछ लोगों के आसपास हल्का सा एनर्जी लेयर है, शायद स्पिरिचुअल लिक्विड की वजह से, जैसे फुनाकी के साथ था। पर ये मिनाटो, इसका पावर फर्स्ट स्टेज कल्टीवेटर के पास है। उसकी नजर और शार्प हो गई। मिनाटो सातोरू फिर काम हो गया और बोला, मैं सिर्फ अपनी बहन को लेने आया हूँ। लेकिन जैसे वो कामिकाजे वाले आदमी के पास आया, उसकी आवाज ठंडी और गुस्से से भरी हो गई। तुम्हें लगता है कामिकाजे के जैसे कचरे हमसे टक्कर ले सकते हैं? वो आदमी अब क्लियरली डर गया था, उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन मिनाटो बस हल्का सा मुस्कुरा और फुयुचान की तरफ मुड़कर बोला, फुयू, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। उसी वक्त एक और आदमी आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर गुस्सा था। मुझे लाइटली मत लो, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, उसने कड़वी आवाज में बोला। फूमिया अपनी तलवार की तरफ इशारा करके चिल्लाया, मिनाटो, अगर किसी से नफरत करनी है तो खुद से करो। फुयुचान आगे बढ़ी, गुस्से से भरी हुई, क्या तुम सच में रूल्स तोड़ने वाले हो? वो आदमी बिना झिझक हंसा, रूल्स? ऐसे चांस मिले तो कौन रूल्स देखता है? रूल्स सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बोलते हुए उसने सीधा अटैक लॉन्च कर दिया और उसके आदमी भी तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़े। दूसरी तरफ मिनाटो सातोरू बिल्कुल काम खड़ा था। एक ही मूव में उसने अपनी पावर रिलीज की और उसकी तलवार सीधा आगे शूट हो गई। तलवार एक अटैक करके सीने में जा लगी, उसे पीछे झटका दे दिया। बिना रोके मिनाटो फिर मूव हुआ, उसकी आंखों में ठंडी नियत थी और वो सीधा ग्रुप के बीच में घुस गया। उसके बाद जो हुआ वो ओवरवेलमिंग था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि देखना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही पलों में उसने कई लोगों को एक के बाद एक गिरा दिया, अकेला आगे बढ़ता हुआ, पीछे सिर्फ क्योस छोड़ते हुए। ये सब देखकर यामोरी शांत रहा और सोचा, ये मेरी क्लाउड शैडो वॉक की स्पीड का बस 5वां हिस्सा है। इस बीच मिनाटो अपना अटैक कंटिन्यू करता रहा और सीधा मेन एनिमी के पास पहुंच गया। अगले ही पल वो उस आदमी के बिल्कुल सामने था। उसकी तलवार ऑलरेडी उसके गले को काटने के लिए मूव कर रही थी। वो आदमी जम गया, डर ने उसे पूरी तरह पकड़ लिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रिएक्ट करने के लिए एक सेकंड भी नहीं बचा। लेकिन जैसी वार लगने वाला था, अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। दोनों के बीच एक स्टिक आ गई जिसने अटैक को रोक दिया। तलवार की आवाज गूंजी और मिनाटो वहीं रुक गया। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी सरप्राइज दिखाई दी। तभी पास से धीमी तालियों की आवाज आई जिसने पूरा टेंशन तोड़ दिया। एक आदमी आगे बढ़ा, हल्की सी स्माइल के साथ ताली बजाते हुए बोला, मिनाटो से कम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? तुम सच में रूडा के डेविल के टाइटल पर खरे उतरते हो। वो आदमी आराम से ताली बजाता रहा। उसका एक्सप्रेशन शांत था, लेकिन उसकी प्रेजेंस में ऑथोरिटी भरी हुई थी। तुम्हारी प्रेजेंस बिल्कुल फॉर्मल चेयरमैन जैसी हो चुकी है, लगता है खून अपना रंग दिखाई देता है। उसके शब्दों में वेट था और तब पता चला यह आदमी कोई और नहीं बल्कि कामिकाजे फैक्शन का चेयरमैन नोइटो कामिकाजे है। उसकी प्रेजेंस इतनी हैवी थी कि रिस्पेक्ट और डर दोनों एक साथ महसूस हो रहे थे। जैसे उसका बॉस आता है, वाको एक्साइटमेंट से पागल हो जाता है। वो कामिकुची को बोलता है कि उसका टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है और उसे मीनामिनो को मारकर फाइनली बोकाटो काय का खात्मा कर देना चाहिए। लेकिन सातोरू के आदमी टेंशन में आ जाते हैं। कोया वार्निंग देता है कि अगर यहाँ फाइट शुरू हुई तो दूसरा ग्रुप हनादते भी अलर्ट हो जाएगा और पूरे रियो में फुल स्केल गैंग वॉर फूट पड़ेगा। पर कामिकुची बिल्कुल भी परेशान नहीं लगता। एक हल्का सा प्लेजेंट स्माइल देते हुए वो कहता है कि वो सिर्फ चेयरमैन मीनामिनो को और उसके लोगों को घर वापस वेलकम करने आया है और वाकुई की टीम को साइड में हटने को बोलता है। योसुके और कोया डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखते रह जाते हैं, कंप्लीटली कंफ्यूज कि कामिकुची इतना फ्रेंडली क्यों बिहेव कर रहा है। वाकुई का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर चला जाता है। वो चीखकर अपने बॉस से पूछता है कि वो मीनामिनो को जाने क्यों दे रहा है और वार्निंग देता है कि इससे बोकाटो का और ज्यादा फियरलेस हो जाएगा। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही एक बुलेट उसके कान को सीधा चीरते हुए निकल जाती है। ठंडी नजरों से कामिकुची पूछता है कि कब से उसने उसे ऑर्डर देने की परमिशन दी। वो उस डरे हुए थक को याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक डिस्पोजेबल पॉन है जिसे कभी भी फेंका जा सकता है। सातोरू कामली कामिकुची को ट्रबल बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। इमीडिएट डेंजर खत्म होते ही सातोरू बस अपनी टीम को बोलता है कि अब घर चलने का वक्त हो गया है और बिना पीछे देखे वहां से चल देता है। लेकिन जैसे वो लोग दूर जाते हैं, कामिकुची के चेहरे पर बहते हुए पसीने की एक बूंद रिवील करती है कि उसका कूल एटीट्यूड सिर्फ एक्टिंग था। अंदर से वो जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा नर्वस था। स्टोरी फिर 2 मिनट पहले फ्लैशबैक में चली जाती है और कामिकुची के पीछे हटने की असली वजह सामने आ जाती है। अपनी कार में सबऑर्डिनेट टकाकी के साथ बैठा हुआ वो उसे ऑनेस्टली पूछता है कि अगर अभी पूरे बोकाटो काय से फाइट हुई तो उनके जीतने का चांसेस कितने हैं।
टकाकाई का आंसर काफी ग्रीम होता है। वो एस्टिमेट करता है कि नॉर्मल मेंबर्स के अगेंस्ट उनका 70% चांस है, लेकिन अगर सातोरू भी इंक्लूड हुआ तो वो 50% पर आ जाएगा, और करंट सिचुएशन में तो चांसेस प्रोबेबली 50% से भी नीचे है। कामिकुची शॉक हो जाता है और पूछता है कि आखिर क्यों। टकाकाई, जिसके कल्टीवेटर इंस्टिंक्ट फुल्ली अलर्ट होते हैं, एक्सप्लेन करता है कि उसकी ट्रेनिंग ने उसके डेंजर सेंसेस को बहुत शार्पन कर दिया है। वेपन से डर लग सकता है, लेकिन सातोरू के पास खड़ा वो यंग मैन एक कम्प्लीटली अलग लेवल का थ्रेट है। टकाकाई के शरीर का हर सेल उसे सिर्फ एक प्राइमल वार्निंग दे रहा है, उसके पास मत जाना। और यही असली रीजन था कि कामिकुची पीछे हट गया। योसुके थककर काउच पर गिर पड़ता है, 10 सेंड ऑफ से कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। वो ड्रामेटिक टोन में कोया से पानी लाने को बोलता है, जबकि कोया बस अपना ड्रिंक सिप करता रहता है, बिल्कुल अनबॉर्डर्ड। फुयू यामोरी को उनकी यूजुअल जगह तक ले जाती है और बताती कि उनका रूम बस ऊपर है। यामोरी उसका थैंक्स करता है और बाहर की तरफ चला जाता है, जहाँ सातोरू उसके लिए एक ड्रिंक के साथ वेट कर रहा होता है, चेहरे पर वार्म और जेन्युइन स्माइल के साथ। सातोरू यामोरी को थैंक्स बोलता है कि उसने जर्नी के दौरान उसके लिटिल सिस्टर को प्रोटेक्ट किया। यामोरी कहता है कि एक चीज है जो वो उसे पूछना चाहता है। वो अपनी जैकेट के अंदर हाथ डालता है और फेक स्पिरिट लिक्विड वाली वेल काउंटर पर रख देता है। फिर वो सातोरू से पूछता है कि ये कहाँ से आया, और कैजुअली ऐड करता है कि उसे पता है सातोरू एक कल्टीवेटर है। सातोरू की आंखें तुरंत वाइडन हो जाती है। वो इंस्टेंटली समझ जाता है कि ये वाइल कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। कोया भी स्टर्न वॉइस में यामोरी से पूछता है कि उसके पास वो डिवाइन वाटर क्यों है जो उनके फादर ने स्पेशली फुयू के लिए छोड़ा था। फुयू कैजुअली बीच में बोल पड़ती है और अपने ब्रदर को कहती है कि इतना बड़ा बिग डील मत बनाओ। वो एक्सप्लेन करते क्योंकि वो खुद उस लिक्विड की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, इसलिए उसने प्रोटेक्शन के थैंक यू गिफ्ट के तौर पर यामोरी को दे दिया। सातोरू का सीरियस एक्सप्रेशन तुरंत सॉफ्टन हो जाता है और वो हंस पड़ता है और यामोरी को बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अब वो उसका ही है। वो एडमिट करता है कि उसे उस लिक्विड का ओरिजिन नहीं पता, बस इतना जानता है कि उसके फादर उसके डिसअपियर होने से पहले उसे छोड़ गए थे। यामोरी अंदर ही अंदर डिसअपॉइंटेड हो जाता है। डिवाइन वाटर की उसकी सर्च एक और डेड एंड पर आकर रुक गई थी, लेकिन सातोरू की क्यूरियोसिटी अब फुली इग्नाइट हो चुकी थी। यामोरी का वाइल में इतना इंटरेस्ट लेना सिर्फ एक ही बात प्रूव करता था। सातोरू सीधा पूछ लेता है क्या यामोरी भी एक कल्टीवेटर है। बिना हेजिटेशन की यामोरी कंफर्म कर देता है कि हाँ वो है। ये शॉकिंग रेवोल्यूशन रूम में मौजूद सब लोग को स्टन कर देता है। कोया और यासुके डिसबिलीफ में चीख पड़ते हैं, रियलाइज करते हुए कि वो भी एक कल्टीवेटर है, बिल्कुल उनके फादर की तरह। लेकिन सातोरू के लिए शॉक नहीं था, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। वो एक्साइटमेंट से यामोरी को स्पैरिंग मैच के लिए पूछता है। फुयू बस फेस पाम कर लेती है और धीरे से बोलती कि बात यहाँ तक आ गई है। सातोरू ऑनेस्टली एक्सप्लेन करता है कि वो डिवाइन वाटर वही तरह लेता है जैसे उसके फादर ने इंस्ट्रक्ट किया था, और अब उसे अपने अंदर कल्टीवेटर बनने की पोटेंशियल क्लियरली महसूस होने लगी थी। उसे लगता है कि पिछले कुछ सालों में उसकी स्ट्रेंथ इंसेंटली ग्रो हुई है और वो कल्टीवेटर रेल में एंटर करने के बिल्कुल एज पर खड़ा है। वो यामोरी से ऑलमोस्ट प्लीड करता है क्योंकि उसे कंफर्म करना है कि वो कितना स्ट्रांग हो चुका है। फुयू कंसर्न के साथ अपने ब्रदर को देखती है, पहली बार रियलाइज करते हुए कि उसके अंदर खुद को प्रूव करने की डिजायर कितनी डीपली छुपी हुई है। सातोरू को अपने फादर की याद आती है जो अपनी स्वॉर्ड दीवार पर लटकाते हुए उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह जिंदगी जियो। अपने फादर की वार्निंग के बावजूद सातोरू का डिटरमिनेशन बिल्कुल नहीं हिलता। वो डेस्परेट होप के साथ यामोरी की तरफ देखता है। यामोरी का जवाब बस एक सिंपल सा सेंटेंस होता है। वो अपनी सीट से उठते हुए सीधा कह देता है कि सातोरू कोई कल्टीवेटर नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो डिसअपॉइंटेड गैंग लीडर को ये भी बोलता है कि उसके साथ स्पैरिंग करने से उसे वो आंसर्स नहीं मिलेंगे जो वो ढूंढ रहा है। सातोरू का चेहरा तुरंत उतर जाता है। धीरे से वो पूछता है कि क्या यामोरी सच में उसकी हेल्प नहीं करेगा। यामोरी उसे एडवाइस करता है कि अगर वो अपनी असली स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता है तो उसे किसी इक्वल पावर वाले ओपोनेंट को ढूंढना चाहिए। उसके साथ फाइट करना सिर्फ पॉइंटलेस इंजरीज का रीजन बनेगा। सातोरू हार मानकर नीचे देखने लगता है। उसके माइंड में अपने फादर की फाइनल वार्निंग घूमने लगती है। अपने करंट लेवल पर वो किसी ट्रू कल्टीवेटर का मैच नहीं है। उसके फादर की आवाज उसके दिमाग में एको करती है, एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह जियो और कभी उस दुनिया में एक कदम मत रखना। जैसे ही यामोरी अपने रूम की तरफ मुड़ता है, सातोरू एक लास्ट डेस्परेट प्ली करता है। यामोरी रुक के पीछे देखता है वेट करते हुए। सातोरू की आंखों में एक नई आग जल उठती है। वो एक ऐसा ऑफर देता है जिसे यामोरी रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर यामोरी उसके साथ स्पार करेगा तो वो उसे रियल डिवाइन वाटर की लोकेशन बता देगा। उसके सिबलिंग्स और आदमी शॉक में चीख पड़ते हैं, बोलते हुए कि अपने फादर का सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट रिवील नहीं कर सकता। यामोरी कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है, क्लियरली ऑफर को सीरियसली कंसीडर करते हुए। सातोरू सांस रोककर उसकी तरफ देखता रहता है। फिर यामोरी के लिप्स पर एक हल्का सा स्मर्क आता है। वो एग्री कर लेता है, डील पक्की हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है एक मैसिव स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग हॉल में। सातोरू एक्सप्लेन करता है कि हॉल स्पेसिफिकली रेनोवेट किया गया था ताकि एक्सप्लोजन और हैवी इंपैक्ट भी इजीली हैंडल कर सके, और यामोरी को बोलता है कि वो बिल्कुल भी होल्ड बैक ना करे। फिर सातोरू अपनी जैकेट उतार देता है। वो फाइट के लिए रेडी था। वो अपने नकल्स क्रैक करता है।
साइडलाइन से देखते हुए योसुके कंप्लेन करता है कि सातोरू सारा फन अकेला ले रहा है, जबकि कोया एग्री करता है कि उनकी डेली ट्रेनिंग अब बोरिंग हो चुकी है। सातोरू थोड़ा कंसर्न होकर अपने भाइयों की तरफ मुड़ता है। वो यामोरी से पूछता है कि क्या वो सच में श्योर है इस बारे में। वार्निंग देते हुए बोलता है कि अगर तीनों एक साथ अटैक करे तो उसकी भी लिमिट्स हैं। लेकिन यामोरी को 3 on 5 का आइडिया भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। सबको शॉक करते हुए वो कैजुअली बोलता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो तीनों को चैलेंज देता है, एक साथ आओ। सातोरू, कोया और यासुके उसकी कैजुअल कॉन्फिडेंस देखकर स्टन रह जाते हैं। यासुको तो चैलेंज सुनकर और भी इरिटेट हो जाता है। वो गुस्से में मटर करता है कि चाहे यामोरी ने फुयू को सेव किया हो, लेकिन उसका एरोगेंट एटीट्यूड उसके नर्व्स पर चढ़ रहा है। सातोरू, जिसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद उभर आती है, नर्वस टोन में पूछता है कि क्या यामोरी सच में तीनों को एक साथ हैंडल करने को सीरियस है। सिचुएशन टेंस होती देख फुयू वाइड आइड कंसर्न के साथ सबको देखती है, जैसे वो बीच में आकर सब मैटर काम करने वाली हो। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले योसुके आगे बढ़कर अपना आर्म स्ट्रेच करता है। ग्रीन करते हुए मजाक में फुयू को मैच का टाइम कीपर अपॉइंट कर देता है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो बोस्ट करता है कि इस सो कॉल्ड कल्टिवेटर को वो 5 मिनट के अंदर फिनिश कर देगा। और 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना योसुके जमीन से किक मारकर रॉकेट की तरह आगे बढ़ता है। वो हवा में उछलकर सीधा यामोरी की तरफ एक पावरफुल पंच थ्रो करता है, जबकि यामोरी बिल्कुल स्टिल खड़ा रहता है। योसुके चीख कर बोलता है कि फाइट के बीच में जोन आउट मत हो। साइड से देख रही फुयू बस साई करती है और अपना फेस कवर कर लेती है, वार्निंग देते हुए कि जो भी अब होगा उसके लिए उसे ब्लेम मत करना। जैसे यासुके का फिस्ट कनेक्ट होने ही वाला होता है, यामोरी एफर्टलेसली उसकी रिस्ट पकड़ लेता है। उसका पावरफुल अटैक वही रोक देता है। योसुके रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि यामोरी उसका आर्म ट्विस्ट कर देता है, उसकी ही मोमेंटम उसके अगेंस्ट यूज करते हुए। एक सिंगल ब्रूटल मोशन में वो और कॉन्फिडेंट योसुके को सीधा रीइंफोर्स्ड फ्लोर पर फेस फर्स्ट स्लैम कर देता है। जैसे योसुके जमीन पर गिरता है, सातोरू और कोया डिसबिलीफ में जम जाते हैं। यामोरी कामले एक फिंगर ऊपर उठाता है, साइलेंटली सातोरू को सिग्नल देते हुए, एक गया अब 2 बाकी हैं। बिना डिटर हुए सातोरू और कोया एक दूसरे को सिग्नल देता है, पिंसर अटैक के लिए रेडी होते हुए। कोया सिग्नल देता है और दोनों भाई एक साथ चार्ज करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से स्टेशनरी यामोरी को सराउंड करते हुए। कोया पहला अटैक करता है, एक विशियस राइट हुक सीधा यामोरी के हेड की तरफ थ्रो करते हुए। उसके तुरंत बाद सातोरू ब्लर की तरह मूव करता है और एक डेंजरस लो किक लॉन्च करता है। इसी वक्त यामोरी की आंखें इंटेंस रेड ग्लो करने लगती है। दोनों साइड से अटैक्स की बारिश होती है, कल्टिवेटर को नंबर से ओवरवेल्म करने की डेस्परेट कोशिश। लेकिन सातोरू शॉक में देखता रह जाता है। यामोरी परफेक्टली उसकी मूवमेंट्स रीड कर रहा था, हर स्ट्राइक को उसके लॉन्च होने से पहले ही प्रिडिक्ट करते हुए। कंटेम्पशियस ईज के साथ यामोरी कोया का अटैकिंग आर्म पकड़ता है और उसे सीधा सातोरू के ऊपर दे मार देता है। उसके बाद वो एक लाइटनिंग फास्ट किक लॉन्च कर देता है, जो बोका टोकाई लीडर्स को पीछे स्टंबल करने पर मजबूर कर देता है। और तब तक योसुके भी दोबारा खड़ा हो जाता है। तीनों को मोमेंटरीली न्यूट्रलाइज करने के बाद यामोरी नीचे देखकर पूछता है, बस इतना ही है तुम लोगों के पास? सातोरू एब्सोल्यूट हॉरर में उसे देखता रहता है, फाइनली समझते हुए कि उनकी पावर लेवल्स के बीच का गैप कितना टेरिफाइंग है। पर वो जल्दी रिकवर करता है और कोया को सपोर्ट करने का सिग्नल देता है। अब उन्हें रियलाइज हो चुका है कि अलग अलग अटैक करना यूजलेस है, इसलिए तीनों एक साथ अटैक करने का डिसीजन लेते हैं और हर डायरेक्शन से यामोरी पर रश करते हैं। योसुके एक नई टेक्निक अनलिश करता है, उसका फिस्ट गोल्डन फ्लेम से रॉप हो जाता है जब वो चीख कर बोलता है, तो फिर इसका क्या? ट्रेनिंग हॉल एक ब्लाइंडिंग लाइट से भर उठता है जब तीनों एक साथ अपनी फुल पावर पैरेज अनमूविंग यामोरी पर अनलिश कर देते हैं। लेकिन उस प्योर डिस्ट्रक्शन के बीच भी यामोरी बिल्कुल अनफेज्ड खड़ा रहता है। वो बस अपना पैर उठाता है और टेरिफाइंग फोर्स के साथ नीचे पटकता है। रीइंफोर्स्ड फ्लोर उस स्टॉर्म के प्रेशर से क्रैक होकर टूटने लगता है। एक एक्सप्लोजिव शॉक वो प्योर ब्लू एनर्जी के साथ हर डायरेक्शन में फट पड़ती है, तीनों अटैकर्स के हवा में उड़ाकर फेंक देती है। लेकिन उनके जमीन पर गिरने से पहले ही यामोरी उनके सामने पहुंच चुका होता है। वो यासुके के पेट में एक प्रिसाइज पंच मारता है और कोया के फेस पर एक ब्रूटल बैकहैंड दे देता है। बोकुटुकाई के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स रैगडॉल की तरह हवा में उड़ जाते हैं। उनका अल्टीमेट अटैक कंप्लीटली क्रश हो चुका था। लेकिन सातोरू समा अपने पैरों पर लैंड कर लेता है, लेकिन अब उसे क्लियरली समझ आ चुका था कि वो लोग होपलेसली आउटमैच्ड है। तभी सातोरू के बॉडी से एक मेनेसिंग पर्पल ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। वो अपना डेस्परेट फाइनल अटैक प्रिपेयर कर रहा था। सातोरू लाइटनिंग स्पीड से डिस्टेंस क्लोज करता है। अपनी बची हुई सारी पावर एक सिंगल पॉइंट में गैदर करते हुए वो अपना ट्रम्प कार्ड अनलिश करने की तैयारी करता है। फिर वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से एनर्जी ब्लास्ट फायर कर देता है। एक स्प्लिट सेकंड के लिए उसे लगता है कि शायद उसका अटैक फाइनली मॉन्स्टर्स कल्टिवेटर को हिट कर लेगा। लेकिन यामोरी बस कामली अपना पाम उठाता है और पूरी ब्लास्ट को एफर्टलेसली कैच कर लेता है। बिल्कुल शांत आवाज में वो बोलता है, आप बस करो वरना कोई सीरियसली हर्ट हो जाएगा। सातोरू म्यूट हॉरर में उसे देखता रह जाता है। एब्सोल्यूट पावर का ये डिस्प्ले उसकी स्पिरिट को कंप्लीटली तोड़ देता है। योसुके और कोया भी इक्वली शॉक्ड रह जाता है। फाइट क्लियरली खत्म हो चुकी थी। योसुके कामले अपनी टाइम कीपर की तरफ मुड़कर फुयू से टाइम पूछता है।
फोन चेक करते हुए फुई अनाउंस करती कि अभी भी 2 मिनट बाकी है। पूरा बीट डाउन 3 मिनट से भी कम टाइम में खत्म हो गया था और तीनों कम्प्लीटली स्पीचलेस रह जाते हैं। सातोरु का शरीर हल्का सा कांपता है जब वो खुद से एडमिट करता है कि उनकी स्ट्रेंथ का डिफरेंस सिंपली इंसेन है। लेकिन उसके बाद सबसे ह्यूमिलेटिंग रियलाइजेशन आती है। क्रैक्ड फ्लोर की तरफ एक नजर डालते ही कंफर्म हो जाता है कि यामोरी ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एक भी स्टेप नहीं लिया था। सातोरु कैजुअली यामोरी के पास आता है और उन पर इजी जाने के लिए थैंक्स बोलता है। यामोरी थोड़ा एनालिसिस देते हुए कहता है कि सातोरु कल्टिवेशन के फर्स्ट स्टेज से काफी क्लोज है, लेकिन उसका एनर्जी कंट्रोल बहुत पुअर है। कंप्लीटली डिफीटेड लगते हुए सातोरु पूछता है क्या वो यामोरी की फुल स्ट्रेंथ थी। यामोरी उसे कोई वर्बल आंसर नहीं देता, उसकी साइलेंट और अनइम्प्रेस्ड गेज ही सब कुछ कह देती है। फाइनली सातोरु को समझ आ जाता है। वो स्लम्प हो जाता है रियलाइज करते हुए कि उसके फादर ने कभी उसे कल्टिवेटर बनने के लिए एंकरेज इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि उनके बेटे सिंपली बहुत वीक है। योसुके धीरे से कोया से पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि यामोरी फुल पावर से फाइट कर रहा था। कोया उसे इडियट बोल देता है और कहता है कि ये पेनफुली ऑब्वियस था कि यामोरी तो प्रॉपर्ली ट्राई भी नहीं कर रहा था। डील का अपना पार्ट कंप्लीट करने के बाद यामोरी सीधा मेन टॉपिक पर आता है। वो डिमांड करता है कि अब सातोरु उसे डिवाइन वाटर के बारे में जो कुछ भी जानता है सब बताए। सातोरु धीरे से अपनी शर्ट के अंदर हाथ डालता है। वो एक नेकलेस बाहर निकालता है जो अब तक हिडन था। वो एक्सप्लेन करता है कि उसके फादर ने उसे बताया था कि डिवाइन वाटर का सीक्रेट उस स्टोन के अंदर हिडन है जो वो पहनता था। सातोरु नेकलेस यामोरी के सामने रखता है, रिवीलिंग एक छोटा सा ब्रिलियंटली ग्लोइंग ब्लू क्रिस्टल। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसका सीक्रेट क्या है। सातोरु बताता है कि उसने काउंटलेस टाइम्स उस स्टोन को एग्जामिन किया है, लेकिन उसके लिए वो बस एक ऑर्डिनरी स्टोन ही लगता है। सब लोग टेबल के अराउंड गैदर हो जाते हैं और मिस्टीरियस क्रिस्टल उनके अटेंशन का सेंटर बन जाता है। यामोरी उसे उठाता है। वो रियलाइज करता है कि इस दुनिया में भी मेमोरी स्टोन एग्जिस्ट करता है। कंफ्यूज सातोरु को वो बताता है कि वो इसे अनलॉक इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उसने इसे कभी कल्टिवेटर के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा था। यामोरी डिक्लेयर करता है कि ये कोई ऑर्डिनरी स्टोन नहीं है। वो अपनी फॉर्मिडेबल एनर्जी क्रिस्टल के अंदर चैनल करना शुरू करता है। क्रिस्टल इंस्टेंटली रिएक्ट करता है और ब्रिलियंट ब्लू लाइट उसके हाथ में फैल जाती है। लाइट और ज्यादा इंटेंस हो जाती है और फिर एक ब्लाइंडिंग फ्लैश के साथ बाहर एक्सप्लोड कर पड़ती है जो पूरे ग्रुप को स्टार्टल कर देती है। यामोरी फाइनली आइटम का असली नाम रिवील करता है, मेमोरी स्टोन। जैसे ही वो बोलता है क्रिस्टल शैटर हो जाता है और उसके अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रिलीज हो जाती है। एक इंस्टेंट में उनके अराउंड की दुनिया डीजल होने लगती है और सब खुद को एक स्ट्रेंज इथेरियल डिमेंशन में फ्लोटिंग पाते हैं। उनके सामने एक रेडियंट स्पेक्ट्रल फिगर मटेरियलाइज होती है, एक ओल्डर मैन की। वो कामली उन्हें ग्रीट करता है। पूरा ग्रुप स्टंट साइलेंस में जम जाता है। उनकी आंखें डिसबिलीफ में वाइडन हो जाती है जब वो रियलाइज करते हैं कि ये उनके लॉन्ग लॉस्ट फादर हैं। यामोरी कामली एक्सप्लेन करता है कि ये सिर्फ एक रिकॉर्डेड इमेज है, एक मैसेज जो किसी ऐसे इंसान ने छोड़ा था जो कम से कम 4 स्टेज कल्टिवेशन तक पहुंच चुका था। फादर का मैसेज शुरू होता है एक प्ली के साथ। वो जिसने भी स्टोन एक्टिवेट किया है उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसके बच्चों की जान बख्श दी जाए। सातोरु और फुयो अपने फादर को इतने सालों बाद देखकर इमोशनल हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग यामोरी के सस्पिशंस को कंफर्म कर देती है। जो सो कॉल्ड डिवाइन वाटर था वो एक्चुअली वही स्पिरिट स्प्रिंग है जिसे यामोरी इतने टाइम से ढूंढ रहा था। लेकिन अगला रिविलेशन सबको शॉक कर देता है। फादर वार्निंग देता है कि स्पिरिट स्प्रिंग से दूर रहना क्योंकि वो कम्प्लीटली ड्राई होने के एज पर है। फिर वो कन्फेस करते कि वो खुद उस स्पिरिट के गार्डियन थे। हैवी रिग्रेट के साथ फादर एडमिट करते कि उनकी अपनी सेल्फिशनेस की वजह से स्प्रिंग बहुत जल्दी ड्रेन हो गया और उस एक एक्ट ने पूरे एक नेशन की डिस्ट्रक्शन का रीजन बन गया। उस ट्रेजेडी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इतनी डेंजरस पावर को सील कर देना ही सही होगा और वो खुद स्पिरिट स्प्रिंग के साथ ही दफन होने का फैसला कर लेते हैं। वो जानते थे कि उनके बच्चों की राइचियस नेचर उन्हें सीधा डेंजर की तरफ ले जाएगी अगर उन्हें कभी सच पता न चलाया। इसीलिए उन्होंने अपने फाइनल वर्ड्स इस स्टोन के अंदर सील कर दिए थे। अगर ये सब सुनने के बाद भी वो लोग स्पिरिट स्प्रिंग को ढूंढने का डिसीजन लेते हैं तो स्पेक्ट्रल फिगर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी पाम में एक रेडियंट लाइट की मटेरियलाइज होती है। जैसे जैसे मैसेज कंटिन्यू होता है वो ग्लोइंग की फादर के गोस्टली हैंड से यामोरी के हाथ में ट्रांसफर हो जाती है। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए फादर की फाइनल प्ली हवा में गूंजती रहती है जब यामोरी स्पिरिट स्प्रिंग की की लेकर वहां खड़ा रहता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग पहली बार डायरेक्टली सातोरु की तरफ टर्न होती है। उसके फादर उसे बताता है कि मेमोरी स्टोन एक्टिवेट कर पाना ये प्रूफ है कि सातोरु कल्टिवेटर की दुनिया में कदम रख चुका है। एक सैड स्माइल के साथ वो सडनली डिसअपीयर होने के लिए और अपने बच्चों को ग्रो होते ना देख पाने के लिए अपोलॉजी मांगते हैं। फादर जेंटली सातोरु को एडवाइस करते कि स्पिरिट स्प्रिंग की क्वेस्ट को अबंडन कर दो और अपने सिबलिंग के साथ पीसफुल लाइफ जियो। वो उसे बोलते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर फादर की इमेज धीरे धीरे फ्लिकर और फेड होने लगती है और वो कहते हैं कि उनका टाइम खत्म हो चुका है। जैसे स्पेक्ट्रल फॉर्म लाइट पार्टिकल्स में डिसिपेट होने लगती है वो एक फाइनल सिंसियर अपोलॉजी देते हैं। सातोरु डेस्परेटली अपना हाथ बढ़ाता और अपने डैड को पुकारता है।
एक लास्ट कंफर्टिंग सेंटेंस के साथ कि सातोरू ने बहुत अच्छा किया है, फादर की इमेज कम्प्लीटली वैनिश हो जाती है। विजन टूट जाता है और ग्रुप वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जबकि सातोरू अब भी एम्प्टी स्पेस की तरफ हाथ बढ़ाए खड़ा रहता है। ये इमोशनल रियूनियन सब पर गहरा असर छोड़ गया था, स्पेशली सातोरू और फुया पर। सातोरू फॉर्मली यामोरी को थैंक्स बोलता है कि उसकी वजह से वो अपने फादर को एक लास्ट टाइम देख पाया। अब अपना रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग करते हुए सातोरू फाइनली उसे श्राइन की लोकेशन रिवील करता है जिसका मेंशन उसके फादर ने किया था। वो एक्सप्लेन करता है कि श्राइन उस जगह पर है जहां वो और फुयू बड़े हुए थे, एक सीक्रेट जो सिर्फ उन दोनों को ही पता है। फुयू अपने आंसू वाइप करते हुए हल्का सा स्माइल करती है और ऑफर देती कि वो नेक्स्ट डे यामोरी को पर्सनली लोकेशन तक गाइड करेगी। यामोरी सिंपल नॉट के साथ उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। स्पिरिट स्प्रिंग की उसकी क्वेस्ट अब अपने कंक्लूजन के एक स्टेप और क्लोज आ चुकी थी, लेकिन जैसे उनकी प्लानिंग सेटल होती है, सीन सडनली एक डार्क रूम में कट हो जाता है जहां एक डोर वायलेंटली किक करके खोला जाता है। अंदर एक एंड्रेस सूट वाला आदमी गुस्से में बोतल टेबल पर स्मैश कर देता है। वो कोई और नहीं, गैंग लीडर वाकुई था, जो अब इस बात पर भी जल रहा था कि सब लोग उसे जोक की तरह ट्रीट करते हैं। उसका एक डरा हुआ लैकी धीरे से पूछता है कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। लीडर गुस्से से उसकी तरफ घूमता और स्नार्लिंग टोन में पूछता है कि उसे क्या लगता है कि वो क्या करेगा। वो चीख कर बोलता है कि वो रिवेंज लेगा। फोन उठाते हुए वो कसम खाता है कि जिसने उसका कान इंजर किया है वो उसे 100-फोल्ड पेमेंट करवाएगा। अब वो फोन पर दिखाई देता है कान पर बैंडेज लगा हुआ। फ्रेंटिकली अपने एसोसिएट को ऑर्डर देता हुआ कि प्लान को एक्सेलरेट करो और इमीडिएटली रूजी पहुंचो। फोन के दूसरी साइड वाला बंदा प्लान पर डाउट करता है और टारगेट के साथ वाले क्रेजी गाय का मेंशन करता है, लेकिन फ्यूरियस वाकोई चीख कर बोलता है कि वो उसे खुद हैंडल करेगा। इसी बीच एक और ग्रुप ऑफ वेल ड्रेस्ड थग्स शार्प ब्लेड्स के साथ आर्म्ड रिपोर्ट करते हैं कि वो लोग अपनी पोजीशन पे रेडी हैं। उनका लीडर फ्लोरल शर्ट पहने एक स्मोक आदमी उन्हें ग्रीन लाइट देता है और बोलता है कि जब रेडी हो तब ऑपरेशन स्टार्ट कर दो। वापस सातोरू की लाउंज में क्वाइट एटमॉस्फेयर एक सडन नॉक की आवाज से टूट जाती है, जिससे सब लोग इंस्टेंटली हाई अलर्ट पर आ जाते हैं। फुयू कंफ्यूज होकर पूछते कि इतनी रात को कौन आ सकता है। सातोरू सस्पिशियस नजर से दरवाजे की तरफ देखता है। वो जानता है कि उन्होंने बाहर लुकआउट्स लगा रखे हैं, तो अगर कोई बिना नोटिस दिए उनके डोर तक पहुंच गया है, इसका मतलब कुछ डेफिनेटली गलत हुआ है। यामोरी खड़ा होता है और कॉशियसली डोर की तरफ बढ़ता है। वो हैंडल पकड़कर धीरे से डोर ओपन करता है। अनएक्सपेक्टेड गेस्ट को देखकर उसकी आंखें हल्का सा वाइडन हो जाती है। डोरवे में एक नर्वस लुकिंग वुमन खड़ी होती है जिसके लॉन्ग पिंक बाल है। वो डेस्परेशन भरी आवाज में यामोरी को ग्रीट करती है और लेट अराइवल के लिए अपॉलॉजी देती हुए लाउंज में एंटर करती है। सातोरू इमीडिएटली स्ट्रेंजर की आइडेंटिटी और पर्पस पूछता है। फुयू उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है। वो कासुमी राय थी, वही वुमन जो कुनाइडा की कार में थी। राय फ्लस्टर्ड टोन में एक्सप्लेन करते कि वो स्पेसिफिकली यामोरी से मिलने आई है। यामोरी थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है कि उसे उससे क्या काम हो सकता है। तभी राय सडनली डेस्परेट प्ली करते हुए यामोरी से अपने ग्रैंडफादर को सेव करने की भीख मांगती है। वो एक्सप्लेन करते कि घर लौटने के बाद से उसके ग्रैंडफादर एक मिस्टीरियस सिकनेस का शिकार हो गए हैं। उनकी कंडीशन हर दिन और ज्यादा खराब होती जा रही है और डॉक्टर्स को उसका कोई कॉज नहीं मिल रहा। आवाज टूटते हुए वो कहती कि शायद उसके ग्रैंडफादर के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा और उसका मानना है कि लेजेंडरी कल्टीवेटर यामोरी ही उन्हें बचा सकता है। यामोरी थोड़ा हेजिटेट करता है। नॉर्मली वो सही प्राइस के लिए ऐसे जॉब्स एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अभी उसकी हाई प्रायोरिटी स्पिरिट स्प्रिंग की क्वेस्ट थी। जैसे ही राय उसकी सोच को सेंस करती है, वो जल्दी से क्लियर करती कि वो फ्री फेवर नहीं मांग रही है। वो एक ब्यूटीफुल क्रेसेंट शेप पर्पल आर्टिफैक्ट निकालती है जो फेंट लाइट से ग्लो कर रहा था। एक्सप्लेन करती है कि ये एक फैमिली हेयरलूम है जो कल्टीवेटर से कनेक्टेड है और वो इसे पेमेंट के तौर पर ऑफर करती है। यामोरी का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, अटर शॉक में। वो तुरंत उस आइटम को रिकॉग्नाइज कर लेता है, एक पर्पल हार्ट वेन। वो जानता है कि ये एक एक्सट्रीमली रेयर कंपेनियन प्लांट है जो सिर्फ स्पिरिट स्प्रिंग के इमीडिएट विसिनिटी में ही ग्रो कर सकता है। नॉर्मल इंसान के लिए ये लॉन्जेटिविटी मेडिसिन है, लेकिन कल्टीवेटर्स के लिए एक प्रीशियस ट्रेजर है जो स्पिरिट एनर्जी को रिफाइन और स्ट्रेंथन करता है और उनकी ट्रेनिंग को ड्रामेटिकली स्पीड अप कर सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो उसे कहता है कि उसके पास अभी कोई हीलिंग तलिस्मान अवेलेबल नहीं है। उसे टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए और वो इमीडिएट हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि वो लोग कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर ले। रिलीव्ड होकर राय एग्री कर लेती है और अपनी डिटेल्स दे देती है। जैसे यामोरी पर्पल हार्ट वाइन लेता है, वो अपने मन में सोचता है कि इसका स्पिरिट स्प्रिंग से डीप कनेक्शन आगे चलकर एक वैल्यूएबल क्लू बन सकता है। फुयू को याद आता है कि राय के साथ जो आदमी था उसने मेंशन किया था कि उसका फैमिली काफी वेल्दी है। स्माइल के साथ राय रिवील करती कि उसके फादर कुसुमी रुजी है और उनका होम डीको सिटी में है। ये नाम जैसे ही आता है सब कुछ एक बॉम्ब की तरह हिट करता है। एक इमेज क्रिएट होती है इमेज पावर और इन्फ्लुएंस का। सातोरू पूरी तरह शॉक हो जाता है। कासुमी रुजी रूटा ग्रुप के चेयरमैन है जो दुनिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक है
और रूमर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी कंपनी के 35% शेयर्स अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दिए हैं। वो स्टंड होकर राय को देखता रहता है, ये वही डॉटर है। मीनवाइल सीन कट होता है एक स्लीक मॉडर्न मैंशन पर जो नाइट स्काई के नीचे खड़ा था। अंदर एक ओल्ड याकुजा बॉस कामिकुची क्वाइटली रीडिंग कर रहा होता है जब उसका सबऑर्डिनेट उसे कॉफी लाने की बात करता है। कामिकुची कामली उसे अंदर आने देता है, बिल्कुल अनअवेयर कि डेंजर ऑलरेडी अंदर आ चुका है। लेकिन जो लोग एंटर करते हैं वो कॉफी सर्व करने नहीं आए थे, वो आर्म्ड थग्स थे शार्प ब्लेड्स के साथ और उनके बीच फेमिलियर बैंडेज फेस्ड वाकुई। कामिकुची गुस्से में पूछता है कि इसका मतलब क्या है और एक्यूज करता है वाकुई को बुको टकाई को बिट्रे करके अपने मास्टर के अगेंस्ट जाने का। वाकुई बस हंस पड़ता है, मॉक करते हुए कहता है कि मास्टर अब भी कह रहा है जब सिचुएशन क्लियरली उल्टा हो चुका है। वो रूम की तरफ इशारा करता है जो अब उसके आर्म्ड मैन से भरा हुआ है और स्नियर करता है कि अब ऑब्वियस है कौन किसके साइड पर है। कामिकुची साई करता है और वाकुई का फुल कहता है। वो नंबर से ओवरवेम करने वाले प्लान को समझ लेता है लेकिन वार्न करता है कि वाकुई को रियल स्ट्रेंथ का अंदाजा ही नहीं है। फिर वो अपने लॉन्ग टाइम राइट हैंड टाकाकाई की तरफ देखता है और सिचुएशन के लिए अपोलोजाइज करता है। टाकाकाई आगे बढ़ता है और उसके अराउंड एक डार्क ऑरा स्प्रेड होने लगती है। वो कहता है कि सब कुछ उस पर छोड़ दे। फिर वो इंट्रूडर्स की तरफ टर्न होता है और पूछता है कि क्या वो रेडी हैं? वाकुई का दिल मोमेंटरीली डर से कांप जाता है लेकिन वो समहाउ डिफाइंड ऑफ कोर्स बोल देता है। लेकिन नेक्स्ट सेकंड एक शॉकिंग टर्न होता है। टाकाकाई वाकुई के मैन पर नहीं अपने मास्टर पर अटैक कर देता है। उसका केन एक हिडन ब्लेड को रिवील करता है और कामिकुची के थ्रोट को एक फ्लैश में स्लाइस कर देता है। टाकाकाई कोल्ड स्मोक के साथ टॉन्ट करता है कि कामिकुची वीक हो गया था इसलिए अपने मोस्ट ट्रस्टेड अलाई को भी सस्पेक्ट नहीं कर पाया। वाकुई जोर से हंस पड़ता है, अल्टीमेट बिट्रियल देखकर सेलिब्रेट करता है। उसे कभी नहीं लगा था कि कामिकुची का राइट हैंड ही उसके अगेंस्ट हो जाएगा। कामिकुची अपना ब्लीडिंग नेक पकड़ता है और वीक वॉइस में पूछता है क्यों। वो विस्पर करता है कि उन्होंने इतना कुछ साथ झेला था, पर टाकाकाई कोई मर्सी नहीं दिखाता और एक ब्रूटल स्ट्राइक करता है। वो कहता है कि कामिकुची हमेशा उसका क्रेडिट चुरा लेता था और वो खुद बस मैसेकर करता रहता था। बॉस एलिमिनेट हो चुका था। वाकुई डिक्लेयर करता है कि अब मीनामिनो के टेरिटरी पर मूव करने का टाइम आ गया है। रूजा को यूनिफाई करना अब ऑलमोस्ट उनके हाथ में था। लेकिन टाकाकाई अपने स्वॉर्ड से ब्लड वाइप करते हुए कहता है कि इतनी जल्दी मत करो। टाकाकाई एडमिट करता है कि वो भी उस पर्सन को नहीं हरा सकता जो मीनामिनो के साथ है। वाकुई शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या वो यामोरी की बात कर रहा है। टाकाकाई कंफर्म करता है और एक चिलिंग डिटेल ऐड करता है, यामोरी एक कल्टीवेटर है और सिर्फ कल्टीवेटर ही नहीं वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके फेस पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। वो कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका सीनियर डिसाइपल जल्दी आने वाला है। अगले दिन हम देखते हैं कि यामोरी और फुयू एक लंबे और बहुत खड़ी सीढ़ियों वाले रास्ते पर चढ़ रहे होते हैं। फुयू पूरी तरह से हाफरी होती है और उस कल्टीवेटर के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रही होती है जो बिल्कुल भी नहीं थकता। वो यामोरी से रुकने की भीख मांगती है और मान लेती है कि अब उसकी लिमिट आ चुकी है। यामोरी पीछे मुड़कर देखता है, उसकी स्टेमिना देखकर ज्यादा इंप्रेस नहीं होता। वो उसे जल्दी करने को कहता है क्योंकि इसके बाद उसे रे के ग्रैंडफादर से भी मिलना है, पर फुयू सिर्फ उसकी पागलों जैसी एंड्योरेंस की शिकायत कर सकती है। आखिरकार वो सीढ़ियों के टॉप पर पहुंच जाते हैं और फुयू थककर अपना बैकपैक नीचे गिरा देती है। जमीन पर गिरते हुए वो बताती है कि ये वही जगह है जहाँ वो और उसका भाई सातुरु बड़े हुए थे। उनके फादर इस जगह को यानशामो श्राइन कहते थे। उनके सामने एक शांत और खूबसूरत श्राइन खड़ा होता है। फुयू एंट्रेंस की तरफ देखते हुए बताती है कि जब से वो और उसके फादर अलग हुए थे तब से यहाँ कोई नहीं रहा। जब दोनों अंदर की तरफ बढ़ते हैं, यामोरी तुरंत हवा में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर लेता है और अंदाजा लगाता है कि उसके फादर ने इस जगह को ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में यूज किया होगा। फुयू मेन बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बताती कि उसके फादर का रूम अंदर है। अंदर कदम रखते ही धूल भरी हवा फुयू को खांसी करवा देती है। वो उस जान पहचान वाले कमरे को देखती है और कहती कि उसने यहाँ पहले कभी कुछ लॉक किया हुआ नहीं देखा। वो सोचने लगती कि जो की उसके फादर ने दी थी वो आखिर किस चीज के लिए है। यामोरी की को हाथ में पकड़कर गहरी सोच में पड़ जाता है। खामोश कमरे में खड़े होते ही फुयू पर यादों का एक तूफान सा आ जाता है। उसे याद आता है कि बचपन में वो और सातुरु यही खेला करते थे। उसे याद आता है कि वो कभी भी अपने भाई को हरा नहीं पाती थी और हर बार रोती हुई अपने फादर के पास भाग जाती थी। फ्लैशबैक में उनके दयालु चेहरे वाले फादर रोते हुए फुयू को तसल्ली देते हैं। वो उसे वादा करते कि फेस्टिवल में चुपके से उसके लिए एक एक्स्ट्रा कैंडी एप्पल खरीदेंगे। ये एक ज्यादा सुकून भरे और खुशहाल वक्त की एक मीठी याद थी। फुयू का चेहरा उदास हो जाता है जब उसे अपने फादर की लगन याद आती है। वो हर रोज मूर्ति के सामने बैठते थे और बहुत कम ही उनके साथ बाहर जाते थे। उसकी नजर अमायो की एक भयंकर मल्टी आर्म मूर्ति पर पड़ती है। उसे ये बहुत अजीब लगता है। वो बताती कि उसके फादर बहुत ही मेटिकुलस थे, जाने से पहले हमेशा मूर्ति को संभाल कर रखते थे। यामोरी भी सहमत होता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो सवाल करता है कि एक मॉन्क के पास सिर्फ यही एक मूर्ति क्यों थी। फुयू कंफर्म करती कि ये एक ही चीज थी जिसकी उनके फादर पूजा करते थे। उनका मानना था कि ये उनका फर्ज है। वो ये भी बताती है कि उसके फादर ने ये डिटेल मूर्ति खुद कार्व की थी।
यामोरी मूर्ति को ध्यान से देखता है और समझ आता है कि ये काम किसी आम क्राफ्टमैन के बस की बात नहीं है। फुयू उसकी इतनी गहरी दिलचस्पी देखकर हैरान हो जाती है। अचानक यामोरी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हाथ में जमा करता है। वो अपनी पाम आगे बढ़ाता है और नीली रोशनी की एक लहर छोड़ देता है जो मूर्ति के सामने की हवा से टकराती है। रोशनी तुरंत एक छुपी हुई स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को उजागर कर देती है। चमकते हुए रून से बना एक नीला गेट सामने आ जाता है जो कुछ पल पहले तक पूरी तरह से इनविजिबल था। फुयू शॉक में जम जाती है। उसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कभी नहीं देखा था। यामोरी शांत आवाज में समझाता है कि ये एक गेट है जो स्पिरिचुअल वेसल से बनाया गया है, एक हाई लेवल टेक्निक जो चीजों को छुपाने के लिए यूज की जाती है। वो नतीजा निकालता है कि उसके फादर जरूर एक बहुत ही स्किल्ड फॉरेजर रहे होंगे। स्पिरिट वेसल शब्द सुनकर फुयू और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसकी उलझन देखकर यामोरी फैसला कर देता है कि उसकी कल्टीवेशन की दुनिया का एक क्रैश कोर्स दिया जाए। वो बताता है कि कल्टीवेटर्स के 12 स्टेज होते हैं और हर स्टेज के बीच पावर का बहुत बड़ा गैप होता है। पहले 2 स्टेजेस स्पिरिचुअल पावर जमा करने पर फोकस करते हैं। तीसरे और चौथे स्टेज से कल्टीवेटर उस पावर को अलग अलग टेक्निक्स के जरिए यूज करना शुरू कर देते हैं। 5वें और 6ठे स्टेज तक पहुंच जाना ही किसी को इमॉर्टल खेलने के लिए काफी होता है। उसके आगे ट्रू मास्टर्स का रैमन आता है जो पिल रिफाइनिंग, वेपन फॉरेजिंग और फॉर्मेशन कार्विंग जैसे काम कर सकते हैं। ऐसी एबिलिटीज जो आम इंसान की समझ से परे है। उनके सामने मौजूद स्पिरिट वेसल को देखकर यामोरी ऐलान करता है कि फॉरेजर के रूप में फुयू के फादर का कोई मुकाबला नहीं था। फुयू पूरी तरह से स्टन रह जाती है। उसके लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि यामोरी जैसा इतना जवान लड़का इतना गहरा ज्ञान कैसे रखता है। एक्सप्लेनेशन खत्म होते ही यामोरी चमकते हुए गेट के पास जाता है और की को हाथ में पकड़ लेता है। वो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के अंदर मौजूद एक इनविजिबल लॉक में की डाल देता है। क्लिक की आवाज के साथ गेट रिएक्ट करना शुरू कर देता है। गेट के पीछे मौजूद सॉलिड मूर्ति धीरे धीरे पिघलने लगती है, बिल्कुल मोम की तरह। अब खाली जगह के अंदर एक लाल रंग का बॉक्स रखा हुआ नजर आता है। यामोरी बॉक्स को उठाता है और उसका दिमाग तेज गति से चलने लगता है। क्या ये वही राज हो सकता है जो मुझे स्पिरिट स्प्रिंग तक ले जाएगा? वो बॉक्स खोलता है और अंदर का सामान देखता है। मुलायम कुशन पर एक छोटी लकड़ी की प्लेट और एक हरा सिकाड़ा शेप की कार्विंग रखी होती है। प्लेट पर नंबर्स लिखे होते हैं 104 डिग्री, 20 डिग्री। यामोरी समझ जाता है कि ये शायद लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कोऑर्डिनेट्स हैं। जल्दी से सर्च करने पर पता चलता है कि ये लोकेशन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू के साथ यामोरी फैसला करता है कि वो कुछ समय के लिए इसी श्राइन में रुकेंगे और स्पिरिट स्प्रिंग को ढूंढने की कोशिश करेंगे। फुयू यहाँ रुकने के लिए बहुत खुश हो जाती है। वो उत्साह से कहती है कि वैसे भी वो इस जगह को साफ सुथरा करने का चाहती थी। वो पास में मौजूद एक वाइल्ड हॉट स्प्रिंग का भी जिक्र करती है और सजेस्ट करती है कि बाद में वहां चलेंगे। लेकिन उनका ये शांत मिशन ज्यादा देर तक शांत रहने वाला नहीं था। सीन बदलकर रात के समय एक अंधेरे और डरावने जंगल में पहुंच जाता है। पेड़ों के बीच किसी की जान बचाकर भागने की आवाज गूंज रही होती है। एक छोटा लड़का नंगे पांव और फटे हुए कपड़ों में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा होता है। उसका पीछा करने वाले लोग बिल्कुल पास आ चुके होते हैं और चीख कर कहते हैं कि वो बचकर नहीं निकले। लड़का घबराकर एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाता है। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। तभी एक भारी हथियारों से लैस आदमी उसके पास से गुजरता है। एक और पीछा करने वाला बेशर्मी से हंसकर उसकी बहन को नुकसान पहुंचाने का धमकी देता है। लड़का अपना मुंह जोर से दबा लेता है ताकि उसकी आवाज बाहर ना निकले। जैसे ही सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं वो गहरी सांस लेता है। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगता है जब वो प्रार्थना करता है कि देवता उन्हें सुरक्षित गांव वापस पहुंचने दे और गायब हुए गांव वालों को ढूंढने में मदद करे। प्रार्थना करते वक्त उसके हाथ में एक चमकता हुआ हरा नेकलेस होता है। वो एक सिकाड़ा चाम था, बिल्कुल उसी चाम जैसा जो यामोरी को बॉक्स के अंदर मिला था। फिर कहानी 3 दिन बाद आगे बढ़ती है। यामोरी जंगल में कैंप लगाए बैठा होता है। स्पिरिट स्प्रिंग की उसकी तलाश अब तक बेकार साबित हुई थी। वो आग के पास बैठकर लकड़ी की प्लेट को घूर रहा होता है। 3 दिन बीत चुके थे और उसे स्पिरिट स्प्रिंग का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ था। वो सोचता है कि कहीं कोऑर्डिनेट्स गलत तो नहीं थे या फिर उससे भी बुरी बात, कहीं स्पिरिट स्प्रिंग सूख तो नहीं गया। स्पिरिट स्प्रिंग ही उसका सबसे तेज तरीका था जल्दी पावर गेन करने का। हवा में मौजूद पतली से स्पिरिचुअल एनर्जी पर भरोसा करे तो स्टेज 3 तक पहुंचने में ही 1 सदी लग जाए और उसके पास इतना वक्त नहीं था। जब वो किसी नए तरीके के बारे में सोच ही रहा होता है उसकी तेज सेंसेस अंधेरे में किसी की प्रेजेंस महसूस कर लेती है। अचानक वही लड़का जो सोल्जर से भाग रहा था झाड़ियों में से निकलकर सामने आ जाता है। वो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। यामोरी शांत रहकर उस अनजाने मेहमान को देखने लगता है और सोचने लगता है कि इतनी रात को एक बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। घबराया हुआ लड़का तुरंत यामोरी से भागने को कहता है। वो चेतावनी देता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है। यामोरी की आंखें अजीब सी रोशनी से चमक उठती है जब वो महसूस कर लेता है कि क्या आने वाला है। जैसे उसने अंदाजा लगाया था, हथियारबंद आदमियों का एक ग्रुप पेड़ों के बीच से निकलकर क्लियरिंग को घेर लेता है। उनमें से एक मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लड़के को एक नया दोस्त मिल गया लगता है। सोल्जर्स आखिरकार उस तक पहुंच चुके थे। एक और आदमी हंसकर कहता है कि नए आदमी को भी मार देते हैं और काम खत्म कर देते हैं। यामोरी बिल्कुल शांत रहता है। उसे कीकी की बात याद आती है कि इस रीजन में लगातार लड़ाइयाँ चलती रहती है। ये लोग बिल्कुल मर्सनरीज जैसे लग रहे थे। एक थक बंदूक तानकर यामोरी से कहता है ये जगह बच्चों के लिए नहीं है और ट्रिगर दबाने को तैयार हो जाता है।
बंदूक देखकर लड़का चीख उठता है और यामोरी को भागने को कहता है, लेकिन अब उसके लिए देर हो चुकी थी। एक हल्की नीली ऑरा धीरे धीरे यामोरी के शरीर को घेर लेती है। बिजली जैसी स्पीड से यामोरी गोली को डॉज कर लेता है। जहाँ वो एक पल पहले खड़ा था वो जमीन फट जाती है। वो इतनी तेज रफ्तार से मूव करता है कि बस एक धुंधला सा ब्लर नजर आता है और अगली पल वो शूटर के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। मर्सनरी रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि यामोरी का हाथ असॉल्ट राइफल की बैरल को पकड़ लेता है। उसकी नीली ऑरा और भी ज्यादा भड़क उठती है। मर्सनरी शॉक में जम जाता है। उसका दिमाग समझ ही नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। वो सोचने लगता है क्या ये आदमी इंसान भी है। पर यामोरी का सबर अब खत्म हो चुका था। कई दिनों की नाकाम तलाश के बाद उस पर बंदूक तानी जाना उसके लिए आखिरी हद थी। सिर्फ एक बार हाथ जोर से दबाते वो पूरी मेटल राइफल को टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी एक और मर्सनरी पीछे से मौका देकर हमला कर देता है। वॉर की चीख के साथ वो एक बड़ी मचेटे घुमाता है और यामोरी को 2 टुकड़ों में काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हमला पूरी तरह से बेकार साबित होता है। यामोरी आसानी से अटैक को रोक देता है और एक पल में ही उसे निशस्त्र कर देता है। फिर वो चक्रवात की तरह घूमता है। अगले कुछ ही पलों में तीनों अटैकर धड़ाम से जमीन पर गिर चुके होते हैं। उन्हें समझने का मौका भी नहीं मिला था कि क्या हुआ था। छोटा लड़का ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि एक अनजान आदमी ने अकेले 3 हथियारबंद लोगों को हरा दिया। धीरे धीरे वो यामोरी के पास आता है। अब उसका डर खत्म हो चुका था और उसकी जगह आंखों में हैरानी और उम्मीद थी। वो सोचता है कि शायद यही वो इंसान है जिसके बारे में उसकी बहन ने बताया था। नई उम्मीद के साथ वो पूछता है, क्या आप हेवनली गॉड हैं? यामोरी बेपरवाह चेहरे के साथ कहता है कि लड़का गलत इंसान से बात कर रहा है, वो कोई देवता नहीं है। लेकिन लड़का हार नहीं मानता। वो बताता है कि वो राइची विलेज से है और उसकी बहन गांव की सेंट है। फिर वो घुटनों के बल गिर जाता है और बेचैनी से यामोरी से अपनी बहन को बचाने की भीख मांगता है। उसे डर था कि शायद कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो एक निशानी निकालता है जो उसकी बहन ने उसे दी थी, एक फैमिली हेयरलूम जिसे वो सेंट्स टोकन कहता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी हथेली पर एक छोटा चमकता हुआ हरा पेंडेंट रखा होता है जो सिकाडे की शेप में बना हो था। वो समझाता है कि हेवनली गॉड इसे देखते ही पहचान जाएगा। यामोरी का हमेशा शांत रहने वाला चेहरा एकदम बदल जाता है। उसकी आंखें शौक से फैल जाती है। उसने इस कार्विंग को पहले देखा था। वो तुरंत अपना खुद का सिकाडा चाम बाहर निकालता है। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, बस यामोरी वाला उम्र के कारण थोड़ा सा ज्यादा घिसा हुआ था। मैचिंग पेंडेंट देखकर लड़का खुशी से भर उठता है। उसके लिए यह सबूत था कि यामोरी वाकई हेवनली गॉड है जिसे ढूंढने के लिए वो इतनी देर से भटक रहा था। यामोरी घुटनों के बल बैठकर लड़के की हाइट तक आता है और उस सिंबल और उसकी बहन के टाइटल के बारे में पूछता है। लड़का बताता है कि ये पेंडेंट राइची विलेज में कई पीढ़ियों से पास डाउन होता आ रहा है। गांव वालों का मानना है कि ये हेवनली गॉड का दिया हुआ उपहार है। यामोरी के दिमाग में पजल के सारे पीसेस एक साथ फिट होने लगते हैं। वो अंदाजा लगाता है कि जिस हेवनली गॉड का जिक्र हो रहा है वो शायद फुयू के फादर ही थे और स्पिरिट स्प्रिंग का राज भी इसी राइची विलेज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। पर अब सेंट किडनैप हो चुकी थी और उसके पास जो एकलौता लीड था वो भी खतरे में था। यह ऐसी सिचुएशन थी जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता था। उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए उस लड़के की तरफ नजर डालते हुए यामोरी अपना फैसला कर लेता है। वो उसकी बहन को बचाने में मदद करने के लिए हाँ बोल देता है। इसी बीच कहानी एक ठंडे और सुनसान कमरे में शिफ्ट होती है। दरवाजा जोर से खुलता है। किडनैप सेंट को बिना किसी रहम के अंदर फेंका जाता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और मुंह भी बंद किया गया होता है। ये थी ची वैनचिन, राइची विलेज की सेंट, और अब वो किसी अनजान जगह पर कैद थी। भारी बूट्स की आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। एक आदमी चेयर घसीटकर उसके सामने लाता है। कमरे का माहौल और भी भारी हो जाता है। चेयर रखकर वो घमंड से मुस्कुराता है। आखिरकार उसकी मुलाकात उस लेजेंडरी सेंट से हो ही गई थी। वो उसके गांव के बारे में बात करता है, उस गांव के बारे में जो 1000 सालों से सेक्रेट स्प्रिंग के राज की रक्षा करता आ रहा है। फिर किडनैपर अपनी पहचान बताता है। उसके बाल हरे रंग के थे और उसका चेहरा एक डरावना और डिटेल मास्क के पीछे छुपा हुआ था। वो सेंट से कहता है कि अब उसे उसके सवालों के जवाब देने होंगे और पहला सवाल सीधे मुद्दे पर था। वो स्प्रिंग और डिवाइन वाटर की लोकेशन जानना चाहता था। अपना गोल तय करने के बाद छोटा लड़का उत्साह से पूछता है कि हेवनली गॉड उसकी बहन को बचाने के लिए क्या प्लान बना रहा है। यामोरी शांत आवाज में जवाब देता है कि पहला कदम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना है। वो पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करता है। ये लोग ट्रेन मर्सनरीज हैं और भले ही उसका शरीर इतना मजबूत हो कि रॉकेट भी रोक सके, लेकिन किसी हेवनली फोर्टिफाइड बेस पर सीधा हमला करना बेवकूफी होती। लड़का उदास होकर बताता है कि उसकी बहन उसे यहाँ लाई थी क्योंकि उसे लगा था कि ये जगह उनके परसुअर से सुरक्षित होगी। कुछ देर तक चलने के बाद वो रुक जाता है। उसके नंगे पांव सफर की धूल से भर चुके थे। वो यामोरी से कहता है कि वो लोग पहुंच गए हैं। क्लिफ के किनारे की तरफ इशारा करते हुए लड़का चेतावनी देता है कि अगर वो और आगे गए तो आसानी से दिख जाएंगे। नीचे एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री स्टाइल बेस फैला हुआ था। वॉच टावर्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और हर तरफ सिक्योरिटी, और यही सेंट को कैद करके रखा गया था। यामोरी की नजरें पूरे कंपाउंड को स्कैन कर लेती है। वो हर डिटेल को ऑब्जर्व कर रहा था।
उसके सामने सिर्फ राइफल्स वाले मर्सनरीज नहीं थे, उसे टैंक्स और हैवी वेपनरी भी नजर आती है। ये इस बात का सबूत था कि ऑपरेशन बहुत फंडेड और डेंजरस था। लेकिन यामुरी के पास ऐसे सिचुएशन के लिए एक खास ट्रम्प कार्ड था। वो एक सोने की रिंग निकालता है, एक स्पिरिट वेसल, और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, आखिर तुम्हारी चमकने की बारी आ ही गई छोटे दोस्त। इसी दौरान बेस के पेरीमीटर के पास एक गार्ड अपने पार्टनर से कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए स्मोक ब्रेक पर जा रहा है। ये बड़बड़ाते हुए मर्सनरी अकेला जंगल की तरफ चला जाता है। वो लॉलीपॉप जलाने ही वाला होता है कि अचानक यामुरी अंधेरे से हमला कर देता है। सिर्फ एक ही साइलेंट स्ट्राइक में ईवा बेहोश हो जाता है। बिना आवाज किए यामुरी उसकी बॉडी को घसीटकर घनी झाड़ियों के अंदर छुपा देता है। कुछ पल बाद झाड़ियों में हरकत होती है और वापस बाहर आता है यामुरी। लेकिन अब वो बिल्कुल ईवा जैसा लग रहा था। उसकी उंगली में पहनी स्पिरिट वेसल रिंग हल्की सी चमक रही थी। ये आर्टिफैक्ट एक शिफ्टिंग टूल था। यामुरी मन ही मन सोचता है कि ये वेसल कितना यूजफुल है, बस एक ही कमी है, टारगेट की शक्ल कॉपी करने के लिए पहले उसे फिजिकली टच करना पड़ता है। तभी उसके थॉट्स इंटरप्ट हो जाते हैं। ईवा का स्क्वाड लीडर चीकर उसे बुलाता है और कहता है कि रात की आखिरी पेट्रोल के लिए वापस आ जाए। यामुरी पूरी एक्टिंग के साथ सिर खुजाता है और माफी मांगते हुए बाकी मर्सनरीज के साथ जा मिलता है। जैसे ही रात पूरे बेस पर छा जाती है, यामुरी की इन्फिल्ट्रेशन ऑफिशियली शुरू हो जाती है। अब वो शेर की गुफा के अंदर था और उसका एक ही गोल था, लड़के की बहन को ढूंढना। लेकिन उसकी अकेले चलने की यात्रा ज्यादा देर तक नहीं चलती। एक भारी भरकम गार्ड उसका रास्ता रोक लेता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गार्ड का चेहरा बैंडेजेस और पुराने जख्मों से भरा हुआ था। वो उसे आइडेंटिफिकेशन दिखाने को कहता है। अपनी कवर आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए यामुरी घबराहट का नाटक करता है। वो बहाना बनाता कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में छुपकर लॉलीपॉप पीने गया था। गार्ड आईडी चेक करता है और उसे स्क्वाड 3 का मशहूर लॉलीपॉप शकर ईवा पहचान लेता है। वो आधे मन से उसे रूल्स तोड़ने पर थोड़ा डांट देता है, लेकिन साफ था कि उसका ध्यान किसी और चीज पर ज्यादा था। आईडी फेंकते हुए वो कहता है कि मैन पावर की कमी है और उसे टेम्पररी रीअसाइनमेंट दिया गया है। गार्ड समझाता है कि कुछ दिन पहले एक लड़का बेस से भाग निकला था। उस इंसिडेंट के बाद उनके बॉस काउंसिल मोरिजुमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, इसलिए पूरे बेस की सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर दी गई है और इसी वजह से प्रिजन गार्ड डिटेल को रीइंफोर्स किया जा रहा है। और अब ईवा भी उसी रोस्टर का हिस्सा था। यामुरी को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। दुश्मन खुद उसे उसके टारगेट तक ले जा रहा था। वो शांति से नई असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लेता है। जाते जाते लीड गार्ड एक और वार्निंग देता है, ध्यान से रहना, काउंसिल मोरिजुमी एक अनप्रिडिक्टेबल पागल आदमी है। फिर दोनों मिलकर एक हेवीली सिक्योर्ड बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। यही बेस का प्रिजन था। अंदर घुसते ही गार्ड कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आज की रात शांति रहनी चाहिए। अंधेरी और उदास कॉरिडोर में चलते हुए गार्ड छोटी मोटी बातें करने लगता है। अपने रैंक और काम का जिक्र करके फ्रेंडली बनने की कोशिश करता है। रास्ते में वो एक सेल के अंदर झांकता है। अंदर थके आ रहे और टूट चुके लोग बैठे थे। उन्हें देखकर वो सिर्फ इतना कहता है, कितना बेचारा नजारा है। यामुरी फैसला करता है कि अपने नए पार्टनर की वफादारी को टेस्ट किया जाए। वो पूछता है कि वो लोग कैदियों को सीधा छोड़ क्यों नहीं देते। गार्ड गहरी सांस लेकर जवाब देता है कि एक सोल्जर का फर्ज सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना होता है। वो मासूमियत से उम्मीद करता है कि शायद काउंसिल आखिर में सबको रिहा कर देगा। ये लोग सिर्फ प्रिजनर्स नहीं थे, ये हॉस्टेजेस थे जिन्हें लोकल फैक्शंस पर प्रेशर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन वो ये बात अपनी तक ही रखता है। उसका ध्यान फिर से मिशन पर लौट आता है। वो हर सेल को ध्यान से स्कैन करता है। उसे लड़के की एक ही बात याद थी, उसकी बहन के पिंक हेयर थे। अचानक उसकी नजर एक फिगर पर टिक जाती है। कॉरिडोर के सबसे आखिरी सेल में ठंडी जमीन पर बेहोश पड़ी एक लंबी पिंक बालों वाली लड़की। उसने उसे ढूंढ लिया था। सेंट अब उसकी पहुंच के अंदर थी, लेकिन चारों तरफ गार्ड्स मौजूद थे। उसे अटैक करने के लिए बिल्कुल सही मौका का इंतजार करना था। जैसे किस्मत उसकी मदद कर रही हो, उसका पार्टनर खुद एक ओपनिंग दे देता है। वो घुटनों के बल बैठकर एक कैदी के घाव का इलाज करने लगता है और पूरी तरह अपनी पीठ यामुरी की तरफ कर लेता है। गार्ड के डिस्ट्रैक्ट होते यामुरी का हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। इसी बीच कहानी वापस उनकी कैबिन पर शिफ्ट होती है। फुयो पोर्च पर बेचैनी से इंतजार कर रही होती है। यामुरी को गए पूरा एक दिन हो चुका था और उसके दिल में बुरे ख्याल आने लगे थे। तभी गेट धीरे से खुलता है। वो तुरंत खड़ी हो जाती है और उसे वेलकम करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन राहत के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। उसके सामने रे एक बुरी तरह जख्मी और खून से लथपथ सातोरू को सहारा दिए हुए आ रही थी। सातोरू के चेहरे पर गंभीरता साफ नजर आ रही थी। वो फूल से कहता है कि योसुके और बाकी सब लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। वापस प्रिजन में सेंट सिर्फ कुछ ही कदम दूर थी। यामुरी समझ जाता है कि यही उसका मौका है। जैसे उसका पार्टनर कैदी के घाव देख रहा होता है, यामुरी का हाथ तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे बेहोश करने के बजाय वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है। काटायामा हैरानी से उसे मुड़कर देखता है। यामुरी एक फ्रेंडली मुस्कान के साथ कहता है कि वो काम संभाल लेगा और उसे आराम करने के लिए कहता है। काटायामा थोड़ा हैरान रह जाता है। वो मुस्कुराकर यामुरी का हाथ मिलाता है और वादा करता है कि उसकी दयालु हरकत के बारे में अच्छी रिपोर्ट देगा। दोनों की धीमी बातचीत अचानक एक जोर की आवाज से टूट जाती है। पास का दरवाजा धड़ से खुल जाता है। सीढ़ियों वाली तरफ से एक विशाल और डरावना आदमी बाहर निकलता है। उसकी प्रेजेंस ही कॉरिडोर को खामोश कर देती है।
काटायामा डर के मारे जम जाता है। उसने तुरंत बटालियन कमांडर डेक्यू को पहचान लिया था। वो घबराकर माफी मांगने लगता है। डेकी का चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। वो काटायामा को घूरते हुए पूछता है कि वो नर्स बनने का नाटक क्यों कर रहा है। वो कैदी के मेडिकल सप्लाईज को उठा लेता है। उसकी आंखें डरावनी लाल चमक से भर जाती है। वो गुस्से में पूछता है कि कब काउंसिल मोरिजुमी ने गार्ड्स को कैदियों पर दया दिखाने का ऑर्डर दिया था। काटायामा अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डेकी के गुस्से के सामने उसकी बात बेकार थी। डेकी अचानक फट पड़ता है। वो काटायामा को वेस्ट से पकड़कर दीवार पर दे मारता है और चीखते हुए कहता है कि वो पिछले कई दिनों से उसका मजाक खराब कर रहा है। फिर उसकी टेढ़ी नजर एक सेल पर जा गिरती है। अंदर कई डरे हुए महिला कैदियां बैठी होती हैं। डेकी उन्हें देखकर गंदी मुस्कान देता है। वो सोचने लगता है कि आज किस लड़की के साथ खेलना चाहिए। निराश होकर वो कहता है कि पिछली लड़की तो उसके मजे लेने से पहले ही मर गई थी। काटायामा फिर हिम्मत करके बीच में बोलता है। वो याद दिलाता है कि किसी भी कैदी को बाहर निकालने के लिए काउंसिल मोरिजुमी की परमिशन जरूरी है, खासकर पिछले इंसिडेंट के बाद। डेकी बिना सोचे उसके मुंह पर जोर का पंच मार देता है। काटायामा जमीन पर जा गिरता है। डेकी उसके ऊपर खड़ा होकर मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। काउंसिल मोरिजुमी उसका खुद का भाई है, इसलिए वो जो चाहे कर सकता है। गुस्से से भरे चेहरे के साथ वो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सारे प्रिजनर मर भी जाएं। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि काटायामा की इतनी पिटाई करो कि 1 महीने तक हॉस्पिटल से बाहर ना निकले। उसके गुंडे खुशी खुशी ऑर्डर मान लेते हैं। वो बेचारे काटायामा को जमीन पर पड़े पड़े लातों से मारने लगते हैं। इतनी अफरा तफरी में डेकी की नजर सैंड के सेल पर पड़ती है। वो मुस्कुराता है। उसकी नजर बेहोश पिंक बालों वाली लड़की पर टिक जाती है। वो कहता है कि इतनी नाजुक चीजें बिल्कुल उसकी पसंद की है। पिटाई खाते हुए भी काटायामा अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो डाइकी से विनती करता है कि उस लड़की को हाथ न लगाए। शोर शराबे से परेशान होकर डाइकी की नजर यामोरी पर पड़ती है, जो अभी भी ईवा के रूप में था। वो उसे तुरंत वहां से निकलने का ऑर्डर देता है और सख्त चेतावनी देता है कि चाहे अंदर से कुछ भी आवाज आए वो वापस ना आए। यामोरी कुछ पल के लिए चुप खड़ा रहता है, जैसे वो इस ऑर्डर को प्रोसेस कर रहा हो। फिर वो शांति से सिर हिलाकर ऑर्डर मान लेता है। डाइकी खुश होकर उसकी तारीफ करता है। उसे लगता है कि ईवा अपनी औकात जानता है। फिर वो सेंड के सेल की तरफ बढ़ने लगता है, पर जोर की आवाज के साथ गेट बंद हो जाता है और उसी पल कुछ बदल जाता है। यामोरी की आंखें कातिल इरादे से चमक उठती है। डाइकी अचानक मुड़कर देखता है। शौक से उसकी आंखें फैल जाती है। ईवा अब भी वही खड़ा था। वो गुस्से में गरज कर पूछता है, अब तक गया क्यों नहीं? लेकिन यामोरी एक शब्द भी नहीं बोलता, बस धीरे से मुड़ता है और पूरे कॉरिडोर का भारी लोहे का दरवाजा जोर से बंद कर देता है। धड़ाम! दरवाजा बंद होते ही पूरा कॉरिडोर गूंज उठता है। अब कोई अंदर नहीं आ सकता और कोई बाहर नहीं जा सकता। डेकी और उसके आदमी बस देखते रह जाते हैं जब यामोरी अपना हाथ दरवाजे के बोल्ट मैकेनिज्म के अंदर घुसा देता है। मुड़ते हुए मेटल की डरावनी क्रंच आवाज के साथ वो पूरे लॉक को ही तोड़ फोड़ देता है। कमांडर गुस्से में पूछता है कि यामोरी आखिर कर क्या रहा है। वो चिल्लाकर कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो तुरंत बाहर निकल जाए। यामोरी शांति से जवाब देता है कि वो अभी नहीं जा सकता, उसके पास पहले एक जरूरी काम है। उसकी आंखें गहरी लाल रोशनी से चमक उठती है। फिर वो एक ठंडी और डरावनी बात कहता है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। डेकी के आदमियों में से एक हंस पड़ता है। वो उसे छोटा मोटा नौकर कहकर मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो यहाँ से जिंदा निकल पाएगा। तभी यामोरी के शरीर से एक जबरदस्त नीली ऑरा फूट पड़ती है। उसका शांत चेहरा अब भयानक प्रेशर में बदल चुका था। वो आराम से अपनी गर्दन क्रैक करता और कहता है, चलो फिर इस थियोरी को टेस्ट कर लेते हैं, और आराम से कमांडर को मिडिल फिंगर दिखा देता है। डेकी का गुस्सा फट पड़ता है। वो अपने आदमियों पर चीखता है कि इस बागी को अभी के अभी खत्म कर दो। कॉनरोज वाला एक मर्सनरी खुशी से आगे बढ़ता है। वो कहता है कि डाइकी चिंता ना करे। डाइकी हंसकर जवाब देता है कि सजा की फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसका भाई खुद काउंसिल है। यामोरी सिर्फ एक बेकार पॉन है, उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। मर्सनरी डैगर लेकर यामोरी की तरफ दौड़ पड़ता है। चीखते हुए वो उसकी मौत की मांग करता है, पर यामोरी आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसकी मूवमेंट पानी की तरह स्मूथ थी और अगले ही पल उसका हाथ आदमी के चेहरे तक पहुंच जाता है। एक भयानक धड़ के साथ वो उसे जमीन में दे मारता है और कंक्रीट फ्लोर टूटकर बिखर जाता है। यामोरी की आंखें ठंडी नफरत से चमक रही थी। वो धीमी आवाज में फिर कहता है, मैंने कहा था यहाँ से कोई बाहर नहीं निकलेगा। काटायामा शौक में ये सब देख रहा था। गिरे हुए मर्सनरी का डैगर जमीन पर जा गिरता है। यामोरी अपने पैर से उसे किक करता है, फिर एक ब्लर की तरह मूव करके हवा में ही डैगर पकड़ लेता है। बाकी गुंज को समझाने का मौका भी नहीं मिलता। तब तक यामोरी दूसरे आदमी तक पहुंच चुका होता है और उसे भी फाइट से बाहर कर देता है। जब उन्हें समझ आ जाता है कि ब्लेड्स बेकार है, बाकी लोग डेकी के ऑर्डर पर बंदूकें निकाल लेते हैं। कमांडर पसीना बाहर आता, लेकिन उसका घमंड अभी भी जिंदा था। वो चीख कर पूछता है कि ये दरिंदा आखिर आया कहां से। तभी गोलियां चलनी शुरू हो जाती है, लेकिन यामोरी के शरीर के आसपास नीली ऑरा से एक शील्ड की तरह फैल जाती है और सारी बुलेट्स आसानी से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। वो गनफायर के बीच एक भूत की तरह मूव करता है और अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ता है। घबराहट में चल रही फायरिंग के बीच वो इतनी तेजी से वीव करता है कि दुश्मन अपने ही लोगों के रास्ते में आ जाता है।
एक तेज और बेरहम मूवमेंट में वो डैगर से एक और गार्ड को गिरा देता है। आखिरी गनमैन का अंजाम भी उतना ही बेरहम होता है। एक पल में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अब सिर्फ वो कमांडर बचा था। यामोरी खून लगे डैगर को आराम से पकड़े उसके सामने खड़ा था। वो ठंडी आवाज में कहता है, अब सिर्फ एक बचा है। डाइकी अब पूरी तरह से डरा हुआ था। उसका सारा घमंड गायब हो चुका था। वो पीछे हटने लगा है। वो बेचैन होकर अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड खेलता है। वो पूछता है कि क्या यामोरी जानता है कि उसका भाई पावरफुल काउंसिल मुराई है। वो जल्दी जल्दी बोलता है कि उसका भाई कोई आम एबिलिटी यूजर नहीं है, वो न्यू वर्ल्ड से आया हुआ आदमी है और अगर यामोरी ने उसे मार दिया तो वो अपनी मौत को बुलाएगा। जब उसे यामोरी की आंखों में हल्की सी दिलचस्पी नजर आती है, वो धमकी छोड़कर रिश्वत देने लगता है। वो वादा करता है कि पूरा इंसिडेंट दबा देगा और यामोरी को भी एक पावरफुल एबिलिटी यूजर बनने का मौका देगा। डाइकी बताता है कि प्रिजनर असल में नए ड्रग्स के टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। वो समझाता है कि उस ड्रग को रिफाइन करने के लिए इंसानों की लाइफ फोर्स चाहिए होती है। बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में वो यामोरी को ऑफर देता है कि अगर उसकी जान बख्श दे तो वो भी इसमें हिस्सा ले सकता है। लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करना, ये लफ्ज यामोरी के दिमाग में बिजली की तरह टकराते हैं। एक पुरानी याद उसके दिमाग में उभर आती है और वो तुरंत इस भयानक एक्सपेरिमेंट को ईमाकल की गंदी टेक्निक से जोड़ देता है। इसी दौरान पहले पीट चुका कटायामा शॉक में सब सुन रहा था। वो हैरानी से पूछता है कि डाइकी प्रिजनर्स को सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट्स क्यों कह रहा है। सवाल सुनते ही डाइकी के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही धाम, यामोरी का मुक्का सीधा उसके चेहरे पर लगता है। डाइकी हवा में उड़ता हुआ जाकर भारी लोहे के दरवाजे से टकराता है। टकराव इतना भयानक था कि मेटल अंदर तक धंस जाता है। यामोरी ठंडी नजर से मुड़ जाता है। वो कहता है कि उसे इतनी घटिया डील की जरूरत नहीं। धूल बैठने के बाद कटायामा मुश्किल से खड़ा होता है। अब उसे समझ आ चुका था कि सामने खड़ा आदमी उसका कलीग ईवा नहीं है। यामोरी उसकी बात कंफर्म कर देता है। उसकी उंगली में पहनी रिंग चमकती है और उसका डिस्गाइज पिघलने लगता है। कुछ ही पलों में उसका असली रूप सामने आ जाता है। वो अपना परिचय देता है, मैं यामोरी बाकुटो हूँ। फिर वो कटायामा को बोलता है कि वो किसी को बचाने आया है और जानना चाहता है कि क्या कटायामा उसके रास्ते में खड़ा होगा। कटायामा थकी हुई सांस छोड़ता है। वो मान लेता है कि इतनी जबरदस्त ताकत के सामने उसका कोई चांस नहीं है। वो यह भी कहता है कि प्रिजनर्स को आजाद कर देना उनके लिए रहम की बात होगी, क्योंकि इस फैसिलिटी में लैब रैट्स बनकर रहना उसे कहीं ज्यादा बुरा लगता है। यह कहकर यामोरी एक ही जबरदस्त पंच में सेल का लॉक तोड़ देता है। फिर वो हैरान कटायामा को ऑर्डर देता है कि सब लोग की बेड़ियां खोल दे। कटायामा सिर हिलाकर बड़बड़ता है, यार तुम सच में बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं ना। अब उसके मिशन का असली टारगेट उसके सामने था। वो पिंक बालों वाली लड़की के पास जाता है और कंफर्म करता है कि क्या वो चीवा इंचिन है। लड़की हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। वो पूछती कि उसे उसका नाम कैसे पता है। फिर धीरे से सवाल करती है, क्या विलेज चीफ ने उसको भेजा है। यामोरी उसे बताता है कि उसे यहाँ उसके छोटे भाई मोंजी ने भेजा है। साथ ही वो कहता है कि उसके पास खुद भी कुछ सवाल है। बात खत्म होते ही वो एक ही झटके में उसकी रस्सियां काट देता है और उसे आजाद कर देता है। कटायामा तुरंत उनके एस्केप प्लान पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि इतनी गनफायर और हंगामे के बाद पूरा बेस अलर्ट हो चुका होगा। अब तक हर गार्ड को पता चल गया होगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन यामोरी उसकी बात का जवाब देने के बजाय चुपचाप मुड़कर सेल की कंक्रीट दीवार की तरफ देखने लगता है। फिर वो कटायामा से पूछता है, इस दीवार के दूसरी तरफ बाहर है ना। कटायामा हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन वो साथ ही बताता है कि ये कई फीट मोटी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल है। और उसका शक शब्दों से नहीं, एक्शन से दूर होता है। यामोरी अपना हाथ पीछे खींचता है और अगले ही पल बूम, एक धमाके के साथ उसका मुक्का दीवार पर पड़ता है। पूरा कॉरिडोर हिल उठता है। कई फीट मोटी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल में एक विशाल सुराग बन जाता है जो सीधा बाहर तक जाता है। नए बने हुए रास्ते से बाहर की रोशनी अंदर आ जाती है। सब लोग शॉक में जम जाते हैं। यामोरी बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, चलो निकलने का वक्त आ गया है। पर जाने से पहले वो मुड़कर कटायामा की तरफ देखता है। फिर पूछता है, क्या तुम वाकई अपने करप्ट सुपीरियर के साथ यही रहना चाहते हो। कटायामा चुप हो जाता है। उसके जख्मी चेहरे पर अंदरूनी संघर्ष साफ नजर आ रहा था। जिस ऑर्गेनाइजेशन के उसने इतनी सालों तक सेवा की, वो असल में एक दरिंदा निकली। यामोरी उसकी खामोशी का जवाब समझता है। वो मुड़कर चलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखने वाला था, कटायामा अपना फैसला कर लेता है। वो सिर उठाता है। उसकी आंखों में नई मजबूती आ चुकी थी। मजबूत आवाज में वो ऐलान करता है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में एक अलग ही तरह का हंगामा मचा हुआ था। आसमान तक आग की लपटें उठ रही थी। लोग घबराहट में सड़कों पर भाग रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बड़ी तबाही शहर पर टूट पड़ी हो। आग का केंद्र एक हाई क्लास एस्टेब्लिशमेंट था जो अब अंदर से जल रहा था। बिल्डिंग के अंदर मीनामिनो के दो आदमियों को बेरहमी से पूछताछ के लिए लटकाया गया था। उनके हाथ ऊपर बंधे हुए थे। उनका पूछताछ करने वाला आदमी वाकुई था। वो बार बार पूछ रहा था कि सातुरु कहाँ है, लेकिन योसुके उसकी तरफ देखकर बस इतना कहता है, जरा पास आओ। वाकुई अपनी घमंड में उसके करीब झुकता है और अगले पल थू, योसुके सीधा उसके चेहरे पर थूक देता है। वाकुई गुस्से से पागल उठता है। वो चीख कर उस बागी कैदी पर गरजने लगता है, लेकिन योसुके और उसका साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इतनी यातना के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा था।
अंदर एक कोने में खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। तकाकाई हिसानागे वह आराम से अपनी वाइन का सिप लेता है और उनकी वफादारी को देखकर हल्की सी मुस्कान देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता तो वो बहुत ही बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि उसका सीनियर डिसाइपल एक डरावनी और जख्म से भरी शक्ल वाला आदमी उनकी रूह तक से हर राज निकाल लेगा और जब तक वो खत्म करेगा उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।